और भी बेहतरीन ऑडियो बुक उपन्यासों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। फ्रॉम हाइड्रा नॉवेल्स अध्याय 101 एक छोटी सी परेशानी। अध्याय 101 एक छोटी सी परेशानी। दुर्भाग्य से झाऊ जी ने इसका सही अनुमान लगाया। इंडियन फिलर के प्रोप गुण इस प्रकार हैं, जब तक कोई इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को जाने देने में मदद करता है, फिर जो व्यक्ति हवा निकालता है उसके शरीर में गैस चली जाएगी और वह इंडियन से प्रभावित होने वाला अगला व्यक्ति बन जाएगा। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या ये ठीक है कि पीड़ित स्वयं गैस छोड़ दे? अच्छा प्रश्न। मुख्य बात यह है कि प्रभावित लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि वे प्रभावित हुए हैं। पहले यू शाओगेंग और फ्लैंडर्स की तरह अपनी नजर में वे बहुत सामान्य हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं है। भले ही वे दूसरों की बातों पर विश्वास करें और खुद को खुश करने की कोशिश करें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। निसंदेह ये सहारा इन प्रभावों से कहीं अधिक है। अन्य प्रभाव भी हैं। फ्लैंडर्स ने यू शाओगेंग की ओर देखा। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आपका पेट्रोलिस में जो वास्तव में पहले से बड़ा है। यू शाओगेंग ने नीरस भाव से कहा, क्या हो रहा है? और अभी झाऊ जी ने कहा कि वह पहले मेरे जैसा है। इसका क्या मतलब है? झाऊ जी ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। अभी आप सह लेखक होने का दिखावा कर रहे हैं, है ना? तुम कुछ बेशर्म मालूम पड़ते हो। क्या मैं कुछ चेहरा दिखा सकता हूं? जब आपको स्वयं पहले ये समस्या हुई थी, तब आपकी आंखों में समस्या थी और आपने न देखने का नाटक किया था। अब जब फ्लैंडर्स को यह समस्या है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि आप अभी भी भ्रमित होने का नाटक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पिछली बात का क्या मतलब है। लानत है, वो सबसे बेशर्म व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। क्या ये बस इतनी सी बात नहीं है? क्या इसे खुले तौर पर स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है? अब जब फ्लैंडर्स संक्रमित हो गए हैं, तो क्या आप अभी भी यहाँ होने का नाटक कर रहे हैं? इस समय जाओगी को वास्तव में फ्लैंडर के लिए थोड़ा अयोग्य महसूस हुआ। फ्लैंडर्स ने भौंही से कोली, अपना सिर नीचे किया और उसके शरीर पर नजर डाली। आगे पीछे देखा, फिर जाओगी की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे शरीर में कुछ भी गड़बड़ है। अपनी शर्त उतारो और देखो। झाऊ जी ने कहा। फ्लैंडर्स ने भौंही चढ़ा दी और कुछ देर तक सोचा, लेकिन उसने फिर भी झाऊ जी के शब्दों का पालन किया और अपनी शर्त उतार दी। डुआन, डुआन, तुरंत झाऊ जी और यू शाओगेंग के सामने प्रकट हुए। बेशक इस समय का स्तर पहले यू शाओगेंग के स्तर जैसा नहीं है। यह बॉस, क्या ये पहले से ही स्पष्ट नहीं है? झाऊ जी ने कहा। यू शाओगेंग के चेहरे पर भी दर्द के भाव थे और उन्होंने कहा, हाँ जाहिर है, बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। फ्लैंडर्स, आपकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। झाऊ जी ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा और उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। हालांकि फ्लैंडर्स के चेहरे पर डर की झलक थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर को ध्यान से देखा और फिर कहा, कोई समस्या नहीं है। चाहे मैं इसे कैसे भी देखूं, कोई समस्या नहीं है। झाऊ जी, ये पहले यू शाओगेंग की तरह ही क्यों है, जो इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा है? इसे स्वीकार करने से इनकार क्यों कर रहा है? इस समय अचानक झाऊ जी के दिमाग में फिर से एक विचार कौंधा। क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि उनके साथ घटित हुआ, इसलिए वे इसे देख या नोटिस नहीं कर सके? मैंने पहले यू शाओगेंग की प्रतिक्रिया को ध्यान से याद किया। उस समय यू शाओगेंग ने नीचे देखा और अपने अतिरंजित पैक्स को देखा। उसके चेहरे के भाव या आंखों के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने जो सब कुछ सामान्य है के बारे में कहा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि वो कोई दिखावा नहीं कर रहे थे, लेकिन शायद वह वास्तव में इसे देख नहीं सके। क्या आप सचमुच इसे नहीं देख सकते? ये सोचते हुए झाऊ जी को अचानक एक विचार आया और उन्होंने फ्लैंडर्स से कहा, बॉस, मैंने एक तरीका सोचा है। यदि आप इसे देख नहीं सकते, तो क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आपका क्या मतलब है? फ्लैंडर्स ने भौंही चढ़ा ली, जबकि यू शाओगेंग के चेहरे पर समझने योग्य भाव था। फिर उसने लो सांपा को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया, जो फ्लैंडर्स की ओर दौड़ा और अपने पेट्रोलिस मेज पर कूद गया। आप इसे महसूस कर सकते हैं? झाऊ जी ने पूछा। फ्लैंडर्स ने भौंही से कोली और अपना सिर हिला दिया। क्या आप इसे महसूस नहीं कर सकते? झाऊ जी ने अपना सिर खुजाया। फिर उसने कहा, भूल जाओ, कोई बात नहीं, मुझे अभी समाधान पता है, इसलिए मैं भी उस समाधान का पालन कर सकता हूं। बूढ़े झाऊ, आपका क्या मतलब है? फ्लैंडर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसे कुछ एहसास हुआ। झाऊ जी ने मेज पर रखे थे छोटे चाकू को उठाया, बस इसका उपयोग करें। फ्लैंडर्स, वहां ले जाओ और हिलना मत। यू शाओगेंग सब रह गया। क्या ये संभव है कि उसे इसे काटना पड़े? झाऊ जी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बस आंख को झुकाओ और अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालो। लेकिन इस बिंदु पर झाऊ जी को अचानक कुछ एहसास हुआ। इसलिए फ्लैंडर्स ने पहले यू शाओगेंग की आंखों में चुभन की थी और अपना गुस्सा निकाला था। परिणाम स्वरूप फ्लैंडर्स संक्रमित हो गया। तो अब यदि वह फ्लैंडर्स की आंखों में चुभता है, तो फ्लैंडर्स के ठीक होने के बाद वह संक्रमित हो जाएगा। और संक्रमित होने के बाद आपको एहसास भी नहीं होता कि आप असामान्य हैं। ये ठीक नहीं है। ये सोचकर उसने उन सभी निष्कर्षों को समझाया जो वह पहुंचे थे, जिससे यू शाओगेंग और फ्लैंडर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। आपका क्या मतलब है? फ्लैंडर्स ने पूछा। आपको ये स्वयं करना होगा। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, झाऊ जी ने फ्लैंडर्स को चाकू सौंप दिया। फ्लैंडर्स ने चाकू उठाया और चुप हो गए। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि इस समय उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर भी उसे याद है कि यू शाओगेंग ने पहले क्या अनुभव किया था। तो वह भी जानता था कि आंखें चुराने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब सामान्य हूं। मुझे इंटुबेशन कहां करवाना चाहिए? फ्लैंडर्स ने चाकू से इशारा किया। इसके अलावा कल रात सभी एनेस्थेटिक्स का उपयोग किया गया था। क्या मुझे इंटुबेशन किया जाना चाहिए? इसे भूल जाओ। इंटुबेशन ठीक है। ये ठीक है। मुझे पहले कभी यात्रा करने से चोट नहीं लगी है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि इसे कहां चिपकाना है। लाओ झाओ, मुझे कुछ मार्गदर्शन दे। झाऊ जी के आदेश के तहत फ्लैंडर्स ने एक ही बार में पेट्रोलिस प्रमुख मांसपेशी को छेद दिया, लेकिन उनके दृष्टिकोण से चाकू की नोक अभी भी उनकी त्वचा से कुछ दूरी पर थी। और बाद में उन्हें जो आश्चर्य हुआ वह ये था कि हालांकि झाऊ जी ने कहा कि यह छुरा घुमा गया था और सफलतापूर्वक पिचकने लगा था, लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इस तरह से कहे तो इसमें कोई परेशानी वाली या डरावनी बात नहीं है। आखिरकार इसे बिना किसी दर्द या खुजली के इतनी आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे ही गैस पूरी तरह से निकल गई, फ्लैंडर्स का शरीर सामान्य हो गया, लेकिन वह अभी भी घाव नहीं देख सका। लेकिन सौभाग्य से झाऊ जी और यू शाओगेंग की कमान के तहत फ्लैंडर्स ने सफलतापूर्वक खुद पर दवा लगाई। अगला कदम ठीक होने की प्रतीक्षा करना था और यू शाओगेंग का घाव लगभग ठीक हो गया है। इस बिंदु पर झाऊ जी के विचार में ये समस्या अंततः पूरी तरह से हल हो गई है। हालांकि यदि इसे हल करना वास्तव में इतना आसान है, तो सबसे शक्तिशाली सहारा क्या है? उन्हें सबसे मजबूत कहे जाने का कारण सिर्फ सबसे मजबूत शरीर नहीं है। उसी क्षण जब उन्हें लगा कि उन्होंने समस्या हल कर ली है, झांक यानियों को भी एक छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस अध्याय का अंत अध्याय 102 सौंदर्यनाग। अध्याय 102 सौंदर्यनाग। स्पिरिट फाइटिंग अरेना और होटल के बीच हर दिन दो बिंदु और एक रेखा वास्तव में झांक यानियों को महसूस कराती है। मुख्य बात यह है कि लोग वास्तव में इसमें खेती कर सकते हैं, जबकि उनकी एकमात्र खेती फिल्में देखना है। अगर आप बहुत ज्यादा देखेंगे तो आप इससे थक जाएंगे। इसलिए उस दिन झांक यानी ने होटल छोड़ दिया और बाहर खरीदारी करने की योजना बनाई। उसने निश्चित रूप से होटल नहीं छोड़ा क्योंकि उसे मैनोडर के मानचित्र के माध्यम से पता चला कि पुराना परिचित सोटो शहर में आया था। उसने वास्तव में होटल छोड़ दिया क्योंकि वह गया था। ये पुराना परिचित मेन ईरान है। जब उसे लुटेरे मानचित्र से संकेत मिला तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ। इसका कारण यह है कि स्टारडू फॉरेस्ट को अलविदा कहने के बाद मेन ईरान की कथानक भूमिका समाप्त हो गई है। इसके बाद जब तक वह सोल मास्टर प्रतियोगिता में इसे फिर से शुरू करती है, वह सीधे बॉक्स लंच खाने के लिए जा सकती है। लेकिन अब ऐसा दोबारा क्यों हो रहा है? इसके अलावा ऐसा लगता है कि मेन ईरान उसके लिए यहाँ है और उसके होटल के आसपास घूम रहा है। जैसे ही वह होटल से बाहर निकला और काफी देर तक इधर-उधर नहीं घूमा, वह संयोग से मेन ईरान से मिलने में कामयाब रहा। झांक यानी परिचित आवाज सुनकर झांक यानी ने पीछे मुड़कर देखा और वो जवान युवा और सुंदर मेन को अभी भी धूप में खड़ा देखा। उसकी सुंदर आकृति और आकर्षक चेहरा धूप में दीप्तिमान दिख रहा था। ओह, क्या आप मेन ईरान हैं? बुरा नहीं, तुम मुझे अभी तक नहीं भूले हो। मेन ईरान उसके पास गई और मुस्कुराई। इसे भूलना मुश्किल है। झांक यानी ने विनम्रता से कहा, आप आज सोटो शहर आने के लिए स्वतंत्र क्यों हैं? क्या आप यहाँ कुछ करने के लिए हैं? निश्चित रूप से मैं यहाँ कुछ करने के लिए आया हूँ। टीएसके, मैं यहाँ विशेष रूप से आपके लिए हूँ। मेन ईरान ने थपथपाया और दोनों हाथों से उसकी कमर पर चुटकी। आप भूल गए होंगे कि मैंने आपको पहले क्या बताया था। क्या मैं आपके साथ खेलने के लिए सोटो शहर आया था? झांक यानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। तुम्हारे दादा दादी कहाँ हैं? क्या वे तुम्हारे साथ नहीं आए थे? वे अपने दोस्तों के साथ खेलने गए थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया था। मेन ईरान ने हंसते हुए कहा, मैं दिनों आपके मैच देखने के लिए ग्रेट स्पिरिट फाइटिंग अरेना जाऊंगी। भले ही आपने मास्क पहना हो, फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका छद नाम हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी आपकी मार्शल भावना को एक नजर में पहचान सकता हूँ। नहीं मिस, क्या आप मुझ पर इतना ध्यान दे रही हैं? झांक यानी प्रसन्न दिखे। तो चूंकि मैं तुम पर इतना ध्यान देता हूँ और तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ तक आता हूँ, तो तुम मुझे भोजन क्यों नहीं खिलाते? तो फिर मुझे तुम्हें अवश्य आमंत्रित करना चाहिए। चलो चलें। झांक यानी और मेन ईरान तुरंत होटल क्षेत्र से चले गए। यदि उन ईर्ष्यालु लोगों ने देख लिया तो ये कार्य पूरा करना कठिन हो जाएगा। टिप, मिशन को सक्रिय करें। सुंदर सांप जो लोगों को खा सकता है। मिशन लक्ष्य, मेन ईरान को पकड़ें और उसके साथ निकट संपर्क रखें। मूल मिशन इनाम, आत्मिक शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़। टिप, दो लोगों के बीच व्यवहार या संपर्क जितना घनिष्ठ होगा, कार्य का प्रतिफल उतना ही अधिक होगा। अच्छा लड़का, जब झांक यानी ने मेन ईरान को देखा और सुना कि सिस्टम ने ये कार्य जारी किया है, तो वह वास्तव में चौंक गया। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि मेन ईरान के साथ इतनी जल्दी कुछ होगा? ये ठीक है, ऐसा ही होता है कि मैंने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है जिसका मैंने पहले वादा किया था। इस जीवन में मैं समान उम्र की सभी महिला पात्रों के साथ कुछ गुलाबी यादें रखने का प्रयास करूंगी और जिन पर विजय नहीं पाई गई है। हालांकि झांक यानी वास्तव में इन दिनों होटल में रहकर थोड़ा थक गया था, इसलिए वह मेन ईरान के साथ घूमने के लिए बाहर आ गया। वे दोनों दोपहर तक इधर-उधर घूमते रहे और रात के खाने के लिए एक सजे हुए रेस्तरां में आए। झांक यानी ने उदारतापूर्वक 9 सेंट का भुगतान किया और एक निजी कमरा बुक किया। ऐसा लगता है कि मेन ईरान के कुछ गुप्त उद्देश्य थे और उसने कुछ शराब मांगने की पहल भी की। इस समय झांक यानी ने अपने दिल में बुदबुदाना शुरू कर दिया, क्या ये छोटी लड़की मेरे साथ परिणय खेलना चाहती है? मेजबान, क्या आप ऐसा सोचते हैं? सिस्टम ने पूछा। बेशक, उसके दादा दादी पहले मुझे अपने परिवार में शामिल करना चाहते थे। सोचो, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या ऐसा नहीं होगा कि उसके दादा दादी मुझे पकड़ लेंगे?
संभालो, उस समय मैं कैसे जिम्मेदार हो जाऊंगा अगर उसके दादा दादी मुझे अपने परिवार में शामिल होने देने पर जोर देते हैं, अन्यथा वे मुझे गैंगस्टर होने का दोषी ठहरा देंगे। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, ये वास्तव में संभव है, सिस्टम ने कहा। फिर मेजबान को स्वयं निर्णय लेने की किस तरह की उपलब्धि और किस प्रकार का पुरस्कार? तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, झांक यानी ने अपने दिल में कहा। जल्द ही भोजन और शराब परोसी गई और उन दोनों ने एक दूसरे के गिलास लिए, खाया पिया और बातें की। मेन ईरान का किरदार थोड़ा उग्र और जंगली है, थोड़ा टॉमबॉय जैसा है। सच कहें तो झांक यानी को इस तरह के व्यक्तित्व वाली लड़कियां पसंद हैं। वे दिखावा करने वाली या संकोची नहीं है, बल्कि वे अधिक उदार और उदार हैं। एक दूसरे का साथ पाना उतना थका देने वाला नहीं है। कुछ लड़कियों के विपरीत जो पूरे दिन चुप रहती हैं और उन्हें कोई समस्या न होने पर भी लड़कों से बिगड़ना पड़ता है। उन्हें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे लड़कियों की परवाह करें। यदि वे परवाह नहीं करते हैं तो लड़कों के साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब लड़कों को कुछ करना होता है तो वे कभी इसकी परवाह नहीं करते। ऐसी लड़कियां असल में बॉयफ्रेंड की तलाश में नहीं होती, उन्हें तो बस गुलाम या नौकर की तलाश होती है। निंग रोंगरों की अतीत में ये प्रवृत्ति थी, लेकिन कम से कम निंग रोंगरों के पास वास्तव में रुतबा और रुतबा था। कुछ लोगों के विपरीत जिनके पास राजकुमारी का जीवन नहीं है, लेकिन वे राजकुमारी लोगों से भरे हुए हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए मेन ईरान को देखकर, जिसका चेहरा पीने के बाद थोड़ा लाल हो गया था और उन नाजुक लाल होठों को देखकर झांक यानी को वास्तव में उसके दिल में खुजली महसूस हुई। बहुत साल हो गए जब से मैंने मांस का स्वाद चखा है। लानत है, मेन ईरान, मुझे इस तरह प्रलोभित मत करो। क्या देख रहे हो? मेन ईरान ने अचानक पूछा। इस समय उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, उसकी आंखें धुंधली थी, उसका चेहरा थोड़ा लाल था, उसके लाल होंठ सुंदर थे। उसने झांक यानी को उत्तेजित दृष्टि से देखा। मैं तुम्हें देख रहा हूं, झांक यानी ने कहा। तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? मेन ईरान ने चिल्लाते हुए कहा। क्या आपके आसपास इतने सारे विश्वासपात नहीं है? अरे तुम ऐसा कह रहे हो जैसे मैं एक बदबूदार गुंडा हूं। झांक यानी अवाक था। मेन ईरान ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा, सीधे झांक यानी के पास गया और बैठ गया। अरे मुझे सच बताओ, जियोगु नाम के व्यक्ति को छोड़कर क्या अन्य दो आपके साथ स्पष्ट नहीं है? क्या आप कृपया बकवास करना बंद कर सकते हैं? मेरे साथ स्पष्ट न होने से आपका क्या मतलब है? दोनों के बीच की दूरी इतनी करीब थी कि झांक यानी अपने शरीर पर रॉकेट जैसी खुशबू को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। ये तो बस उसके लिए एक प्रलोभन है। आखिरकार मेन ईरान बड़ी है और वह थोड़ा परिपक्व आकर्षण ऐसी चीज नहीं है जो युवा श्रेष्ठ ब्यूटी के पास हो सकती है। हम क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? मेन ईरान ने झांक यानी से संपर्क किया। मैं अंधा नहीं हूं। जिस तरह से वे आपको देखते हैं उससे आपको घृणा महसूस होती है। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे आपसे चिपकना चाहते हैं। वही दीदी, क्या हम विषय बदल सकते हैं? झांक यानी अब इसे सहन नहीं कर सका और उसने तेजी से अपने नितंबों को हिलाया, उससे दूर रहने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से वह अनिच्छा से उसके पीछे चली गई। आउच! क्या तुम शर्मा रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है और क्या तुम अभी भी इतने शर्मीले हो? इस अध्याय का अंत। अध्याय 103 खून की पहली बूंद। अध्याय 103 खून की पहली बूंद। झांक यानी ने अपने दिल में कहा कि मैं शर्मीला नहीं हूं, मुझे डर है कि मैं तुम्हें जला दूंगा, तुम्हें पता है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल नहीं समझते। मेन ईरान ने झांक यानी के पास जाना जारी रखा और उत्तेजित मुस्कान के साथ कहा, समझे, आप क्या समझते हैं? झांक यानी ने सहयोगात्मक ढंग से पूछा, क्या तुम समझना चाहते हो? बहन को बुलाओ और सुनो। बहन तुम्हें समझने में मदद कर सकती है, वो तुम्हें दो आदमी भी बना सकती है। मेन ईरान लगभग झांक यानी के खिलाफ झुक गई और सुखद खुशबू फिसलन वाले सांप की तरह झांक यानी की नाक में घुस गई। ठीक है, चलो इसे भूल जाओ। झांक यानी पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसे पहले ही दीवार से चिपका दिया गया था और उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जहां तक ये सवाल है कि झांक यानी इतना काय क्यों है, इसका कारण ये नहीं है कि वह एक सज्जन व्यक्ति है, बल्कि इसलिए कि मारोदा के मानचित्र के अनुसार ड्रैगन किंग और स्नैक वुमन उस रेस्तरां में है जहां वे इस समय हैं। इसलिए अगर झांक यानी अब इसे सहन नहीं कर सका और मेन ईरान को कुछ हुआ और ड्रैगन किंग और स्नैक वुमन फिर से टूट गए, तो गंधी का बेसन वास्तव में उसके सिर पर फंस जाएगा और वह इसे हटाने में सक्षम नहीं होगा। इस तरह की बात के कारण कोई भी व्यक्ति का स्पष्टीकरण नहीं सुनेगा। उस समय अस्त व्यस्त मेन ईरान जमीन पर बैठ गई और रोते हुए स्वर ने कहा, जब वह मेरे पास आता है तो वह मेरे साथ छेड़छाड़ करना चाहता है। मैं निम्न स्तर का हूं और मेरी आत्मशक्ति कमजोर है, इसलिए मैं उसे हरा नहीं सकता। झांक यानी पीली नदी में कूद गया और खुद को साफ नहीं कर सका। इसलिए हमें पिक्चर में फंसे बिना मांस खाने का एक तरीका खोजना होगा। मेन ईरान को सीधे होटल में कमरा लेने के लिए कहें। सीधे मुद्दे पर, बिल्कुल सीधा, लेकिन इससे एक गैंगस्टर के रूप में उसकी पहचान की पुष्टि हो जाएगी और वह और अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। ठीक है, हम एक प्रोप का उपयोग कैसे करें? सिस्टम ने सुझाव दिया। झांक यानी मन ही मन मुस्कुराया। वह वास्तव में उसकी बहन तो थी और वह उसके साथ रहना चाहती थी। स्टैंडर्ड तावीज आजमाना चुने। झांक यानी को कोई विकल्प नहीं होने के कारण मजबूर होना पड़ा और वह दौड़ने के लिए खड़ा हो गया। मेन ईरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भागो मत। जब बगल के ड्रैगन किंग और स्नैक वुमन ने ये सुना तो उन्होंने कहा, अच्छे आदमी, क्या ये बच्चा वास्तव में भागने की कोशिश कर रहा है? उनकी खूबसूरत पोती को कई युवा बहुत याद करते हैं। अब झांक यानी आपके दरवाजे पर आता है, लेकिन वह वास्तव में भागना चाहता है। जब वे ये सोच ही रहे थे, तभी उन्हें बगल के दरवाजे से किसी की खिड़की से कूदने की आवाज सुनाई दी। जब बूढ़े जोड़े ने बाहर देखा तो उन्होंने पाया कि यह झांक यानी था जो खिड़की से बाहर कूद गया और भाग गया और मेन ईरान जल्दी बाहर कूद गया। खिड़की, ये बच्चा सचमुच परेशान करने वाला है। चाओ क्या नजियान ने गुस्से में कहा। मेन शू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह थोड़ा दिलचस्प है। वह उस तरह का बदमाश नहीं है जो केवल अपने निचले शरीर के साथ सोच सकता है। चलो चलें और एक नजर डालें। इतना कहने के बाद दोनों लोग चुपचाप खिड़की पार कर गए और उसके पीछे चले गए। हालांकि हकीकत में जो दो खत्म हो गए वे विगत तावीज द्वारा बनाए गए प्रभाव थे और केवल उन दोनों ड्रैगन किंग और स्नैक वुमन को प्रभावित करेंगे। अन्य लोग उन दो झूठे आंकड़ों को नहीं देख सकते। असली झांक यानी और मेन ईरान इस समय भी बॉक्स में एक दूसरे का परीक्षण कर रहे हैं। ये देखकर कि मिस्टर लॉन्ग और स्नैक पहले ही भाग चुके थे, झांक यानी को पता था कि समय आ गया है और कहा, बहन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वे भ्रमित हैं। क्या ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं है? मेन ईरान ने हंसते हुए कहा, ओह, तो आप इस बारे में शर्मीले हैं। इसके बारे में बात करना कठिन है। चलो कुछ लोगों के साथ ही जगह चलते हैं। नहीं, एक मिनट रुकिए, मेरा मतलब ये नहीं था। चलो, ऐसा कहने के साथ ही मेन ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे रेस्तरां से बाहर खींच लिया। कुछ ही दूरी पर एक होटल था। मेन ईरान ने झांक यानी को इसमें खींच लिया और एक कमरा बुक किया। होटल में बिस्तर पर बैठे झांक यानी ने आंख भरी। ये लड़की बहुत दृढ़ है। इतने कम समय में कमरे बिल्कुल तैयार थे। बढ़िया, चलो बहन, चलो चलो मुझे बुलाओ। मेन ईरान झांक यानी के सामने लेट गई और धीरे-धीरे उसके करीब आ गई। साथ ही उसने अपनी सफेद छोटी उंगलियां फैलाई और झांक यानी को सहलाता रहा। उसने एक भोले भाले नवयुवक का सा रूप बनाकर कहा, बहन, अरे तुम बहुत अच्छे हो। मेन ईरान ने हंसते हुए कहा, तब बहन अपनी बात रखेगी और तुम्हें इसे समझने देगी। समाप्त। ब्रश, कपड़ों का एक टुकड़ा उड़ गया, कपड़ों के दो टुकड़े उड़ गए। डॉट 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 डॉट। गर्म और सुगंधित नर्म जैक को गले लगाने वाले झांक यानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस जीवन में खून की पहली बूंद मेन ईरान निकली। लड़की, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन मेन ईरान धीरे-धीरे जाग गई। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि शाम हो चुकी थी। उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ और उसने किनारे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि झांक यानी चला गया था। वह अचानक थोड़ा दुखी महसूस करने लगी। ये हरामी अपना काम पूरा करने के बाद अपने बट को थपथपाता है और भाग जाता है। वह उठी और थोड़ा गुस्से में अपने कपड़े पहने और झांक यानी को ढूंढने जाना चाहती थी। फिर उसे बिस्तर के पास नोट मिला। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे उठने का इंतजार नहीं करना चाहता। बात बस इतनी है कि मुझे अपने सहपाठियों के साथ आत्माओं से लड़ने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। देर करना अच्छा नहीं है। जागने के बाद पहले कुछ खाने के लिए जाओ और फिर मेरा प्रदर्शन देखने के लिए स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में जाओ। इस नोट को देखकर मेन ईरान पहले तो खुश थी और फिर थोड़ा परेशान हो गई। सौभाग्य से झांक यानी उसे नहीं भूला। वह पहले चला गया क्योंकि वह लड़ने वाली आत्माओं को इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि झांक यानी के बगल में 3 महिला सहपाठी हैं। ये सोचकर मेन ईरान ने थोड़ी धीमी आंख भरी। वह झांक यानी के साथ कुछ सुखद घटित होने से बहुत खुश थी। लेकिन आगे क्या है? झांक यानी को परिवार में शामिल होने दें। क्या वह सहमत होगा? नहीं, वह इसके लिए कतई सहमत नहीं होंगे। इसी तरह अगर उनसे उन 3 विश्वासपात्रों को छोड़ने के लिए कहा जाए तो उनके हार मानने की संभावना नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज के मामले की कमान उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन असल में पहल तो उन्होंने ही की थी। थोड़ी देर के लिए चुप। उसने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चली गई। होटल से बाहर निकलते समय और ग्रैंड अरेना की ओर जाते समय उसकी मुलाकात अपनी दादी से हुई। ईरान, तुम कहाँ थे? क्या तुम ठीक हो? चाओ क्या नजियान ने उसे देखकर चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ दादी, आप अकेली क्यों हैं? दादाजी कहाँ हैं? क्या आप अभी भी अपने दोस्तों के साथ हैं? मेन ईरान ने अजीब तरीके से पूछा। चाओ क्या नजियान के चेहरे पर चोट लगी? तुम्हारे दादाजी उस बच्चे को घूर रहे हैं। वह बच्चा बहुत घृणित है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने हमें धोखा देने के लिए कौन सी चालें अपनाई। मेन ईरान स्तब्ध रह गई। दादी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? आपसे क्या झूठ बोला? क्या आपने उसे देखा है? क्या आप अपने दोस्तों को ढूंढने नहीं जा रही हैं? चाओ क्या नजियान एक पल के लिए रुके, फिर दिखावा करना बंद कर दिया और सच बता दिया। झांक यानी का अनुमान बिल्कुल सही था। वह और मिस्टर लॉन्ग यहाँ दोस्त ढूंढने नहीं, बल्कि झांक यानी के लिए परिणति खेलने आए थे। उनकी राय में मेन ईरान को झांक यानी में बहुत दिलचस्पी थी। अगर वह इस बार झांक यानी से मिलने आए तो कुछ चिंगारी भड़क सकती है। और उन्होंने मौका देखा और झांक यानी को वापस पकड़ने के लिए मेन ईरान को चाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। अप्रत्याशित रूप से झांक यानी ने उन्हें शहर से बाहर निकालने के लिए कुछ ड्रामा चाल का इस्तेमाल किया। जब वे वापस आए तो झांक यानी और मेन ईरान बहुत पहले जा चुके थे। मेन ईरान पर उनके द्वारा लगाई गई ट्रेस ट्रेसिंग औषधि को भी हटा दिया गया था। आपको ये जानने के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मेन ईरान को झांक यानी ने पूरी तरह से खा लिया होगा। चाओ क्या नजियान के दिल से खून बह रहा है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 104 मेन ईरान को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। अध्याय 104 मेन ईरान को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। चाओ क्या नजियान की बातें सुनने के बाद मेन ईरान अचानक क्रोधित हो गई। क्या दादी, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने केवल मेरे आने के लिए सहमत हुई, बल्कि मेरे साथ आने के लिए भी कहा। ये पता चला कि आपने मुझे चाल के रूप में इस्तेमाल किया। चाओ क्या नजियान ने तुरंत समझाया। मेरे प्रिय, नाराज मत हो। तुम्हारे दादाजी और मैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। वापस जाने के बाद तुम पूरे दिन भोजन या चाय के बारे में नहीं सोचोगे।
तुम केवल उस लड़के के बारे में सोच सकते हो जब तक तुम उसे परिवार में ले जा सकते हो। अब से तुम हर दिन एक साथ रह सकते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी वजह से तुम मुझे सिर्फ एक उपकरण समझते हो। जैसे ही मेन हीरा ने इसके बारे में सोचा वह और अधिक क्रोधित हो गया। आपने उसकी प्रतिभा और ताकत पर विश्वास कर लिया और मैं सिर्फ एक सौदेबाजी का साधन और उपकरण हूं जिसका उपयोग आप उसे ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। चाओ कियानाजियाब ने तुरंत उसे गले लगा लिया। गुस्सा मत हो प्रिय लड़की, ये दादी की जो गलत थी। रो मत, दादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादी की गलत थी, दादी गलत थी। रो मत, रो मत। थोड़ी देर आराम के बाद मेन हीरा का मुंह स्थिर हो गया। मुझे क्षमा करें दादी, मुझे अभी आप पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। कोई बात नहीं, मेरे दादा दादी ने इस मामले पर अच्छा विचार नहीं किया। चाओ कियानाजियाब ने उसे सौम्य स्वर में सांत्वना दी और फिर चिंता से पूछा, मैं समय एक बात को लेकर चिंतित हूं। क्या उस बच्चे ने, क्या उसने तुम्हें धमकाया था? उसने मुझे धमकाया नहीं, मेन हीरा ने कहा। नहीं, चाओ कियानाजियाब ने खांसते हुए फुसफुसाया। मेरा मतलब है, क्या उसने कभी तुम्हारे साथ इस तरह का काम किया है? जैसे ही ये शब्द सामने आए, मेन हीरा अचानक शर्मिंदगी से लाल हो गई। क्या आपने कभी उस तरह का काम किया है? न केवल ये किया गया, बल्कि इसे पारित भी कर दिया गया। हालांकि झांग कियानी सतह पर सौम्य और विनम्र प्रतीत होता है, वह बिना किसी आक्रामकता के एक शाकाहारी व्यक्ति की तरह दिखता है। लेकिन एक बार सील जारी हो जाने के बाद, अच्छा लड़का, ये जानवर से भी अधिक जानवर है। मेन हीरान का छोटा शरीर उसके द्वारा लगभग टूट गया था, लेकिन चाओ कियानाजियाब के सामने मेन हीरान को अभी भी यह कहने में शर्म आ रही थी। लेकिन जिस तरह से वह दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले ही कह चुकी हो। चाओ कियानाजियाब अचानक उदास और क्रोधित दिखे। जिस गोभी को उसने 10 साल से अधिक समय तक कड़ी मेहनत करके उगाया था, अब उसे एक लड़के द्वारा चोदा जा रहा था। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। चाओ कियानाजियाब बहुत गुस्से में थे। मेन हीरा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दादी, दादी, आप क्या कर रही हैं? आप और क्या कर रहे हैं? वह आपको धमकाने की हिम्मत कर रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं कि वह स्पष्टीकरण दे। चाओ कियानाजियाब ने गुस्से में कहा, आज के मामले में झाओ जी की तो बात ही छोड़िए, भले ही उनकी बीवी यहाँ हो, मुझे भी डर नहीं है, मुझे उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। वह मूल रूप से कहना चाहती थी, झांग कियानी को उनके परिवार में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन वह मेन हीरान को परेशान करने से डरती थी, इसलिए उसने अपने शब्दों को बदलकर मुझे स्पष्टीकरण देकर दिया। मेन हीरा ने तुरंत उसे रोका, मत जाओ दादी, मैंने कहा कि है। जब मेन हीरा ने ये कहा तो उसे शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसे यह कहना पड़ा। वह झांग कियानी से अलग होने से नहीं डरती है, नहीं वह झांग कियानी के अपने विश्वास पात्र होने से डरती है, क्योंकि फिर भी वह ये भी जानती थी कि वे भविष्य में फिर से मिल सकेंगे और वे अभी भी धीरे से बात करने और बदलाव लाने में सक्षम होंगे। लेकिन उसे डर था कि झांग कियानी सोचेगा कि वह उसे अपने परिवार में शामिल होने के लिए मजबूर करने का एक साधन थी। अगर झांग कियानी वास्तव में इस तरह सोचता है, तो मुझे डर है कि वे भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। आप चाओ कियानाजियाब इतना क्रोधित था कि वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे मेन हीरान को डांटने के लिए शब्द नहीं मिले। आखिरकार जब वे रेस्तरां में खाना खा रहे थे, तो उन्होंने अगले दरवाजे से सुना कि मेन हीरान कितनी सक्रिय थी। लेकिन इस तरह की बात, एक लड़की होने के नाते आप इसे स्वीकार करने की पहल कैसे कर सकती हैं? चाओ कियानाजियाब ने फुसफुसाते हुए कहा, भले ही आप पहल करें, आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। लड़कियों को आरक्षित होना चाहिए। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आपने पहल की है, तो दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे? मुझे दूसरे लोगों की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब उसने ये कहा, तो मेन हीरान की आंखों में अहंकार का संकेत दिखाई दिया। आप चाओ कियानाजियाब इतनी गुस्से में थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। वह मेन हीरान थी। यदि परिवार में कोई अन्य कनिष्ठ होता तो वह उसे लात मार देती। दादी, मुझे उसके बारे में पूरा यकीन है। जब तक वह इस जीवन में मेरे पास नहीं है, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। यहाँ तक कि अगर मुझे पता है कि उसके आसपास कई लड़कियां हैं, तो मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। मेन हीरान ने दृढ़ता से कहा, एक कमीने की तरह जिसने वजन खाया है। तुम, ओह, भले ही चाओ कियानाजियाब के पास हजारों शब्द थे, लेकिन अंत में वे सभी एक लम्हा में बदल गए। ये केवल कहा जा सकता है कि एक महिला कॉलेज की छात्रा स्कूल में रहने में अच्छी नहीं है। उसे शादी से पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। तो दादी, कृपया उसे परेशान मत करो, ठीक है? मेन हीरान ने कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो हमेशा हार मान लेता है। चूंकि हम ऐसे हैं, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन यदि आप उसे ढूंढने जाएंगे, तो संभवतः वह मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा। चाओ कियानाजियाब ने उसकी ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया। मैं जानता था कि दादी सर्वश्रेष्ठ थी। मेन हीरान ने खुशी से चाओ कियानाजियाब की बांह को गले लगाया। दादाजी, क्या आप भी मुझे मनाने में मदद कर सकते हैं? ठीक है, चाओ कियानाजियाब ने लगभग दांत पीसते हुए कहा, लेकिन हमें अभी भी उसे देखने जाना है। जल्दबाजी में मेरी बात मत सुनो, हम उसके लिए परेशानी पैदा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम उसे यह स्पष्ट करने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में उसके पास कितने विश्वासपात्र हैं, उसे आपसे एक स्पष्ट मैच और अच्छी प्रतिष्ठा के साथ शादी करनी होगी। यदि वह राजत्व शुरू करने और अंत में हार मानने की हिम्मत करता है, तो हम उसे स्पष्टीकरण मानने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। उद्धरण चिन्ह, दुल्हों में कोई विवाह कानून नहीं है। वह कितनी पत्नियां पा सकता है, ये पूरी तरह से एक आदमी की क्षमता पर निर्भर करता है। झांग कियानी बेहद प्रतिभाशाली, मजबूत और अच्छी दिखने वाली है, इसलिए न तो चाओ कियानाजियाब और न ही मेंगशू ने सोचा था कि भविष्य में उनकी केवल एक ही पत्नी होगी। उसकी कितनी पत्नियां हैं, यह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसका अजगर और सांप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि उसे मेन हीरान के लिए जगह छोड़नी होगी। यदि वह एक जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं करता है, तो ड्रैगन किंग और स्नैक वुमन निश्चित रूप से चाहेंगे कि वह अच्छा दिखे। इस संबंध में मेन ने फिर भी मना नहीं किया, लेकिन कुछ भावना के साथ चाओ कियानाजियाब को गले लगा लिया। डॉट। आत्मा की लड़ाई खत्म होने के बाद मेंगशू झांग कियानी के सामने आया। झांग कियानी उसकी शक्ति देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ और उसके साथ लाउंज के बाहर एकांत गलियारे में चला गया। मेंगशू द्वारा उसे ये शब्द कहे जाने के बाद उसने मेंगशू को शांति से देखा और आदरपूर्वक प्रणाम किया। दादाजी, कृपया चिंता न करें। मैं झांग कियानी यहाँ एक जहरीली शपथ ले सकता हूँ। यदि आप अभी भी मुझे नहीं छोड़ते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं कसम खाता हूँ कि उल्लंघन करता है, तो मैं 5 वज्रपात से मारा जाऊंगा और दफन स्थान के बिना मर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, वैसे भी मैंने हरम में शामिल होने का फैसला किया है और मैं निश्चित रूप से भविष्य में एक प्रसिद्ध मैचमेकर से शादी करूंगी। इस प्रतिज्ञा का हर जो उल्लंघन नहीं होगा। दादाजी, शब्द सुनकर मेंगशू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मैं देखूंगा कि आप भविष्य में कैसा प्रदर्शन करते हैं। कोने में मेन हीरान इस प्रतिज्ञा से इतना प्रभावित हुआ कि वह फूट-फूट कर रोने लगा। वह लगभग खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और झांग कियानी को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद पर संयम रखना होगा, क्योंकि हालांकि ऐसा लग रहा था कि झांग कियानी और मेंगशू इस समय के लिए थे, लेकिन श्रेय के अन्य लोग बहुत दूर तक नहीं देख रहे थे। अगर वह बाहर निकली और झांग कियानी को गले लगा लिया, तो वह उसके लिए परेशानी खड़ी कर रही होगी। मैराडोर के मानचित्र पर मेन हीरान के स्थान को देखते हुए झांग कियानी थोड़ा प्रभावित हुआ। मेन हीरान वास्तव में एक समझदार और अच्छी लड़की है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 105, मैं खुद को सिखाऊंगा कि हरित विश्व का व्यक्ति कैसे बने। अध्याय 105, मैं खुद को सिखाऊंगा कि हरित विश्व का व्यक्ति कैसे बने। त्यान्यू, उस बूढ़े आदमी ने तुमसे क्या कहा? जैसे ही झांग कियानी भीड़ में लौटा, जियोंग ने तुरंत चिंता के साथ पूछा। सिर्फ जियोंग ही नहीं, बाकी सभी लोग बहुत चिंतित लग रहे थे। ये कुछ भी नहीं है, ये स्टार फॉरेस्ट में पिछली बार की तरह ही है। झांग कियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, वे इस बार कुछ करने के लिए सोचो शहर आए थे, इसलिए वे मुझे देखने के लिए रुके और मेरे साथ कुछ कॉन्डोम पहनने की कोशिश की। दाई मुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें अपने परिवार में लाने का विचार नहीं छोड़ा है, लेकिन वे निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। निंग रोंग आश्वस्त दिखे, उसका परिवार कितना पुराना है। किबाव ग्लेस संप्रदाय से तुलनीय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। झांग कियानी के लिए मेंगशू परिवार में शामिल होने पर विचार करना संभव है और प्राथमिकता किबाव ग्लेस संप्रदाय होनी चाहिए। और इस अवधि के लिए एक दूसरे के साथ रहने के बाद निंग रोंग ने झांग कियानी के चरित्र को लगभग समझ लिया है। झांग कियानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्म से स्वतंत्र हैं। ये 4 शब्द उनका जीवन सिद्धांत भी है। उसके लिए एक निश्चित पारिवारिक शक्ति में शामिल होना और दूसरों के आदेशों को सुनना पूरी तरह से असंभव है। भले ही वह पारिवारिक शक्ति भारी लाभ दे सकती हो, फिर भी वह सहमत नहीं होंगे। उनकी नजर में स्वतंत्रता बाकी सबसे ऊपर है। रॉन अभी भी मुझे समझता है। झांग कियानी मुस्कुराया। ये सुनकर निंग रोंग को खुशी हुई। फ्लैंडर्स ने कहा, लेकिन हर समय याद रहने वाली कोई समस्या नहीं है। मैं किसी और चीज से नहीं डरता, मुझे बस इस बात का डर है कि वे तुम्हें गुप्त रूप से ले जाएंगे। झाओ जी ने जवाब दिया, हाँ, ड्रैगन मास्टर और स्नैक वुमन का नाम मुख्य भूमि में काफी प्रसिद्ध है। हालांकि मैंने उन्हें कुछ भी अपमानजनक करते हुए नहीं सुना है, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आपकी चिंता के लिए डीन और शिक्षकों को धन्यवाद। मैं सावधान रहूंगा। झांग कियानी ने कहा, भले ही मैं उन्हें हरा नहीं सकता, फिर भी मैं भाग सकता हूँ। झाओ युलान और अन्य तीन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। आजकल इंगिलफील्ड की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई लगती है, इसलिए ये तीनों लोग इस समय अपेक्षाकृत आराम के मूड में हैं। लेकिन वे नहीं जानते, अभी की शांति तूफान से पहले की शांति ही है। श्रेक और अन्य लोगों के होटल लौटने के बाद झाओ युलान और अन्य लोग भी दुकान पर लौट आए और इस क्षण में फ्लैंडर्स और यूजियाओगेन को एक ही समय में अपनी छाती और पीठ की मांसपेशियों से तेज गर्मी महसूस हुई। हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, उन्होंने बस यही सोचा कि वे इन दिनों बहुत थके हुए हैं। चेतना के भ्रम के कारण उन्होंने पेट्रोल में बढ़ने के साथ मांसपेशियों की गर्मी और जकड़न को नहीं जोड़ा। साथ ही झाओ जी को भी महसूस हुआ कि उनकी छाती की मांसपेशियां कड़ी और गर्म थी, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। बस ये सोचकर कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इन दिनों बहुत थके हुए थे। देर रात जब झांग कियानी ने पुष्टि की कि हर कोई सो रहा है, तो वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और भूत की तरह चुपचाप उस होटल की ओर उड़ गया जहां मेन हीरान थी। मेन हीरान अभी भी उसी कमरे में थी जहां वे पहले थे और बाहर नहीं निकले। ड्यूक लॉन मेंगशू उसी होटल के अन्य कमरों में रुके थे। मेन अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था और सो नहीं पा रहा था। वह केवल उस जहरीली शपथ के बारे में सोच सकती थी जो झांग कियानी ने स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में खाई थी। हर बार मैं उस जहरीली शपथ और झांग कियानी की शपथ भरी अभिव्यक्ति के बारे में सोचता हूं जब उसने ये शब्द कहे थे। वह अपने दिल में बहुत खुश और मधुर महसूस कर रही थी। यह एक सपने जैसा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं झांग कियानी के साथ इतना करीबी संपर्क रख पाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों के बीच इतना घनिष्ठ रिश्ता होगा। झांग कियानी को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। जब उन दोनों ने मौज मस्ती खत्म कर ली, तो उसने वास्तव में लगातार स्तर बढ़ाए और ऊंचाई प्राप्त किए।
स्तर सीधे स्तर से स्तर तक बढ़ गया है, एक भयंकर बैच। यदि भविष्य में हर बार जब आप किसी चूजे को हराते हैं तो आप लगातार कई बार स्तर ऊपर कर सकते हैं, तो क्या स्तर पर देवता बनना आसान नहीं होगा? लेकिन क्या आपकी यह कुत्ता प्रणाली लोगों को धोखा देने की प्रणाली से लड़कियों को उठाने की प्रणाली में बदल गई है? झांग पियानी ने अपने दिल में गुस्से से कहा, मैं तानसेन और योशियाओगा को धोखा देने के मिशन को जारी नहीं करूंगा। मैंने उन्हें कई बार धोखा दिया, मेरी ताकत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है और मेन ईरान के साथ सोने के बाद मुझे स्तर पर पदोन्नत किया गया था। ये वास्तव में अपमानजनक है। चिंता मत करो मेजबान, ऐसा नहीं है कि कोई मिशन नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सिस्टम ने कहा, इस बार उन्हें धोखा देने की प्रक्रिया लगभग गौ राजवंश तक पहुंच गई है और यह अभी तक शुरू नहीं हुई है। झांग पियानी ने पूछा, सिस्टम ने रहस्यमय ढंग से कहा, जब समय आएगा ये स्वचालित रूप से चालू हो जाएगा। चिंता मत करो मेजबान, हम इतने वर्षों से एक पुराने भागीदार हैं, क्या मैं अभी आपको धोखा दे सकता हूं? झांग पियानी चुप था, ये वास्तव में संभव नहीं है, आखिरकार आप एक भ्रामक प्रणाली हैं। लोग सिस्टम के पेशाब करने को नहीं समझते हैं, लेकिन झांग पियानी अभी भी इसके बारे में कुछ जानता है। सिस्टम की ज्ञान ऊर्जा वास्तव में मेजबान झांग पियानी को धोखा देगी। ठीक उसी समय जब मेन विधाशा सोच रहा था, करवटें बदल रहा था और सो नहीं पा रहा था। डोन डोन डोन, दरवाजे पर दस्तक हुई। मेन ईरान बिस्तर से ऐसे उछली मानो वातानुकूलित प्रतिक्रिया से बाहर हो। कौन? लेकिन झांग पियानी की आवाज सुनकर मेन ईरान तुरंत प्रसन्न हो गई। मुझे चिंता थी कि आज रात मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई मेरे साथ सोने आया। इस समय वह एक लड़की की आरक्षित स्थिति के बारे में कम परवाह नहीं कर सकती थी। वह लगभग एक ही कदम में दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खुला और निश्चित रूप से झांग पियानी, जो मासूम और युवा लग रहा था, दरवाजे के बाहर खड़ा था। मुझे यहाँ इतनी देर से आने के लिए खेद है। वाह, इससे पहले कि झांग पियानी अपनी बात समाप्त कर पाता, मेन ईरान ने उसे पकड़कर कमरे में ले लिया। दरवाजा बंद है। मेन ईरान ने भूखे बाग पर झपट्टा मारा और झांग पियानी को बिस्तर पर फेंक दिया। आह ईरान, एक मिनट रुको, अभी व्यस्त मत हो। फिर झांग पियानी का मुंह बंद कर दिया गया। इच्छा से नियंत्रित होने से पहले झांग पियानी के मन में केवल एक ही विचार बचा था। ऐसा क्यों लगता है कि मेन ईरान इसे उससे अधिक समय तक रोक कर रख सकती है? एक रोमांचक रात के बाद सूरज उगता है। मेन ईरान ने कमजोरी से कहा, ये पहले ही सुबह हो चुकी है, क्यों? आराम करो, तुम्हें पता है अब कैसे आराम करना है? झांग पियानी ने जोर से हंसते हुए कहा, यह अच्छा नहीं है। मैं पूरी रात आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्या आप इसका आनंद नहीं ले सकते? यहाँ आओ। मेन ईरान ने झांग पियानी की मांसपेशियों पर चुटकी, तुम बहुत बुरे हो। डॉट 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 डॉट। इस बार मेन ईरान को पूरी तरह से सांत्वना मिली। इस समय भाषा फीकी है और हजारों शब्दों की तुलना वास्तविक आनंद से नहीं की जा सकती। जब उत्साह सही जगह पर होगा तभी लड़की के दिल को सुकून मिलेगा। होटल वापस। त्यान्यू, तुम आज सुबह कहाँ थे? दाई मुबाई ने जैसे ही झांग पियानी को देखा, अजीब तरीके से पूछा, जब से मैं उठा मैंने तुम्हें नहीं देखा। जियो ने कई बार तुम्हारी तलाश की है। वह मुझसे क्या चाहती है? झांग पियानी ने पूछा। मुझे नहीं पता। दाई मुबाई अवाक रह गई। बेहतर होगा कि आप खुद ही उससे पूछें। उस कमरे के रास्ते में जहाँ लड़कियां रहती थी, झांग पियानी अपने दिल की धड़कन को तेज होने से रोक नहीं सका। क्या ऐसा हो सकता है कि जियो वुडेन ने पहले ही कुछ खोज लिया हो? अगर उसे पता चल गया तो आपको क्या करना चाहिए? सिस्टम ने पूछा। झांग पियानी एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक भयंकर रूप दिखाई दिया और उसने अपनी नाक से भयंकर रूप से फुसफुसाया, फिर मैं उसके साथ ही ऐसा करूंगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 106 अलग से यात्रा करना। अध्याय 106 अलग से यात्रा करना। निस्संदेह यह महज एक मजाक है। आखिरकार सिस्टम अभी भी झांग पियानी को समझता है। झांग पियानी कभी भी दूसरों को धमकाने के लिए कुछ नहीं करता। वह निष्क्रिय रहना पसंद करता है। इसलिए जब मेन ईरान ने उसे नीचे धकेल दिया तो ऐसा लगा मानो सूरज उठ रहा हो और उस पर जीवन तेज रोशनी से भर गया हो। मैं लड़कियों के कमरे में आया और दरवाजा खटखटाया। जियो की आवाज तुरंत आई, ये कौन है? लेकिन गुडून गुडून भागने की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल दरवाजा खुला। पिछली रात की याद अचानक उसकी आंखों के सामने आ गई और झांग पियानी को जबरन अंदर खींचने और दबाने के लिए बिस्तर पर दबाने के लिए भी तैयार किया गया। हालांकि जियो वैसा आगे नहीं बढ़ा जैसा उसने सोचा था। मैंने सुना है कि लाओदाई ने कहा कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, क्या बात है? झांग पियानी आखिरकार प्रेम संग थे और उन्होंने अपनी स्थिति को तुरंत समायोजित कर लिया। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने सुबह से किसी को नहीं देखा है। मैं लगभग दोपहर तक वापस नहीं आया। आप कहाँ थे? जियो ने अचानक अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते हुए पूछा। कमरे में निंग रोंग और झू झू ने भी अपनी निगाहें डाली। ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस मुद्दे में काफी दिलचस्पी है। इन दिनों 2 बच्चे हैं और हर दिन होटल में लड़ाई के मैदान में एक लाइन लगती है, इसलिए मैं थोड़ा हो गया हूँ। मैं इन 2 दिनों में टहलने के लिए बाहर गया था। जियो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह चलो चलिए और देखें। फिर वह धीरे धीरे झांग पियानी के चारों ओर चली और चलते चलते पूछा, आप हाल ही में किससे मिले हैं? आपने किसके साथ डिनर किया है? झांग पियानी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सच तो यह है कि दिल तेजी से धड़कने लगा। झूठ बोलना गर्त। क्या ये छोटी बच्ची सचमुच कुछ जानती है? झांग पियानी के अलंकारिक प्रश्न को सुनकर जियो को कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरे से झांग पियानी के पास आया और बिना पलक झपकाए चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। इस मामले में हम पहले दिशा निर्देश पूछने के लिए केवल पत्थर ही फेंक सकते हैं। झांग पियानी ने तुरंत एक युद्ध योजना तैयार की, अपने हाथ फैलाए और कहा, ठीक है, आपने वास्तव में इसकी खोज की है। मैंने हाल ही में अन्य लोगों के साथ रात्रिभोज किया था। जियो की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और कमरे में निंग रोंग और झू सुकुन की भी तुरंत कुछ प्रतिक्रियाएं हुई। कौन? जियो ने तुरंत पूछा। कल जब मैं खरीदारी के लिए बाहर गया था तो मैंने बाहर एक रेस्तरां में कुछ खाना खाया। भोजन के दौरान रेस्तरां के सभी लोग मेरे साथ खाना खा रहे थे। झांग पियानी ने कहा। ये सुनकर जियो ने स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली। निंग रोंग और झू झू भी आराम करते दिख रहे थे। झांग पियानी ने भी राहत की सांस ली। लानत है, ये छोटा सा खुर वास्तव में यहाँ मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बेशक ये सिर्फ उसे धोखा देने के लिए नहीं था, जियो के पास ये सवाल पूछने के अन्य कारण थे और झांग पियानी ने पहले ही इसका पता लगा लिया था। इसलिए जब जियो बोलने ही वाला था, झांग पियानी ने मोर्चा संभाला और कहा, ठीक है, मैं समझ गया, आपका मतलब क्या है? चल दर, मैं आज दोपहर को तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, ठीक है? जियो तुरंत मुस्कुराया। चलो चलें। वह हर दिन 2 बजे घर जाती थी और इस होटल का खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट नहीं था, क्योंकि यह सोल फाइटिंग एरिना के पास एक होटल है। हालांकि होटल में रहने की लागत बहुत महंगी है, लेकिन आपको मिलने वाली सेवा वास्तव में बहुत औसत है। कीमत स्थान के अनुसार है। मैं भी जाऊंगा। स्वाभाविक रूप से निंग रोंग भी पीछे नहीं था। हालांकि जियो थोड़ा नाखुश थी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि निंग रोंग निश्चित रूप से उसके साथ आएगी। वह इतने लंबे समय तक ऐसे प्रकाश बल्ब रखने की आदी हो गई थी। लेकिन चूंकि निंग रोंग एक साथ हैं तो जुकुन, क्या आप भी आ रहे हैं? जियो ने पूछा। वैसे भी हमारे पास पहले से ही एक लाइट बल्ब है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास एक और है। झू झू एक पल के लिए स्तब्ध था और अचेतन रूप से सहमत होना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि उसे और अधिक आरक्षित होना चाहिए, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आप आगे बढ़ें। चलो साथ चलते हैं। झांग पियानी ने कहा, वहाँ बहुत सारे लोग हैं और यह जीवंत है। तब झू झू सहमत हुए। कोई रास्ता नहीं है, ये झांग पियानी का निजी निमंत्रण है। तुम मुझे चेहरा क्यों नहीं देते? झांग पियानी सबसे आगे चला और झू झू पीछे चला गया। झांग पियानी की पीठ को देखते हुए वह थोड़ा चकित महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती कि कब से उसके दिल में झांग पियानी की स्थिति दाई मुबाई से भी आगे निकल गई है। जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरी मुलाकात दाई मुबाई से हुई। जब दाई मुबाई ने झांग पियानी और सैमी को बाहर जाते देखा तो उन्होंने तुरंत पूछा, त्यान्यू तुम क्या कर रहे हो? चलो बाहर खाना खाने चलें। लाओदाई, झांग पियानी ने कहा, चेहरा बचाने के लिए अभी भी काम किया जाना बाकी है। यदि उसने इस समय उसे आमंत्रित करने की पहल नहीं की तो दाई मुबाई निश्चित रूप से बहुत अधिक सोचेगी। यह उसे फंसाने की भविष्य की योजनाओं के लिए हानिकारक होगा। जब उसने ये कहा तो झांग पियानी ने बहुत गुप्त तरीके से उसकी ओर पलकें झपकाईं और फिर उसके पीछे अपनी आंखें झपकाईं। बेशक दाई मुबाई इस लोग का मतलब समझ गई। वह जानता था कि झांग पियानी उसे और झू सुकुन के लिए अवसर पैदा करना चाहता था। भाइयों, वास्तव में एक बहुत अच्छा भाई बनने के योग्य। दाई मुबाई कुछ देखी और तुरंत बोली, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। अप्रत्याशित रूप से उसने जो कहा उसे सुनने के बाद झू झू ने तुरंत घृणा से कहा, तो मैं नहीं जाऊंगा। जियो ने कहा कि यह सबसे अच्छा होगा यदि झू झू न जाए और यह भी सबसे अच्छा होगा यदि निंग रोंग न जाए। अरे सतह पर एक अच्छी बहन के रूप में अब झू झू का कुछ नहीं कह सकती है। निश्चित रूप से उसे झू झू के पक्ष में अपना रुख व्यक्त करना होगा। अगर जुकिन नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जियो के बयान को सुनकर निंग रोंग के पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप 2 बदबूदार आदमी आगे बढ़े, चलो खाने के लिए दूसरे रेस्तरां में चलते हैं। अच्छा, झांग पियानी सतह पर दुखी लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में खुश था। जियो तुम सचमुच मेरी अच्छी और समझदार लड़की हो। आप वास्तव में मेरी सबसे अच्छी सहायता हैं। ये दृश्य देखकर दाई मुबाई की दबी हुई भावनाएं अंततः फूट पड़ी। उसने झू झू की पीठ की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, रुको। झू झू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कमरे में लौट आया। आप दाई मुबाई ने झू झू के कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया और वह इतने गुस्से में थी कि वह लंबे समय तक पूरा वाक्य भी नहीं बोल सके। जियो और निंग रोंग ने दाई मुबाई की ओर अपनी आंखें घुमाई, फिर घूमे और कमरे में लौट आए। झांग पियानी को पता था कि आज इस भोजन की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं था, दुखी नहीं था और खुश भी नहीं था, क्योंकि इसने झू झू के साथ उनके संबंधों की भविष्य की प्रगति के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। जल्द ही तीनों लड़कियां झांग पियानी और दाई मुबाई की ओर देखे बिना ही कमरे से बाहर चली गईं। वे दूसरी ओर से नीचे गए और खाना खाने के लिए बाहर चले गए। ओह, मेरी गेंदों में दर्द हो रहा है। झांग पियानी ने दाई मुबाई को कंधे पर थपथपाया। दाई मुबाई ने अंततः अपने सीने में गुस्सा दबाने से पहले कुछ गहरी सांसें ली और झांग पियानी से कहा, मुझे खेद है भाई, जियो के साथ आपकी डेट में खलल डालने के लिए। अरे क्या बात है, चलो कुछ पीते हैं। अरे मुझे अपने साथ ले चलो। एक पीला चेहरा वाला ऑस्कर तुरंत सामने आया। त्यान्यू, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे शरीर में ज्यादा मृत्यु ऊर्जा नहीं बची है, इसलिए तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो। झांग पियानी ने दाई मुबाई की ओर देखा, जिन्होंने कहा, आप सभी लड़कों को क्यों नहीं बुला लेते हो, चलो साथ में शराब पीते हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 107 सहायता वास्तव में उसकी अपनी थी। अध्याय 107 सहायता वास्तव में उसकी अपनी थी।
शाम को इकट्ठा होने का समय होने तक कई लोगों ने शराब पी। हालांकि हर कोई रुकता रहा और उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दाई मुबाई अभी भी इतने नशे में थी कि वह बेहोश हो गई। बॉस दाई को पहले होटल वापस जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऑस्कर ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। दाई मुबाई को अपनी वर्तमान स्थिति में आत्मा की लड़ाई में भाग लेने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया तो उसे पीट कर मार डाला जाएगा। जब मैंने उसे वापस होटल भेजा तो मुझे लड़कियां नहीं दिखी। वे अवश्य ही आत्मा से लड़ने वाले अखाड़े में एकत्र होने गए होंगे। कई लोगों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से होटल छोड़ दिया। फाइटिंग स्पिरिट अखाड़े के गेट पर निश्चित रूप से झाव युलान और 3 लड़कियां पहले ही आ चुकी थी। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? फ्लेंडर्स ने भौहें चढ़ाकर पूछा। दाई मुबाई कहां है? मां हुंगजुन ने कहा। डीन, बॉस दाई ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और वे आज रात की आध्यात्मिक लड़ाई में भाग नहीं ले सकते। तीनों लड़कियों के चेहरे पर तुरंत तिरस्कार की झलक दिखी। नशे में धुत होने की उम्र कितनी है? झाव युलान और वे तीनों तुरंत थोड़े नाखुश हुए। क्या हो रहा है? आप बहुत अधिक क्यों पी रहे हैं? ठीक है, लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। फ्लेंडर्स ने कहा, ठीक है, चलो आज के लिए ऐसा करते हैं। मैं कल उससे बात करूंगा। वास्तव में फ्लेंडर्स को शायद पता था कि दाई मुबाई क्या कर रही थी, इसलिए उसे और भी अधिक गुस्सा आया। दाई मुबाई की स्थितियों को देखते हुए किस तरह की महिला काम नहीं करेगी? भले ही मुझे नेदर स्पिरिट वाली महिला ढूंढनी पड़े। झू झुकुन के परिवार में केवल झू झुकुन ही सही उनकी एकमात्र महिला नहीं है। जब तक दाई मुबाई मजबूत होगी, क्या उनमें से एक उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं होगा। वह ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वह नहीं जानता कि दाई मुबाई और झू झुकी की सगाई हो चुकी है। बेशक अगर उसे इसके बारे में पता होता तो वह दाई मुबाई को भी एक महिला के कारण खुद को परेशान न करने की सलाह देता। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी भी आशयों की कमी नहीं होती। किसी भी समय मजबूत बनकर ही वह सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है। अपने लिए खेद महसूस करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर बाद आत्मा की लड़ाई खत्म हो गई और सभी लोग होटल लौट आए। होटल में लड़कों और लड़कियों के कमरे एक दूसरे के बगल में हैं और दाई मुबाई और माहुंगजुन जिस कमरे में रहते हैं वह सीढ़ियों के करीब है। इसलिए सभी लोग ऊपर जाने के बाद यदि वे अपने कमरे में वापस जाना चाहते थे तो उन्हें दाई मुबाई के कमरे के दरवाजे से गुजरना पड़ता था। बॉस दाई शायद अब तक शांत हो गए हैं, है ना? माहुंगजुन ने कहा। ऑस्कर ने कहा, बिल्कुल। बॉस दाई की पीने की क्षमता हमेशा अच्छी रही है। हालांकि इस बार उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। आखिरकार वह एक आत्मा गुरु है। वह निश्चित रूप से आम लोगों की तुलना में तेजी से शांत हो जाएगा। परिणामस्वरूप जब सभी लोग दाई मुबाई के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और माहुंगजुन दरवाजा खोलने ही वाले थे, मैंने कमरे से एक अवर्णनीय और अनुचित आवाज सुनी। हर कोई स्तब्ध था। माहुंगजुन का दिमाग हमेशा कमियों से भरा रहता था, इसलिए उसने अचेतन रूप से कहा, बॉस दाई लड़की को रात बिताने के लिए होटल में लाया था। फिर उसने सीधे कमरे का दरवाजा खोला। कमरा वसंत से भरा है। अंदर का दृश्य देखने के बाद सभी लोग दंग रह गए। निश्चित रूप से दाई मुबाई एक महिला के साथ कुछ अवर्णनीय कर रही थी। उस औरत को सबने देखा है। वो होटल में वेटर है। माहुंगजुन ने कहा, क्या मैं जाऊं? क्या हो रहा है? बॉस दाई का स्वाद क्यों खराब हो गया है? सच कहूं तो ये होटल वेटर वास्तव में बहुत अच्छा दिखता है। उसकी उम्र अभी 20 साल के आसपास है और उसका फिगर भी अच्छा है। लेकिन दाई मुबाई द्वारा पहले गले लगाए गए जुड़वा बच्चों के मानकों को देखते हुए ये वेटर बहुत पीछे था। अवश्य ये बात नहीं है। मुद्दा यह है कि दाई मुबाई स्पष्ट रूप से जानती है कि इस समय हर कोई मूल रूप से आत्मा की लड़ाई को समाप्त करने और होटल लौटने में सक्षम होगा। लेकिन इस समय उसका यहाँ होटल के वेटर से चक्कर चल रहा है। ये स्पष्ट रूप से हर किसी को देखने के लिए किया जाता है, नहीं सटीक होने के लिए। ये झूठ झूठ को दिखाने के लिए जानबूझकर किया गया था। उपस्थित सभी लोगों ने लगभग अचेतन रूप से ऐसा ही सोचा। झांग पियानी का चेहरा आश्चर्य से भरा था। मैं भगवान की कसम खाता हूं, उसने ऐसा नहीं किया। सिस्टम ने दाई मुबाई को धोखा देने के लिए कोई मिशन जारी नहीं किया और दाई मुबाई के प्रति उसकी नफरत ऑस्कर, तानसेन और यू सियाओगेन की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए उसने आज दाई मुबाई के साथ खिलवाड़ करने की पहल नहीं की। तो इस समय दाई मुबाई ने जो किया वो पूरी तरह से उनकी अपनी इच्छा और व्यवहार था। तो क्यों दाई मुबाई एक वेटर के साथ ऐसा क्यों करेगी? और वो सबके वापस आने के ठीक समय पर था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच इसे जानबूझकर झूठ झूठी को दिखाया हो? क्या आप जानबूझकर झूठ झूठी को नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। दाई मुबाई ने पहले कहा था कि वो जुड़वा बच्चों की तलाश कर रहे थे, लेकिन ये पता चला कि वास्तव में कोई जुड़वा बच्चे नहीं थे। बेशक ये भी संभव था कि वह इसकी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षण में बहुत व्यस्त था। लेकिन अगर दाई मुबाई वास्तव में झूठ झूठी को नाराज करना चाहती है तो उसे कम से कम जुड़वा बच्चों की गुणवत्ता वाला कोई व्यक्ति ढूंढना चाहिए, है ना? जानबूझकर खराब गुणवत्ता वाली चीज ढूंढना ताकि आप झूठ झूठी को और अधिक क्रोधित कर सकें। ये संभव था, लेकिन क्या दाई मुबाई सचमुच इतनी बुरी हो सकती थी? जियो और निंगलोंग अंततः शांत हुए और धीमी आवाज में शाप दिया, बेशम, बहुत बेशम। इतना कहने के बाद उन्होंने झूठ झूठी को खींच लिया और जल्दी से चले गए। दूसरी ओर झूठ झूठी ने बस दाई मुबाई की ओर देखा जो अपनी आंखों में कोई उतार चढ़ाव के बिना ठंडे चेहरे के साथ मजा कर रही थी। 3 लोगों को जाते हुए देखकर झांग पियानी ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ हल्की आह भरी। अन्य लड़कों की प्रतिक्रियाएं मूलतः उसकी जैसी ही थी। अब दाई मुबाई और झूठ झूठी को एक साथ लाने में कोई मदद नहीं कर सकता। हर कोई समझता है कि आज रात जो हुआ उसके बाद झूठ झूठी शायद दाई मुबाई को फिर कभी माफ नहीं करेगी। इतने सारे लोगों के सामने ऐसी बात करना झूठ झूठी की गरिमा की आखिरी परत को एक कोने में धकेलने के बराबर है। यदि ऐसी परिस्थितियों में झूठ झूठी कभी भी दाई मुबाई को माफ कर सकता है और उसके साथ रह सकता है। खैर दूसरों की तो बात ही छोड़िए, सबसे पहले झूठ झूठी खुद को हीन दृष्टि से देखेंगी। जियो के शब्दों और सभी की आंखें सुनने के बाद दाई मुबाई जो खुशी में डूबी हुई थी आखिरकार शांत हो गई। उसने अचानक सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। जब उसने सभी को दरवाजे पर खड़ा देखा तो वह एकदम सन्न रह गया। फिर उसने अचानक अपने नीचे की महिला को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और उसकी अभिव्यक्ति एक पल में काफी बदल गई। तुम कौन हो? तुम मेरे बिस्तर पर क्यों हो? दाई मुबाई घबराकर बिस्तर से उठी, फर्श पर बिखरी चादर उठाई और अपना शरीर ढक लिया। बिस्तर पर बैठे वेटर ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे बिस्तर पर जबरदस्ती लिटा दिया और अभी मुझसे पूछते हो क्या मेरे पास है? दाई मुबाई ने सुस्ती से पूछा। वेटर ने और कुछ नहीं कहा, खुद को रजाई में लपेटा, फर्श पर पड़े कपड़े उठाए और तेजी से बाथरूम में चला गया। दाई मुबाई ने भी अपने कपड़े उठाए और निराशा की दृष्टि से उन्हें पहन लिया। पूरे समय किसी और की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बाकी किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जल्द ही बाथरूम में वेटर ने अपने कपड़े बदले और बाहर आ गया। सजे धजे वेटर को देखकर सभी के चेहरे पर थोड़े आश्चर्य के भाव दिखे। वेट्रेस ने काले कपड़े पहने हुए थे। उसका फिगर अच्छा था और उसके कपड़े कसे हुए थे। शरीर के आकार के मामले में वह झूठ झूठी के समान दिखता है। तो हो सकता है कि दाई मुबाई ने नशे में होने पर उसे झूठ झूठी समझ लिया हो। लेकिन इसे समझने से क्या फायदा? झूठ झूठी को समझाओ, क्या वह सुनेगी? निश्चित रूप से नहीं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 108 तोड़ना। अध्याय 108 तोड़ना। बेटर को रोते हुए दरवाजे से बाहर निकलते देख झांग पियानी ने तुरंत उसे रोका। वह इतनी जोर से रोई कि उसने कुछ डर के साथ झांग पियानी की ओर देखा। वह बस एक साधारण व्यक्ति है और उसके सामने ये सभी लोग आत्मा के स्वामी हैं। अभी जो हुआ उसके बाद वह इन लोगों से डर गई है। आज रात यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। मेरे इस दोस्त ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। मुझे क्षमा करें। ऐसा कहने के साथ झांग पियानी ने अपनी बांह से एक मनी बैग निकाला। इसमें 200 किलोग्राम सोने के हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैं आपको मुआवजा नहीं दे सकता, लेकिन आप इसे पहले ले लें। हम यहाँ रहते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। 200 सोने के सोने यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम मानी जा सकती है। बेटर इसे स्वीकार करने से थोड़ा डर रहा था, इसलिए झांग पियानी ने पैसे का थैला उसके हाथ में रख दिया। वापस जाओ और अच्छी नींद लो और आराम करो, ज्यादा मत सोचो। बेटर ने पैसे का थैला लेने के लिए अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। झांग पियानी को सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। सभी ने झांग पियानी को कुछ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। महत्वपूर्ण क्षण में ये झांग पियानी होना चाहिए। इस समय जब कोई नहीं जानता कि क्या करना है, वो एकमात्र व्यक्ति था जिसने दाई मुबाई के बट को शांति से मिटा दिया। उसके बाद के परिणामों से निपटा, पीड़ितों की भावनाओं को शांत किया और प्रभाव को कम किया। ऐसा भाई पाना जीवन में क्या ही सौभाग्य की बात है। बेटर को जाते हुए देखो। झांग पियानी दाई मुबाई के पास गया और उसके कंधे को थपथपाया। चलो आज रात के लिए ऐसा करते हैं। किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, अच्छी नींद लो, मैं कल किसी भी चीज के बारे में बात करूंगा। दाई मुबाई ने धीरे से सिर हिलाया, खिड़की से बाहर देखा और फिर जल्दी से दूसरी ओर देखा। वह वास्तव में पूछना चाहता था कि क्या झूठ झूठ ने अभी ये दृश्य देखा था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की और वास्तव में वह ये बात उसे पूछे बिना ही जानता था। झूठ झूठ ने इसे देखा होगा, अन्यथा झांग पियानी और अन्य के पास यह अभिव्यक्ति नहीं होती। खत्म। इस समय वो केवल इन 2 शब्दों के बारे में सोच सकता था। वह और झूठ झूठ पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, कोई संभावना ही नहीं है। चलो भी वापस चलते हैं। झांग पियानी ने तानसेन और ऑस्कर से कहा, लाओ दाई के आराम में खलल मत डालो। दोनों ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने माहुंगजुन से कहा, अपना मुंह संभालो और बकवास मत करो। मैं समझता हूं, माहुंगजुन ने तुरंत कहा। झांग पियानी, तानसेन और ऑस्कर अपने कमरे में लौट आए। अफसोस, मुझे लगता है कि बॉस दाई और झूठ झूठ के बीच समझौते की कोई संभावना नहीं है। कमरे में लौटने के बाद ऑस्कर ने आंख भरते हुए कहा। टैन सान चुप रहा। हालांकि वह 2 किलो से आदमी है, वह अकेला था और उसे कभी प्यार नहीं हुआ या उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए वह इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता और बहुत कम बोलता है। झूठ झूठ भी एक लड़की है जो मजबूत बनना चाहती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह वास्तव में लटका हुआ है। झांग पियानी ने ये भी कहा, इसे भूल जाओ, सो जाओ। कमरा खामोश हो गया। दूसरी तरफ दाई मुबाई सोनी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी और सुस्त आंखों से छत की ओर देख रही थी। इस समय उसे बहुत पछतावा हो रहा था। ड्रिंक के लिए क्यों जाएं? बस पी लो। नशे में क्यों हो? इतना नशे में क्यों हो? बेट्रेस उसके कमरे में क्यों आई? ओह, वैसे यह उस सूती को साफ करने के लिए था जो उसने नशे में होने पर फेंकी थी। तो वेटरों को काले कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं? उसका शरीर झूठ के समान क्यों है? अंतिम विश्लेषण में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह नशे में था। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, यह उसकी अपनी गलती है। लड़कियों के कमरे में जियो और निंगलोंग आज रात से पहले जितने जीवंत नहीं थे। आज रात कमरा बहुत शांत था। झूठ झूठ बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने शरीर को बगल में मोड़कर अंदर की ओर मुंह करके समान रूप से और शांति से सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज रात की घटनाओं का उस पर कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। ये देखते हुए कि उसका मूड अपेक्षाकृत स्थिर था, जियो और निंगलोंग ने और कुछ नहीं कहा। किसी ने नहीं देखा। झूठ के गाल से एक आंसू फिसल कर तकिए पर गिर गया।
यहाँ आंसू उसका अतीत से नाता तोड़ना है। फ्लैंडर्स की दुकान के अंदर झाव युलान और अन्य दो को फिर से अपनी छाती और पीठ की मांसपेशियों में जकड़न और गर्मी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। आधी रात को झांक यानी चुपचाप फिर से होटल से बाहर आया और तेजी से उस होटल की ओर उड़ गया जहां मेन गिरान थी। मारोडास मानचित्र वास्तव में उपयोगी है। इस चीज के साथ आपको दूसरों को सचेत करने या अनुसरण किए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक जियो हुआ रोमनॉन किसी का पीछा करने की हिम्मत करेगा, उसे तुरंत पता चल जाएगा। साथ ही वह अपने चारों ओर अंधेरे में छिपे सेवन चर्चेस ब्लेड संप्रदाय के जासूसों और गुप्तचरों की भी खोज कर सकता था। हालांकि उन जासूसों और गुप्तचरों का लक्ष्य केवल निम्न थे और वे झांक यानी का अनुसरण नहीं करेंगे। दरवाजे पर दस्तक को याद करते हुए मेन गिरान ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ दरवाजा खोला। फिर एक और बादल आया और बारिश हुई। लगातार 3 दिन की मौज मस्ती। झांक यानी के लिए ये लंबे सूखे के बाद बारिश का एक क्षण था जिसने उसकी जलती हुई प्यास बुझा दी। सुबह सुबह जब पूर्व दिशा में सफेद मछली का पेड़ दिखाई देता है, झांक यानी ने अपने चेहरे पर संतुष्ट भाव के साथ नग्न मेन गिरान को गले लगाया। हालांकि मेन गिरान थोड़ा थका हुआ था, फिर भी उसने खुद को खड़ा किया, उसके चेहरे को चुमा और कहा, हम आज दोपहर वापस जा रहे हैं। इतनी जल्दी? क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुकना चाहते? झांक यानी थोड़ा अनिच्छुक था। मेन गिरान ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कुछ और दिन रुकना चाहती हूँ, लेकिन जब मेरे दादा दादी वापस जाएंगे तो उन्हें कुछ काम करने होंगे और मुझे भी अभ्यास के लिए वापस जाना होगा। मैं हर समय बाहर नहीं खेल सकती। ठीक है, झांक यानी ने कहा, अगर तुम्हें भविष्य में मेरी याद आती है तो तुम मुझे ढूंढने जा सकते हो। मेन गिरान ने उम्मीद से कहा, परिवार की लड़कियां जो उम्र में उसके समान हैं, मूल रूप से झांक यानी के बारे में जानती हैं। अगर झांक यानी उसे ढूंढने की पहल कर सकती है तो उसे निश्चित रूप से गर्व होगा। झांक यानी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें ढूंढना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि आपने देखा है, शिक्षक ये निर्धारित करते हैं कि हमें हर दिन आत्माओं से लड़ना होगा और मैं अकेले कार्य नहीं कर सकता। मुझे पता है। मेन गिरान ने अपना सिर उसकी छाती पर दबा दिया, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे नहीं भूलते, बस इतना ही। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। झांक यानी ने उसे गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि हम एक दूसरे को दोबारा कब देखेंगे, तो चलिए दूसरे राउंड के लिए लड़ते हैं। इससे पहले कि मेन गिरान मना कर पाती, झांक यानी ने पलटकर उसके उद्घोषों के बीच सफलतापूर्वक स्थिति संभाल ली। आप दोबारा आ सकते हैं, लेकिन आपको वहीं नीचे रहना होगा। मेन गिरान ने कहा, ठीक है। झांक यानी मुस्कुराया, अरे यानी क्या तुम फिर से बाहर घूम रहे हो? जब झांक यानी वापस आया तो ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है, बाहर घूमना और कुछ गतिविधियां करना अच्छा है। झांक यानी ने कहा। दाई मुबाई के कमरे का दरवाजा खुला और दाई मुबाई अपनी आंखों के नीचे दो काली घेरे और चेहरे पर उदासी लिए हुए बाहर चली गई। लाओ दाई, क्या तुम ठीक हो? झांक यानी ने तुरंत पूछा। दाई मुबाई ने अपना सिर हिलाया, सीधी लड़कियों के कमरे के दरवाजे तक गई, दरवाजा खटखटाया और कहा, जुकी क्या आप खाली हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऑस्कर ने फुसफुसाते हुए कहा। बॉस दाई सीधे झूठ झूठी के पास जाना चाहता है, उसे निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा, है ना? झांक यानी वैसा नहीं सोचते। निश्चित रूप से। जल्द ही दरवाजा खोला गया और झूठ झूठी शांत भाव के साथ बाहर आया और उदासीन स्वर में कहा, ऐसा ही होता है कि मैं भी तुमसे बातें करना चाहता हूँ। इस अध्याय का अंत। अध्याय 109। अच्छा भाई, कुछ भी अपमानजनक मत कहो। अध्याय 109। अच्छा भाई, कुछ भी अपमानजनक मत कहो। कोई नहीं जानता कि दाई मुबाई और झूठ झूठी ने क्या बात की। हर कोई उन्हें दूर से ही होटल के पिछले दरवाजे पर गली में खड़ा देख सकता था और उनके भावों में बदलाव को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मास्टर मेजबान, क्या आप कुछ नहीं करते? क्या आपको डर नहीं है कि दाई मुबाई झूठ झूठी को फिर से वापस ले जाएगी? सिस्टम ने पूछा। मैंने वह सब कुछ कर लिया है जो मुझे करना था। झांक यानी ने कहा, बाकी झूठ झूठी की अपनी पसंद पर निर्भर है। अगर वह वापस जाने पर जोर देती है तो चाहे मैं कुछ भी करूं, वह बेकार होगा। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में दाई मुबाई के लिए झूठ झूठी को वापस लेना वास्तव में संभव है? झांक यानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैं आपको बता दूं, झूठ झूठी के चरित्र के साथ अगर वह दाई मुबाई से शांति से बात करने को तैयार है तो इसका मतलब है कि उसने दाई मुबाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है। केवल जब वह वास्तव में पूरी तरह से हार मानने का फैसला कर लेती है तभी वह इतनी शांत हो सकेगी। अन्यथा वह अभी दाई मुबाई से पहले की तरह ही घृणा और घृणा महसूस करती। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में सिस्टम ने इस पर विश्वास नहीं किया। अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? क्या आप शर्त लगाना चाहते हैं? झांक यानी ने पूछा। कौन सा दांव? झांक यानी ने विशेषता सूची खोली, उसे देखा और कहा, मेरे पास कुल नामंकन है जो 6000 का एक अंश है। यदि झूठ झूठी और दाई मुबाई बाद में मेल मिलाप करते हैं तो आप सभी 6000 काट सकते हैं, लेकिन अगर वे पूरी तरह से टूट जाते हैं तो मुझे आपको 6000 देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ 3000 दे सकते हैं। वह कैसा रहेगा? सिस्टम खामोश है। अगर आप शर्त नहीं लगाते हैं तो इसे भूल जाइए। झांक यानी ने कहा, वैसे भी कार्य इनाम के अलावा आपको मुझे अतिरिक्त इनाम देने का अधिकार नहीं है। मास्टर होस्ट, आपको उकसावे का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ने कहा, बस शर्त लगा लो। टिप शर्त स्थापित हो गई है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। झांक यानी को खुशी महसूस हुई। दाई मुबाई और झूठ झूठी के बीच ही संचार लंबे समय तक नहीं चला। करीब 15 मिनट बाद दोनों होटल के पिछले दरवाजे से अंदर गए और फिर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। हर कोई झूठ झूठी के चेहरे पर सुकून का भाव देख सकता था। दाई मुबाई के चेहरे पर भी कुछ हद तक आराम का भाव दिख रहा था, जैसे कि उन्होंने अपने दिल पर बड़े भारी बोझ को उतार दिया हो। सिस्टम ने कहा, उनके भावों को देखते हुए आपके विचार मास्टर होस्ट थोड़े खतरनाक हैं। झांक यानी बिल्कुल भी नहीं घबराया, बस रुको और देखो। वैसे भी मैं शर्त कभी नहीं तोड़ूंगा, बेशक मैं भी ऐसा करता हूं। सिस्टम ने कहा। हमेशा की तरह झूठ झूठी ने किसी को नजरअंदाज किया और कमरे में लौट आई। दाई मुबाई ने झूठ झूठी की पीठ पर नजर डाली और फिर कमरे में लौट आई। दो कक्षक पुरुष मां हुंगजुन और ऑस्कर तुरंत आगे बढ़े। बॉस दाई, आपने और झूठ झूठी ने किस बारे में बात की? हाँ बॉस दाई, क्या उसने तुम्हें माफ कर दिया है? मां हुंगजुन ने कहा, धिक्कार है। बॉस दाई वास्तव में प्रेम संत है, वह उसे इतनी आसानी से छुटकारा पा सकता है। दाई मुबाई ने चुपचाप उनकी बातें सुनी, फिर कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर कहा, नहीं, हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। कमरा खामोश हो गया। आप सुई गिरने की आवाज सुन सकते हैं। झांक यानी बहुत खुश नहीं था क्योंकि यह पूरी तरह से उसकी उम्मीद के अनुरूप था। अगर झूठ झूठी कभी भी पिछली रात जैसी परिस्थितियों में दाई मुबाई को माफ कर सकता है तो वह निश्चित रूप से झूठ झूठी को हर में नहीं लेगा, है ना? बॉस दाई, क्या ये सच है या नहीं? मां हुंगजुन की आंखें चौड़ी हो गई। अब हमारा काम हो गया, क्या नहीं हो सकता? अब हम कहां हैं? ऑस्कर ने ये भी कहा, बॉस दाई, चूंकि वह आपके लिए सबसे उपयुक्त लड़की है तो आप आसानी से हार नहीं मान सकते। युवाओं का आवेशी होना और एकजुट होना सामान्य बात है। झांक यानी ने पुराने ढंग से कहा, थोड़ी देर के बाद यह मामला फीका पड़ जाएगा और यह खत्म हो जाएगा। दाई मुबाई फूट फूट कर मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वास्तव में जुक्विन और मैं न केवल एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं बल्कि हम बचपन के प्रेमी भी हैं और हम पहले से ही सगाई कर चुके हैं। क्या? हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दाई मुबाई और झूठ झूठ के बीच ऐसा रिश्ता होगा। झांक यानी को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन इस समय उन्हें आश्चर्यचकित होने का नाटक करना पड़ा। हमारे परिवार की परंपरा है कि ताकतवरों का सम्मान किया जाता है और कमजोरों को खत्म किया जाना चाहिए। यह जुक्विन परिवार का भी नियम है और जुक्विन और मैं दोनों परिवार में कनिष्ठ हैं। कोई भी पहलू हम अपने भाइयों और बहनों के साथ तुलना नहीं कर सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा अपने भाई से कोई मुकाबला नहीं है। मैं निश्चित रूप से कुछ वर्षों में एकीकरण की लड़ाई में हार जाऊंगा, इसलिए मैंने खुद को छोड़ दिया और इन वर्षों को फूलों के बीच घूमते हुए नशे में और खुशी से पूरा आनंद लेते हुए बिताया। लेकिन जुक्विन मुझसे अलग है। भले ही वह जानती हो कि वह प्रतिद्वंदी की प्रतिद्वंदी नहीं है, फिर भी वह आखिरी क्षण तक कड़ी मेहनत करेगी। उससे मिलने के बाद मुझे वास्तव में आशा की एक किरण वापस मिल गई और मैं अतीत को पूरी तरह से तोड़ना चाहता था और अब से उसके साथ कड़ी मेहनत करना चाहता था। मैं कुछ समय से ऐसा कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दौरान की गई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हमने अभी एक दूसरे को स्पष्ट कर दिया है। मैं भविष्य में सब कुछ शांति से स्वीकार करूंगा और वह कभी भी उस विवाह अनुबंध का पालन नहीं करेगी या उसे उस परिवार में भी नहीं लौटेगी। वो केवल अपनी भविष्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी। लड़ो, भले ही वह अपने परिवार के घेरे और दमन में मर जाएगी, लेकिन वह संकोच नहीं करेगी। यह एक पारिवारिक सगाई है, अगर आप नहीं कहेंगे तो क्या ये खत्म हो जाएगा? मां हुंगजुन ने पूछा। ऑस्कर ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। बकवास, लोग परिवार से नाता तोड़ने की योजना बना रहे हैं तो क्या उन्हें अभी भी उस परिवार द्वारा किए गए विवाह अनुबंध की परवाह है? मां हुंगजुन ने कहा, तब उसका परिवार निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ पाएगा, है ना? ऑस्कर फिर से अवाक रह गया। आप अपने कानों के साथ क्या करते हैं? क्या आपने बॉस दाई की बात नहीं सुनी? झूठ झूठी परिवार की घेराबंदी के तहत मरने में संकोच नहीं करेंगे। ओह, मां हुंगजुन ने चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ बार-बार सिर हिलाया। अरे, वह एक महिला पुरुष है। इस समय झांक यानी ने कहा, हम श्रेय की इकाई हैं। चाहे आप हो या झूठ झूठविन, हम सिर्फ आपके साथ कुछ घटित होते हुए नहीं देखेंगे। यदि आपका परिवार परेशानी पैदा करने आएगा तो मैं सबसे पहले जाकर इसका विरोध करूंगा। हाँ, वहां हम भी हैं। मां हुंगजुन, ऑस्कर और तानसेन ने एक स्वर में कहा। दाई मुबाई ने अपना सिर हिलाया। हमारे परिवार की शक्ति उस शक्ति से परे है जिसका आप मुकाबला कर सकते हैं। मां हुंगजुन ने कहा, अगर निम्न को झूठ झूठी की स्थिति के बारे में पता होता तो वह इसे नजरअंदाज नहीं करते। दाई मुबाई ने इन दोस्तों के प्रति बहुत आभारी महसूस करते हुए फिर से अपना सिर हिलाया, लेकिन शक्तिहीनता की भावना अभी भी उनके दिल में बनी हुई थी। क्या ये लोग स्टार लुओ शाही परिवार की शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं? भले ही निम्न मदद करे, निम्न फैंटेसी सहमत नहीं होंगे। फिर धन्यवाद। दाई मुबाई खड़ी हो गई और सभी को कृतज्ञता से देखा। वास्तव में यहाँ आने और आप जैसे भाइयों से मिलने में सक्षम होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। झांक यानी ने कहा, चूंकि हम भाई हैं तो इसके बारे में बात मत करो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 110 ये बात सचमुच संक्रामक है। अध्याय 110 ये बात सचमुच संक्रामक है। दाई मुबाई ने झांक यानी की ओर देखा। उसकी आंखें हजारों शब्दों से भर गईं। सच में, अगर वह एक लड़की होता तो शायद अब तक वह झांक यानी के प्रति प्रतिबद्ध हो चुका होता। पिछली रात झांक यानी ने शांति से पीड़ित को सांत्वना दी और उसके बट को पोंछा। हालांकि उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। झांक यानी और झांक यानी से मिलने के बाद से उनके बीच भाईचारे के बारे में फिर से सोचें। वह अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने अपने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया होगा, इसलिए वह इस जीवन में इतने अच्छे खजाने वाले भाई से मिलेगा।
अब शब्दों में यह वर्णन नहीं किया जा सकता कि यह भाई झांकयान्यू कितना अच्छा है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर इस दुनिया में कोई जीवन मृत्यु वाला भाई है जो जीवन भर दोस्ती करने लायक है तो उसे झांकयान्यू जैसा दिखना चाहिए। चलो इसके बारे में मत सोचो, चलो दोपहर का भोजन करते हैं। झांकयान्यू ने दाई मुबाई को कंधे पर थपथपाया। इस क्षण में मां होंगजुन ने एक बार फिर बिना सोचे समझे बोलने की अपनी बेहतरीन परंपरा का इस्तेमाल किया और कहा, उस मामले में क्या झूठू की जैसी अच्छी लड़की दूसरों का फायदा नहीं उठा रही होगी? अब कोई भी उसका पीछा कर सकता है। दाई मुबाई ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसे घूर कर देखा, जैसे उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत एक पंक्ति में कहा, अहम बॉस दाई, मैं गलत था, मैं बकवास कर रहा था, इसके बारे में चिंता मत करो। अगले ही पल दाई मुबाई की गति तेजी से कमजोर हो गई और उसने आंख भरी। हाँ, अब वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह जिसके साथ चाहे उसके साथ रहने के लिए भी स्वतंत्र है और मेरे पास इसे नियंत्रित करने की कोई शक्ति नहीं है। ये कहने के बाद दाई मुबाई वास्तव में एक फूली हुई रबड़ की गेंद की तरह थी और उसका पूरा शरीर स्पष्ट रूप से पतनशील था। जब वह भोजन कर रहा था तो उसमें ऊर्जा नहीं थी और उसने भोजन की कुछ टुकड़े भी नहीं लिए। खाने के बाद सभी लोग होटल लौट आए और दूसरी मंजिल पर आए। जब उन्होंने फ्लैंडर्स की पीठ देखी, मां होंगजुन तुरंत चिल्लाया, डीन, फ्लैंडर्स पलटे, लेकिन हर कोई स्तब्ध रह गया। डीन फ्लैंडर के पैक्स थोड़े अतिरंजित क्यों हैं? एक पल के लिए हर कोई मौके पर स्तब्ध रह गया। इस समय हर कोई मदद नहीं कर सका लेकिन पहले से ही याओगेन के बारे में सोच रहा था। पहले ये लू शियाओगेन की छाती की मांसपेशियां थीं जो अतिरंजित थीं, लेकिन अभी फ्लैंडर्स की तरह हैं। ये कैसा चल रहा है? स्थिति क्या है? यहाँ तक कि दाई मुबाई ने आश्चर्य और भ्रम की अभिव्यक्ति दिखाते हुए एक पल के लिए पतनशील होना बंद कर दिया। दाई मुबाई, मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ हूँ। आपकी अभिव्यक्ति क्या है? फ्लैंडर्स ने भौहें चढ़ा दी। उनकी आवाज आज भी पहले की तरह ही कर्कश और चुंबकीय है। ये सही है, छाती की मांसपेशियों को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं बदलता। तो यहाँ क्या हो रहा है? ओह डीन, क्या आप हाल ही में व्यायाम कर रहे हैं? मां होंगजुन ने पूछा। फ्लैंडर्स ने भौहें चढ़ाई। जब मेरे पास करने को कुछ नहीं है तो मुझे फिर क्यों रहना चाहिए? एक मिनट रुकिए, ये सवाल पूछने से आपका क्या मतलब है? मां होंगजुन ने फ्लैंडर्स की छाती की ओर इशारा किया। फ्लैंडर्स ने नीचे देखा और फिर पूछा, क्या ये संभव है कि मेरी छाती की मांसपेशियां फिर से बड़ी हो गई हैं? सभी ने एक स्वर में सिर हिलाया। बकवास, मैंने स्पष्ट रूप से इस समस्या का समाधान कर लिया है। फ्लैंडर्स ने गुस्से से कहा, दाई मुबाई, यहाँ आओ। जब मां होंगजुन कुछ और कहने ही वाले थे, फ्लैंडर्स पहले ही मुड़कर चले गए। दाई मुबाई ने भी फ्लैंडर्स का आज्ञाकारी रूप से अनुसरण किया। उन दोनों के चले जाने के बाद मां होंगजुन ने तुरंत पूछा, हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक की हालत कुछ ठीक है, लेकिन उन्हें हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पिछले मास्टर ने हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन उस समय उनके साथ डीन और शिक्षक झाओ थे, लेकिन अब डीन ऐसे हो गए हैं। ऑस्कर को अचानक थोड़ा डर लगा, फिर उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी और उसने कहा, पहले यह मास्टर था और फिर यह डीन था। डीन का ऐसा हाल क्यों हुआ? क्या ये कोई संक्रमण है? क्या यह एक संक्रामक रोग है? ये सुनने के बाद चारों लड़कों के चेहरे पर डर के भाव आ गए। लानत है, अगर यह चीज संक्रामक हो सकती है तो क्या ये बहुत डरावनी नहीं होगी? और ऐसा लगता है कि वे संक्रमित थे और लक्षण सामने आने के बाद भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी वास्तव में संक्रमित थे, लेकिन उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ? यदि ऐसा है तो ये खत्म हो गया है। एक वयस्क व्यक्ति के रूप में इस राज्य में सड़क पर चलना बस सर्वोच्च सामाजिक स्थिति है। नहीं, नहीं, उनमें से 4 ठीक होने चाहिए। अगर कुछ होता है तो कम से कम जियो और अन्य 3 लड़कियां उन्हें चेतावनी देंगी। ये सोचकर उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन ये जाने का रास्ता नहीं है। तानसेन ने कहा, यदि ये लक्षण वास्तव में संक्रामक है तो देर सवेर हम बच नहीं पाएंगे। तो क्या करें? ऑस्कर की आवाज और भी कांपने लगी। अब जब वह एक बालों वाला राक्षस बन गया है तो उसके लिए प्रेमिका ढूंढना पहले से ही मुश्किल है। यदि ये लक्षण भविष्य में दोबारा प्रकट होता है तो ये खत्म हो जाएगा और वह इस जीवन में कभी दूसरी लड़की नहीं ढूंढ पाएगा। मां होंगजुन के चेहरे पर भी डर के भाव थे। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? अगर यह वास्तव में ऐसा हो जाता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिंता मत करो, महत्वपूर्ण क्षण झांकयान्यू होना चाहिए। जल्दी मत करो सब लोग, ये सिर्फ हमारे अनुमान है। ये लक्षण संक्रामक नहीं हो सकता है। आखिरकार भले ही यह संक्रामक हो, संचरण का एक तरीका होना चाहिए। हाँ, अब हमें संक्रमण के मार्ग का पता लगाना होगा, टैनसेन ने कहा। यदि यह वास्तव में संक्रमित है तो संक्रमण का मार्ग ढूंढें और मार्ग काट दें तो स्वाभाविक रूप से आप संक्रमित नहीं होंगे। इन दोनों लोगों ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऑस्कर और मां होंगजुन शांत हो गए। ऑस्कर ने पूछा, लेकिन रास्ता कैसे खोजा जाए? तानसेन ने कुछ देर सोचा और कहा, पहले ये शिक्षक था और अब ये डीन है, इसलिए यदि यह वास्तव में संक्रामक है तो शिक्षक और डीन के बीच कुछ हुआ होगा। टैनसेन अचानक अब और कुछ नहीं बोल सका। ओह नहीं, क्या हुआ? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, अपना स्वर बदला और कहा, ये किसी तरह से संक्रमित हो गया होगा। चलो डीन से बाद में पूछते हैं। मुझे आशा है कि फ्लैंडर्स सच्चाई से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अब समस्या यह है कि डीन को हमारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वह हमारी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया है। अगर हम उनसे पूछें तो क्या वो जवाब दे सकते हैं? ऑस्कर ने चिंतित होकर पूछा। फिर हमें पूछना होगा। झांकयान्यू ने कहा, डीन एक अनुचित व्यक्ति नहीं है। अगर हम गंभीरता से पूछेंगे तो वह निश्चित रूप से हमें बताएगा। सभी ने सिर हिलाया। हाँ, हालांकि फ्लैंडर्स थोड़ा क्षुब्ध है, वह पूरी तरह से अनुचित नहीं है। जब तक मामले की गंभीरता स्पष्ट हो जाएगी वही बात जरूर कहेंगे। अगला कदम फ्लैंडर्स और दाई मुबाई की बातचीत समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना था और फिर वे फ्लैंडर्स से दोबारा पूछेंगे। फ्लैंडर्स वर्तमान में दाई मुबाई को पढ़ा रहे हैं। यदि वे उसे बिना सोचे समझे रोकेंगे तो फ्लैंडर्स निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। पूरी दोपहर तक बस इसी तरह प्रतीक्षा करें। फ्लैंडर्स ने दाई मुबाई को बहुत महत्व दिया और पूरी दोपहर तक उन्हें मार्गदर्शन दिया। जब वे दोबारा मिले तो वह शाम को ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना के प्रवेश द्वार पर था। जिस बात ने इन लड़कों को चौंका दिया वही ये था, सिर्फ फ्लैंडर्स ही नहीं, यू शियाओगेन और झाओ गुंजी की छाती की मांसपेशियां भी बहुत अतिरंजित हैं। हर कोई हैरान था, अरे ये वास्तव में संक्रामक है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 111 एकमात्र स्मार्ट आदमी। अध्याय 111 एकमात्र स्मार्ट आदमी। इस समय न केवल श्रेष्ठ लोगों ने बल्कि उनके आसपास के राहियों ने भी इस पर ध्यान दिया और फिर अजीब और जटिल अभिव्यक्तियां दिखाई। आप जानते हैं, यही वो क्षण होता है जब ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना शुरू होने वाला होता है। दुल्हो महाद्वीप पर रात्रिभोज के बाद के कुछ प्रदर्शनों में से एक के लिए दुल्हो एरेना का व्यवसाय कितना लोकप्रिय है इसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय ग्रेट फाइटिंग एरेना का गेट लगभग पैदल यात्रियों से भरा हुआ है। जहां तक झाओ युलान की बात है, उनमें से प्रत्येक की छाती की मांसपेशियां अतिरंजित हैं। बड़े सोल फाइटिंग अखाड़े के गेट पर हर किसी की नजर रहती है, जहां लोग आते जाते रहते हैं। तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम वहां स्थिर क्यों खड़े हो? फ्लैंडर्स ने वहीं चढ़ाकर पूछा। सब लोग हिलने की हिम्मत मत करो, हिलने की हिम्मत मत करो। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि अन्य लोगों का ध्यान उनकी ओर जा रहा था। इस समय उनके मन में भी यही सवाल आया, क्या करें? क्या आप डीन फ्लैंडर्स ने जो कहा उसका उत्तर देना चाहते हैं? उसे उत्तर देने के लिए या न सुनने का नाटक करें या बस उन्हें न जानने का दिखावा करें और घूमकर चले जाएं। लेकिन इसके बारे में सोचने और ऐसा करने के परिणामों के बारे में सोचने के बाद उन सभी ने उन्हें न जानने का दिखावा करने का विचार छोड़ दिया। आखिरकार अब उनका अभिवादन करना राहगीरों की नजर में शर्म की निशानी मात्र है और यह भी थोड़ा सामाजिक है। आखिरकार यह उनकी छाती की मांसपेशियां नहीं है जो अतिरंजित हैं और यदि आप उन्हें नहीं जानने का दिखावा करते हैं तो परिणाम सामाजिक मृत्यु से भी अधिक गंभीर होंगे। ओम डीन, शिक्षक झाओ, मास्टर, सबने अभिवादन किया। भाव अत्यंत अप्राकृतिक हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है? यू शियाओगांग ने पूछा। आपके भाव क्या हैं? झाओ गुंजी ने पूछा। आखिरकार दाई मुबाई के पास अभी भी बॉस दाई की उपाधि है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पूछने वाले पहले व्यक्ति थे। डीन, क्या आप हाल ही में व्यायाम कर रहे हैं? फ्लैंडर्स अवाक रह गए। ये फिर से एक प्रश्न क्यों है? दाई मुबाई, आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और साइन अप करो, आत्मा की लड़ाई शुरू होने वाली है। यू शियाओगेन ने बोलना समाप्त किया। झाओ युलान और अन्य 3 घूमे और ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना में चले गए। नहीं, हर कोई उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झाओ युलान और अन्य 3 पहले ही अपनी हताश आंखों के साथ अंदर आ चुके थे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और असहाय होकर पीछे चल दिए। झांकयान्यू को अपने दिल में खुशी महसूस हुई, बस इस बात से खुश रही कि इस समय टीम श्रेक का गठन नहीं किया गया है ना? अन्यथा ये और भी शर्मनाक होगा अगर दूसरों को पता चले कि ये 3 बड़े स्तन वाले पुरुष श्रेक टीम के नेता थे। रास्ते में झाओ युलान की टीमों ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें देख रहे हर किसी की आंखें हर तरह के वर्णनीय भावों और भावनाओं से भर गईं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आज कुछ ठीक नहीं है? झाओ गुंजी ने धीरे से पूछा। क्या गलत? फ्लैंडर्स ने पूछा। हमारे आसपास के लोगों को देखो, वे सब हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? झाओ गुंजी ने चारों ओर नजर डाली। अन्य 2 लोगों ने भी आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि निश्चित रूप से उनके आसपास लगभग कोई नहीं देख रहा था और उनकी आंखें बहुत अजीब थीं। जो कोई अलग-अलग शक्ति वाले 3 कुरूप पुरुषों को देखता है, लेकिन इसमें एक राजसी पर्वत शिखर है जो बलंचोपाई से कमतर नहीं है। मूलतः वे सभी यह अजीब अभिव्यक्ति दिखाते हैं, विशेषकर यू शियाओगेन जो सबसे बदसूरत थी, सबसे आगे चल रही थी। डुआन, डुआन उसके चलने की गति के साथ ही लयबद्ध ताल भी था। यदि ये दृश्य किसी प्यारी सी दिखने वाली सुंदरता के साथ होता तो यह निश्चित रूप से अनगिनत पुरुषों को हंसाता। लेकिन जब ये दृश्य बदसूरत आदमी यू शियाओगेन के साथ घटित होगा तो ये केवल लोगों को भयभीत कर देगा। फ्लैंडर्स ने भी देखा कि इस समय कुछ गलत था। हाँ, ये सही नहीं है। इनके बारे में चिंता मत करो, यू शियाओगांग जो बड़े दृश्यों के आदी हैं ने शांति से कहा, अगर वे चाहे तो उन्हें देखने दे, जब तक कि हमारे उद्देश्य को प्रभावित नहीं करता है। फ्लैंडर्स और झाओ गुंजी ने कहा कि निश्चित रूप से वे इस सच्चाई को समझते हैं, लेकिन इस तरह की नजर से देखा जाना, यह आपकी पीठ पर रोशनी, आपके गले में एक गांठ और पिन और सुइयों पर बैठने की भावना जैसा है। जब मैं सर्विस डेस्क पर आया तो सावधानी बरतें और शांत आचरण बनाए रखें। सर्विस डेस्क पर रिसेप्शनिस्ट ने अपना सिर उठाया। तीनों लोगों के आंकड़े देखने के बाद मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो फिर ऊपर देखो, तीनों लोगों के चेहरे देखकर मैं दंग रह गया। आखिर क्या बात है? मैंने मूल रूप से सोचा था कि 3 बड़ी सुंदरियां आ रही थी। 3 आए, बिग एक्स माचो, क्या ये 3 लोग राक्षस हैं? ये कौन सी नस्ल है? यहाँ आओ, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? फ्लैंडर्स ने दाई मुबाई और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा। श्रेक में हर कोई स्तब्ध है। बिना सोचे समझे मैं उन तीनों के पास गया और उनका संबंधित पंजीकरण पूरा किया। प्रतियोगिता क्षेत्र में चलते समय मां होंगजुन से और सहन नहीं कर सके और कहा, डीन, अब आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। क्या आप इसे स्वयं महसूस नहीं कर सकते?
फ्लैंडर्स ने उसकी ओर देखा। क्या समस्या है? ये बिल्कुल पिछले मास्टर की समस्या की तरह है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, माँ होंगजुन ने उसकी छाती की मांसपेशियों की ओर इशारा किया। फ्लैंडर्स ने शांति से कहा, मुझे पता है कि पहले कुछ गड़बड़ थी, लेकिन इसे सुलझा लिया गया है। हल हो गया। माँ होंगजुन ने फ्लैंडर्स की छाती की मांसपेशियों को असमंजस में देखा और कहा, नहीं, ठीक है। इससे पहले कि माँ होंगजुन कुछ कह पाते, उद्घोषक की ओर से एक नोटिस आया। अगले दौर में कृपया ईविल फायर फीनिक्स खिलाड़ियों को स्पिरिट बैटल में भाग लेने के लिए नंबर अरेना में आमंत्रित करें। माँ होंगजुन अवाक रह गए। ये बहुत तेज है। शिक्षक, मैं पहले जाऊंगा। आपकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। इतना कहने के बाद माँ होंगजुन ने और कुछ कहने की परवाह नहीं की और जल्दी से चली गई। और बाकी सभी लोग भी एक के बाद एक चले गए क्योंकि वे अपनी आत्मा की लड़ाई में भाग लेना चाहते थे। केवल झाओ युलान के 3 लोग ही देखने के क्षेत्र में बचे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। नहीं सुलझा। फ्लैंडर्स ने भौहें चढ़ाकर कहा, समाधान न होने से उसका क्या मतलब है? यही शाब्दिक अर्थ है ना? झाओ जी ने फ्लैंडर्स को कुछ भ्रम के साथ देखा, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत सामान्य हैं, बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं। क्या ये संभव है कि यह लड़का होंगजुन मुझे चिढ़ा रहा है? फ्लैंडर्स ने उस दिशा की ओर देखा जिस दिशा में माँ होंगजुन ने छोड़ा था। शायद नहीं। इस समय झाओ जी को अंततः देर से कुछ समझ में आया। हम सभी उस बच्चे को जानते हैं, उसमें हमें चिढ़ाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए फ्लैंडर्स, आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, ये हल नहीं हुआ है। ये गलत है। यदि इसे हल नहीं किया गया होता, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन आप इस पर ध्यान दे सकते थे, है ना? फ्लैंडर्स ने पूछा। झाओ जी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। तब केवल एक ही संभावना है। क्या? उनके हाव भाव देखकर फ्लैंडर्स को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। झाओ जी ने उसे और यू शियाओगेन को आगे पीछे देखा और कहा, हम तीनों सामान्य नहीं हैं। इस टिप्पणी के साथ फ्लैंडर और यू शियाओगेन दोनों हैरान थे। तीनों असामान्य हैं। केवल जब हम सभी असामान्य होंगे तो हम ध्यान नहीं देंगे कि हमारे और दूसरों के साथ कुछ गलत है। झाओ जी ने कहा, इससे ये भी पता चल सकता है कि ये बच्चे आज इतने असामान्य क्यों हैं और वे लोग हमें उस नजर से क्यों देखते हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 112 भाग्य ऊंचे और निचले होते हैं। अध्याय 112 भाग्य ऊंचे और निचले होते हैं। फ्लैंडर और यू शियाओगेन दोनों थोड़े भ्रमित थे। अगर झाओ जी ने जो कहा वह सच है, तो आज रात जो हुआ उसे समझाया जा सकता है। कोई रास्ता नहीं। हम तीनों को कुछ कैसे हो सकता है? जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, फ्लैंडर्स ने झाओ जी और यू शियाओगेन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन अब वे सभी इंजेफेल से प्रभावित हैं और अपनी और अन्य प्रभावित लोगों की स्थिति पर ध्यान देने में असमर्थ हैं। इसलिए जब फ्लैंडर्स छूने के लिए आगे बढ़े, तो वह केवल हवा को छू सके। शायद यह वैसा ही है जैसा आपने कहा था, हम सभी अब परेशानी में हैं। फ्लैंडर्स ने अपना हाथ वापस ले लिया। उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत थी। लेकिन क्यों? यू शियाओगांग ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यह वैसा ही है जैसा शिक्षक झाओ ने कहा था, फ्लैंडर्स, आपने मुझे अपना गुस्सा निकालने में मदद की, इसलिए मैं सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन आप में लक्षण विकसित हो गए। लेकिन इस बार तो तुमने ही अपना गुस्सा खुद पर निकाला। शिक्षक झाओ और मैंने आपको पूरे समय नहीं छुआ, लेकिन न केवल आपके लक्षण फिर से क्यों दिखाई दिए, बल्कि हम दोनों के लक्षण भी दिखाई दिए। फ्लैंडर्स का सिर बड़ा था। आपने मुझसे पूछा कि मैंने किससे पूछा, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? झाओ जी ने कहा, क्या यह संभव है कि इस तरह के लक्षण के लिए सामान्य नियम यह है कि अगर कोई इसे अपने आप बाहर आने देता है, तो वे साथ-साथ अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर देंगे। यू शियाओगेंग और फ्लैंडर्स दोनों स्तब्ध रह गए और फिर एक सुर में सिर हिलाया। ये संभव है। फ्लैंडर्स ने पहले और बाद में क्या हुआ, इसके बारे में हर विवरण पर ध्यानपूर्वक विचार किया। फिर उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि यह मामला है। इसलिए यदि आप इस लक्षण को स्वयं हल नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसे हल करने में मदद के लिए दूसरों से पूछना होगा। यू शियाओगेंग तुरंत अवाक रह गया, लेकिन समस्या को हल करने में हमारी मदद करने के लिए कौन स्वतंत्र होगा? एक बार जब वे मदद करेंगे, हालांकि हम सामान्य स्थिति में लौट सकते हैं, उनमें लक्षण होंगे। इस समय झाओ जी ने अचानक अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और उसकी आंखें चमक उठी। मुझे पता है कि क्या करना है। यू शियाओगेंग और फ्लैंडर्स ने एक ही समय में उसकी ओर देखा। झाओ जी ने कहा, हमें पुरुषों से मदद क्यों मांगनी पड़ती है? इस वाक्य ने तुरंत यू शियाओगेंग और फ्लैंडर्स को जगा दिया और दोनों ने अपनी जांघों पर थप्पड़ मारा। हाँ, वे सभी एक निश्चित मानसिकता में फंसे हुए हैं। आपको किसी आदमी से मदद क्यों मांगनी पड़ती है? आपको दाई मोबाई और अन्य लोगों से मदद के लिए क्यों पूछना पड़ता है? किसी महिला से ही मदद क्यों नहीं मांगी जाती? कितना आसान। ऐसी बहुत सी महिलाएं नहीं हैं जो अपने पहाड़ों को और अधिक भव्य बनाना चाहती हों। उन्हें ऐसा कदम उठाने दीजिए जिससे न केवल उनकी परेशानियां दूर हो सके, बल्कि वे अमीर भी बन जाएं। वे निश्चित रूप से खुश होंगे। आखिरकार ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इस दुनिया में एक्स को समृद्ध कर सके। इतिहास में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कौशल नहीं था जो महिलाओं को बड़ा बना सके, लेकिन केवल एक ही दर्ज किया गया था और वह लंबे समय तक भूमि खो गया था। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चल दर बार पर जाओ। फ्लैंडर्स ने अपना हाथ लहराया। एक मिनट रुको। यू शियाओगेंग ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। अगर हमारे लक्षण वास्तव में स्पष्ट हैं, तो क्या अगर हम बॉक्स की जांच करने जाएं तो ये बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा? क्या हम अब और बूढ़े बने रहना चाहते हैं? जैसे ही ये शब्द सामने आए, फ्लैंडर्स और झाओ जी शांत हो गए। फ्लैंडर्स की दुकान से यहाँ तक चलते हुए मुझे बहुत सी अजीब नजरों का सामना करना पड़ा है, जो मुझे मानने के लिए काफी है। यदि आप बॉक्स को दोबारा चेक करते हैं, लानत है, शीर्ष कब मर चुका है, हमें क्या करना चाहिए? झाओ जी ने पूछा। यू शियाओगेंग ने बात करना बंद कर दिया और आगे बढ़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए झिझके। एक शिक्षक के रूप में बिना अनुमति के छात्रों के आंकड़ों के बारे में बात करना बहुत गंदा और अभद्र व्यवहार है, लेकिन अब जब स्थिति विशेष है, तो मैं इसे सीधे कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो और निंगरोंगरों के आंकड़े स्पष्ट नहीं है। अगर हम उन्हें मौका दें, तो शायद वे मदद करने को तैयार होंगे। फ्लैंडर्स और झाओ जी ने ये सुनने के तुरंत बाद सिर हिलाया। ये समझ में आता है। हालांकि जियो और निंगरोंग अच्छे दिखने वाले हैं, लेकिन उनके फिगर वास्तव में दबंग जूस जितने अच्छे नहीं हैं। उनसे मदद मांगना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मौका हो तो शायद आप पहले उनसे पूछ सकते हैं। जहां तक मदद करने या न करने का सवाल है, तो उन्हें स्वयं निर्णय लेने दें। गैस छोड़ने के लिए उन्हें बस झाओ युलान और अन्य लोगों की छाती की मांसपेशियों पर किसी नुकीली चीज से वार करना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस कोण से देखते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि उन तीनों ने कुछ देर तक चुपचाप सोचने के बाद यू शियाओगांग ने सबसे पहले अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ। हम नहीं जानते कि क्या होगा यदि ये लक्षण अंत तक बना रहेगा। यदि यह फट जाएगा और मर जाएगा, तो यह उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब हमारे पास जो लक्षण है, उन्हें हल करना होगा। अगर हल नहीं किया गया, तो इससे बच्चों को परेशानी होगी। तो फ्लैंडर्स और झाओ जी ने यू शियाओगेंग को देखा। यू शियाओगेंग की आंखें धीरे-धीरे कठोर हो गईं। जाओ और बाढ़ को हुक करो। झाओ जी और फ्लैंडर्स दोनों स्तब्ध थे। अभी उसने कहा कि उसे नहीं पता कि भविष्य में वह विस्फोट करेगा और मर जाएगा, और फिर उसने कहा कि वह बाढ़ पर जाना चाहता है। क्या कांटे पर फंसी स्त्री का जीवन एक जीवन नहीं है? जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वे छोटी-छोटी बातों पर अड़े नहीं रहते। यू शियाओगेंग ने कहा, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, ये काम नहीं करेगी। आप एक राक्षस नहीं बनना चाहते जो जीवन भर दूसरे लोगों की अजीब नजरों को झेलता रहे, ठीक है? आप अंत में विस्फोट करके मरना नहीं चाहते, है ना? ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है। चलो अब चलते हैं। फ्लैंडर्स ने कहा, लेकिन मुझे अपने कपड़े बदलने की जरूरत है। अधिमानतः एक बहुत ढीला वस्त्र जो मेरे चेहरे को ढक सके। झाओ जी ने कहा, वास्तव में झाओ युलान तीनों में से कोई भी दयालु व्यक्ति नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने यह विचार त्याग दिया कि एक वाली औरत का जीवन भी एक जीवन है। लोग ऊंच नीच का भेद लेकर पैदा होते हैं। हालांकि गोलन महिला का जीवन भी जीवन है, लेकिन दुर्भाग्य से यह उनके जीवन जितना कीमती नहीं है। इसके अलावा विस्फोट से मौत सिर्फ उनका अनुमान है, और इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर वास्तव में विस्फोट होगा। यदि वे विस्फोट नहीं करते हैं, तो वे बिना कुछ लिए हॉट फिगर हासिल कर लेंगे। क्या ये सुंदर नहीं होगा? यू शियाओगेंग ने स्टोरेज सोल गाइड से कुछ वस्त्र निकाले और उन तीनों को पहनाए। फिर जल्दी से बड़ी आत्मा से लड़ने वाले क्षेत्र को छोड़ दिया और सीधे गोलान चला गया। ऐसा हुआ कि इस समय झांग तियानी की आत्मा की लड़ाई खत्म हो गई थी। मारोडा के मानचित्र से संकेत प्राप्त करने के बाद उन्होंने मानचित्र पर 3 लोगों झाओ युलान को देखा, जो गोलान की ओर भाग रहे थे। झांग तियानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह मन ही मन हंसा। ऐसा लगता है कि अंततः उन्हें कोई समाधान मिल गया। अफसोस, मुझे अब ये पता चलने की उम्मीद नहीं थी कि मैंने वास्तव में उन्हें ज्यादा महत्व दिया था। हुआ यूं कि मैं इस फ्रॉक के साथ खेलते-खेलते थक गया था। इंडिफिलर की समस्या हल करने के बाद उन्होंने यू शियाओगेंग को एक नया जीवन दिया। जहां तक सवाल है कि क्या प्रो इंडिफिलर अंततः लोगों के विस्फोट और मरने का कारण बनेगा? उत्तर है नहीं। इसके प्रभाव में एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर इसका विस्तार रुक जाएगा और यह कभी भी जीवन के लिए खतरा नहीं होगा। गैर घातक लगभग सभी ड्रामा प्रॉप्स का एक सामान्य गुण है। ये प्रॉप वास्तव में मजेदार है। झांग तियानी ने अपने दिल में कहा, मैं इसे भविष्य में जियोबू, निंगरोंग और हुलियाना को दे सकता हूं। झू छुकुंग और लियू एलोन के बारे में क्या? सिस्टम ने पूछा। उनके बुनियादी कौशल के आधार पर ये सहारा प्रभावी नहीं होना चाहिए, ठीक है? यदि ये दोबारा काम करता है, तो यह वास्तव में किसी को मार डालेगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 113 नया पेंडेंट ऑस्कर। अध्याय 113 नया पेंडेंट ऑस्कर। करीब 2 घंटे बाद सभी ने अपनी आत्मा की लड़ाई समाप्त कर ली थी और बड़े आत्मा लड़ाई के मैदान के द्वार पर एकत्र हुए थे। झाओ युलान और अन्य 3 ने भी अपनी ऊर्जा जारी करने की अपनी योजना पूरी की और बड़ी राह के साथ सोल फाइटिंग एरेना में लौट आए और श्रेक और अन्य को गेट पर देखा। ये देखकर कि ये तीनों लोग सामान्य स्थिति में आ गए थे, श्रेक में हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। डीन, शिक्षक, क्या आप वापस सामान्य हो गए हैं? दाई मोबाई ने पूछा। झाओ युलान और उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फ्लैंडर्स ने कहा, ये सच प्रतीत होता है। हाँ, अब हम पूरी तरह से सामान्य स्थिति में लौट आए हैं। हालांकि श्रेक में हर कोई बहुत खुश नहीं लग रहा था। डीन, क्या आप निश्चित हैं कि इस बार आप वास्तव में सामान्य स्थिति में वापस आ गए हैं? ऑस्कर ने सावधानी से पूछा। झाओ युलान और वे तीनों 2 सेकंड के लिए चुप रहे। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ऑस्कर ने ये सवाल क्यों पूछा। झाओ जी ने कहा, ठीक है, इस बार ये वास्तव में सामान्य हो गया है। फ्लैंडर्स ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ पर कभी प्रसारित नहीं होगा। इन छोटे बच्चों के साथ घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब आप समझ गए हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं, तो बस उन्हें एक उत्तर दीजिए जो उन्हें आश्वस्त करेगा। फ्लैंडर्स की बातें सुनने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि इस बार समस्या वास्तव में हल हो गई है। वास्तव में दाई मोबाई और दूसरों को अपनी गेंदों में दर्द महसूस होने का कारण सिर्फ लक्षण नहीं है। इस लक्षण के प्रकट होने के बाद इसके प्रति दृष्टिकोण भी होता है। जाहिर तौर पर दूसरे लोग देख सकते हैं कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें खुद इसका एहसास नहीं होता है।
दाई मोबाइल और अन्य लोगों ने सोचा कि यह संभव है कि वे इससे अनजान हों। इसलिए यदि दाई मोबाइल और अन्य लोगों के साथ ऐसा होता है तो उनके लिए जो चेहरे को बहुत गंभीरता से लेते हैं उनकी सामाजिक स्थिति बेहद ऊंची होगी। ठीक है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब सब वापस जाओ और अच्छा आराम करो। कल पूरी जीत हासिल करने की कोशिश करो। समस्या को हल करने के बाद फ्लेंडर्स अच्छे मूड में थे और हंसे। सभी ने सिर हिलाया और होटल की ओर चल दिए। टिप, मिशन को सक्रिय करें। बेहतर इलाज के हकदार हैं। मिशन का लक्ष्य टैंसेन को फंसाना। टैंसेन सिर्फ गंजा नहीं हो सकता, उसे कुछ बेहतर उपचार की भी जरूरत है। मिशन इनाम, आत्मिक शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये टैंसेन को चकमा देने का एक और मिशन है। तानसान, मैं इंतजार नहीं कर सकता। झाओ युलान से अलग होने और होटल लौटने के बाद माहौल अतीत की शांति और शांति में लौट आया। दाई मोबाइल और झूठ झूठी के पूरी तरह से अलग हो जाने के बाद उन दोनों ने अपनी गाड़ी खोल ली और उनका रिश्ता पहले जैसा ठंडा नहीं रहा। और दाई मोबाइल ने अंततः अपने स्वभाव को फिर से मुक्त कर लिया। इसलिए वह आज रात माहूंग के साथ होटल से चला गया और उसका ठिकाना अज्ञात है। वास्तव में आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन दो लोगों के पेशाब के साथ ही बिना बॉक्स चेक किए कहां जा सकते हैं। लेकिन झांग प्यानी थोड़ा भ्रमित था। माहूंग को अब महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वह संबंध क्यों बनाने जा रहे हैं। इसमें पिछली बार भी दुखी से मिलने की साजिश रची गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें समझ आया कि माहूंग शायद बत्तखें गिन रहे थे। अच्छा आदमी, बत्तखों की गिनती करना बहुत अच्छा है। सिस्टम ने शिकायत की। चलो आओ गिने 2 4 6 7 8 क्या गलत है? क्या ये संभव नहीं है? क्या माहूंग थोड़ा बच्चों जैसा नहीं हो सकता? झांग प्यानी ने पूछा। अगर आपको ये भी नहीं लगता कि ये स्वस्थ है तो मुझे नहीं पता कि आप कितने विचारशील हैं। गंदा लड़की, सिस्टम ने कहा। अफसोस, बॉस दाई और माहूंग फिर से खेलने के लिए बाहर चले गए। कमरे में टैंसेन पहले ही ध्यान अभ्यास में प्रवेश कर चुका था और ऑस्कर ने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा, यह अफसोस की बात है कि मेरी शारीरिक स्थिति विशेष है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उनके साथ जाता। क्या हुआ? इसे अब नहीं रोक सकते? झांग प्यानी ने पूछा। ऑस्कर ने कंधे उचकाए। वह वास्तव में अब थोड़ा हताश है क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि निम्रोन का पीछा करना शायद सवाल से बाहर है। लेकिन वह बहुत सहनशील है। यदि आपके बाबू संप्रदाय की छोटी राजकुमारी का पीछा नहीं कर सकते हैं तो आप अभी भी त्यागो शाही परिवार की सोई या जिंदुओ शाही परिवार की सोई का पीछा कर सकते हैं। यदि यह काम नहीं करता है तो हुक में फंसी राजकुमारी पहले इसे कर सकती है। आखिरकार वे सभी राजकुमारियां हैं। वह ऑस्कर नहीं चुनते। ऑस्कर ने तानसान और झांग प्यानी की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, मैं वास्तव में आप दोनों को नहीं देख सकता। हम दोनों अपने चरम पर हैं, युवा और भावुक हैं। अगर आप दिन कुछ नहीं करते हैं तो आप दोनों इसे कैसे बनाए रखेंगे? मुझे इसे रोकने की जरूरत नहीं है। मेरी ईरान यहाँ है। बस इसके बारे में मत सोचो। झांग प्यानी ने कहा, जीवन में कई सार्थक चीजें हैं और पुरुषों और महिलाओं के बीच की चीजें उनमें से सिर्फ एक है। ऑस्कर, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ भाई, अगर किसी आदमी के पास कुछ लक्ष्य है तो वह हमेशा निश्चित शरीर के बारे में नहीं सोच सकता है। कुछ मेरा लक्ष्य अभ्यास करना है। अभ्यास के बाद मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसे करने में मुझे खुशी होगी। ऑस्कर बुरी तरह मुस्कुराया। झांग प्यानी के करीब झुका और फुसफुसाया, मुझे लगता है कि आसान सिर्फ एक बिच्छू है और उसे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम दोनों भी क्यों नहीं खेलना चाहते? झांग प्यानी ने उसकी ओर देखा। ऐसा मत करो, मैंने स्प्रिंग एंड ऑटम पढ़ा है। आह, वसंत और शरद ऋतु क्या है? ऑस्कर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बुरी तरह मुस्कुराया। अरे प्यानी, आप शायद उस तरह की खुशी को नहीं जानते हैं, इसलिए आप इसे खारिज कर देते हैं। यदि तुम एक बार मेरे साथ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार जब तुम रहस्य समझ जाओगे तो तुम निश्चित रूप से भविष्य में हर दिन वहां जाना चाहोगे। झांग प्यानी ने एक चंचल अभिव्यक्ति दिखाई। जियो जियो, आप इसे निजी दृष्टि से देखते हैं। हालांकि मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, मैं आमतौर पर समझता हूं कि क्या हो रहा है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लड़कियों में तुमसे कम दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमारी भी चिंता यह है कि मेरा ऊपरी शरीर निचले शरीर को नियंत्रित करता है और हो सकता है कि तुम इसके विपरीत हो। ऑस्कर की गेंदों में दर्द हुआ। ठीक है, तुम महान हो, मैं सिर्फ एक बदबूदार गुंडा हूं। ठीक है, वो सचमुच डर में है क्योंकि वह वास्तव में दाई मोबाइल और माहूंग के साथ खेलना चाहता था। मुझे याद है कि जब झांग प्यानी और अन्य लोग नहीं आए थे तो वे तीनों गोलान के नियमित ग्राहक थे। झांग प्यानी और अन्य लोगों के आने के बाद क्योंकि वे झूठ झूठी और निम्न के सामने दिखावा करना चाहते थे, इसलिए दाई मोबाइल और ऑस्कर ने खुद को अच्छे व्यवहार वाले और निर्दोष युवा दिखाया है। अब जबकि उसके और निम्न के पास कोई मौका नहीं है, वह अपना असली रंग दिखाएगा। मूल रूप से वह झांग प्यानी से अपने शरीर में मृत्यु ऊर्जा का एक अंश इंजेक्ट करवा सकता था और फिर खेलने के लिए बाहर जा सकता था। हालांकि मृत्यु ऊर्जा को सीधे इंजेक्ट करने से उसके शरीर को बहुत अधिक नुकसान होगा। इन दिनों के प्रयोगों के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मृत्यु ऊर्जा को इंजेक्ट करने पर उसकी जीवन ऊर्जा खपत दर मृत्यु ऊर्जा को इंजेक्ट न करने की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक है। अर्थात यदि वह हुआन की काली मृत्यु ऊर्जा की सीमा के भीतर वर्षों तक जीवित रह सकता है, फिर यदि मृत्यु ऊर्जा उसमें डाल दी जाए तो वह केवल 2 या 3 साल तक ही जीवित रह सकता है। इसके अलावा हर बार जब मृत्यु ऊर्जा का अंतःक्षेपण किया जाता है तो जीवन ऊर्जा का ह्रास पिछली बार की तुलना में अधिक तेजी से होगा। तो अब ऑस्कर लगभग झांग प्यानी से बंधा हुआ है और आसानी से अकेले कार्य करने की हिम्मत नहीं करता है। इस अध्याय का अंत अध्याय 114 जीवन और मृत्यु नियति है। अध्याय 114 जीवन और मृत्यु नियति है। इसलिए वह झांग प्यानी को अपने साथ गोलान जाने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन झांग प्यानी जीवन और मृत्यु से असहमत थे, इसलिए उनके पास बिस्तर पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके लिए जीवन के केवल 3 ही अर्थ हैं, अभ्यास करना, लड़कियों को उठाना और सोना। तानसेन को देखते हुए जो बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे थे, बूढ़े देवता के साथ अभ्यास कर रहे थे, झांग प्यानी भी करवट लेकर बिस्तर पर चले गए। आप तानसेन को धोखा देने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते। आपको इसे वैसे ही करना होगा जैसे आपने इस बार यू शाओलिन के साथ किया था, बिना किसी को ध्यान दिए चीजों को मॉइस्चराइज करना और इसे चुपचाप करना। इस तरह आप अपना ठिकाना पूरी तरह छुपा सकते हैं और दूसरों को आप पर संदेह करने से रोक सकते हैं। आधी रात को झांग प्यानी जाग गया। इसके अलावा कोई कारण नहीं था कि मैंने एक ऐसा सपना देखा जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं था। अफसोस, क्या गैंग और मेन हीरान कुछ दिनों से मौज मस्ती नहीं कर रहे थे। हम अभी ऐसा सपना क्यों देख रहे हैं? टीएसके। ठीक है, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वह होना चाहे। कमरे को स्कैन करें। टैंसेन ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और बिस्तर पर सो रहा है और ऑस्कर सुअर की तरह खर्राटे भरने लगा। झांग प्यानी अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गया, फिर दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरी आंख के कोने से मैंने देखा कि मेरे बगल में लड़कियों के कमरे के दरवाजे पर रेलिंग के पास एक आकृति खड़ी है। पलट कर देखो, ऐसी सुंदर और शक्तिशाली शारीरिक रेखाओं के साथ झू झुकी नहीं तो और कौन हो सकता है? जब उसने झू झुकी की ओर देखा तो झू झुकी ने भी उसकी ओर देखा। झांग प्यानी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? झू झुकी ने चुपचाप से हिलाया और फिर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अपनी उंगली बढ़ाई और अपने सिर के ऊपर की ओर इशारा किया। झांग प्यानी ने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई और होटल की छत को देखा। झू झुकी हल्के से कूदे और हल्के से छत पर चढ़ गए। झांग प्यानी ने सिस्टम से लड़कियों के कमरे को स्कैन करने के लिए कहा। जियो और निंग दोनों सोरों की तरह सोए थे, इसलिए झांग प्यानी भी चुपचाप छत पर उड़ गया। छत पर रात की हवा धीरे-धीरे चल रही थी और सोटो सिटी के मसालों की अनूठी सुगंध दूर चमकदार रोशनी वाले स्ट्रीट नाइट मार्केट से भर रही थी, जहां दुनिया में आतिशबाजी की तस्वीर थी। क्या तुम्हें अभी अकादमी का वो समय याद है? झू झुकी ने धीरे से पूछा। आह, याद है, झांग प्यानी ने कहा। घर ढह गया। झू झुकी मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और उसके कोमल सफेद चेहरे पर दिल की गहराई से प्रसन्न मुस्कान का संकेत था। तभी उसकी आंखों में अकेलेपन का आभास हुआ और उसने धीरे से आंख भरते हुए कहा, तब से बहुत समय हो गया है। झांग प्यानी ने उसकी ओर देखा, सोच रही थी कि इसे उसका क्या मतलब है। उसने झांग प्यानी की ओर भी देखा, उसकी आंखें हजारों शब्दों से भर गईं और फिर कहा, लंबे समय के बाद मुझे आखिरकार आपके साथ बैठने और चंद्रमा को देखने और बातचीत करने का अवसर मिला। झांग प्यानी ने कहा, ऐसा मत कहो, ऐसा लगता है जैसे मैं कई कामों में व्यस्त रहती हूं। झू झुकी ने दूर से चमकते रात के बाजार को देखा और पूछा, क्या आप मेरे साथ टहलने के लिए चल सकते हैं? झांग प्यानी ने सिर हिलाया, ठीक है, ऐसा ही होता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। उसी समय उसने अपने दिल में बुदबुदाया, दिक्कत है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे तुमने इसे अपने पिछले जीवन में देखा है? पिछले जीवन में मैं अक्सर रात में रात के बाजार में जाता था। क्या इस जीवन की कथानक रेखा भी पिछले जीवन की तरह ही होगी? नहीं, शायद नहीं। उन्होंने इस जीवन में पियानो और लाउडूस का सामना नहीं किया और उन्होंने गोली की हत्या भी बहुत गुप्त रूप से की, इसलिए निम्न पर रात में हमला किया गया कि साजिश को दोबारा शुरू नहीं किया जाना चाहिए। झू झुकी ने अचानक शरारती अभिव्यक्ति के साथ पूछा, तो क्या आपको जियो को जगाने के लिए मेरी जरूरत है? झांग प्यानी ने अपना हाथ लहराया, भूल जाओ, अगर मैंने उसे जगाया तो वह मुझे मार डालेगी। क्या तुम्हें उसकी गलतफहमी का डर नहीं है? झू झुकी ने फिर पूछा। यहाँ यह आता है, प्रस्ताव वितरण यहाँ फिर से है। ये छोटी लड़की झू झुकी को वास्तव में प्रश्न पूछना और जवाब देना पसंद है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें? क्या आप जियो की गलतफहमी से नहीं डरते? वह झांग प्यानी एक बदमाश है। अब जबकि झू झुकी ने दाई मोबाइल के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ लिया है, ये भी संभव है कि वह सीधे झांग प्यानी के साथ संबंध तोड़ ले। क्या आपको डर है कि जियो गलत समझेगा? तो मत जाओ और झू झुकी के साथ फिर से अकेले मत रहो। तो ऐसा लगता है कि कोई भी उत्तर सही नहीं है, लेकिन झांग प्यानी कौन है? वह महाबदमाश है। नहीं, परम प्रेम संत। वह एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पिकिंग अप टेक्निक्स से परिचित है और लड़कियों से निपटने की हर तकनीक से परिचित है, इसलिए वह उन्हें अपनी उंगलियों पर उठा सकता है। तो उसने झू झुकी को बेहद सच्ची निगाहों से देखा और गंभीरता से कहा, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा लड़का, सिस्टम आश्वस्त था। क्या आप किसी लड़की से निपटने के लिए यही कहते हैं? यदि आप नहीं जाते हैं तो आपके जाने पर लोगों को आश्चर्य नहीं होगा। और चूंकि आप नहीं जा सकते, स्पष्ट रूप से कहे तो क्या आप अभी भी जियो की गलतफहमी के बारे में चिंतित नहीं हैं? बस इंतजार करो और देखो। झांग प्यानी ने मन ही मन हंसते हुए कहा, एल्वी और एल्वी के बीच यही अंतर है। सिस्टम को समझ नहीं आया। जब झू झुकी ने सुना कि झांग प्यानी नहीं जा रहा है तो उसकी आंखों में अचानक अकेलेपन की झलक आ गई। कहा, जैसा कि अपेक्षित था, बेहतर होगा कि मैं उसे जगा दूं। झांग प्यानी ने पूछा, क्या आप उसे जगाना चाहते हैं? झू झुकी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या बात है? क्या उसने इस प्रश्न को फिर से उछाल दिया? सिस्टम को एहसास हुआ कि झांग प्यानी के शब्द सरल नहीं थे। ये पता चला कि झांग प्यानी के शब्द सिर्फ एक या दो वाक्य नहीं है, बल्कि पूरा सेट है।
मैं नहीं जाऊंगा। इस बयानबाजी का सिर्फ शुरुआती बिंदु है। झांग तियानी ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अगर मैं ही भावुक हो रहा हूं तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। झू झुकी ने अपना सिर नीचे किया और कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। आप भावुक नहीं हो रहे हैं। शायद यह मैं ही हूं जो भावुक हो रहा हूं। चलो, मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा। झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस आपके साथ रहने जा रहा हूं। क्या यह संभव है कि मैं कोई गंभीर अपराध करूंगा? झू झुकी ने अपना सिर उठाया और झांग तियानी की ओर देखा। कुछ सेकंड तक झांग तियानी की आंखों में देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया। धन्यवाद। झांग तियानी ने अपना हाथ लहराया और दो मायावी तलवारें हवा से प्रकट हुई। दोनों ने उन पर कदम रखा और सीधे रात के बाजार की ओर उड़ गए। जहां तक हुआन क्वान के शरीर की बात है, ऑस्कर के बालों के विकास को रोकने के लिए उसे झांग तियानी ने होटल के कमरे में छोड़ दिया था। वह ऑस्कर में बहुत अधिक मृत्यु ऊर्जा नहीं डालना चाहता था। आखिरकार अगर वह उसे जल्दी मार देता तो एक खिलौना कम हो जाता। मानव आतिशबाजी से भरे रात के बाजार में झुकी के साथ घूमते हुए झांग तियानी को ऐसा लगा जैसे वह अपने पिछले जीवन में लौट आया हो। पिछले जन्म में भी दोनों इसी तरह हलचल भरी सड़क से गुजरे थे और हर तरह का जीवन देखा था। तुम्हें पता है, कभी-कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं एक आत्मा गुरु नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति होता। झू झुकी ने कहा, तो क्या आप दूर-दराज के गांव में किसी ऐसे व्यक्ति को पा सकते हैं जिसे आप नफरत न करते हो और एक शांत और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें? झांग तियानी ने पूछा। झू झुकी ने सिर हिलाया। झांग तियानी ने कहा, लेकिन क्या होगा अगर एक दिन खतरा आ जाए? जीवन और मृत्यु नियति है। झू झुकी ने उत्तर दिया, तो स्वतंत्रता या संयम दोनों ही नियति है। झांग तियानी ने पूछा, अगर यह नियति है तो आप कैसे विरोध कर सकते हैं? एकमात्र तरीका है मजबूत बनना और मजबूत होते रहना। झू झुकी ने कहा, तो ये फिर से आपके मूल विचार का खंडन करता है। झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा। झू झुकी ने एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर कुछ हद तक आत्मग्लानि से मुस्कुराए और पूछा, फिर वो कौन सा जीवन है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा तरसते हैं? इस अध्याय का अंत। अध्याय 115 कुत्ता तंत्र अकेला छोड़े जाने को तैयार नहीं है। अध्याय 115 कुत्ता तंत्र अकेला छोड़े जाने को तैयार नहीं है। वह जीवन जिसकी मुझे सर्वाधिक अभिलाषा है। झांग तियानी ने दूर की ओर देखा और कहा, वहां कई घर और एक बड़ा आंगन है। झू झुकी शांति से मुस्कुराए, क्या यह मेरे विचार के समान नहीं है? झांग तियानी ने आगे कहा, फिर आंगन की दीवार 5 मीटर ऊंची और 3 मीटर मोटी है। ये कंक्रीट और स्टील की सलाखों से बनी है। दीवार के शीर्ष पर एक कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई है और बिजली जुड़ी हुई है। आंगन के प्रत्येक कोने पर एक वॉच टावर है जिस पर गार्ड और स्नाइपर्स खड़े हैं। झू झुकी सिस्टम अच्छी आदमी, क्या तुम्हें जेल पसंद है? झांग तियानी ने जारी रखा, आप प्यार में सब्जियां और अनाज उगा सकते हैं और सब्जी के खेत के बगल में एक मछली तालाब है। मछली तालाब में गंदे पानी का उपयोग परिसंचरण प्रणाली के माध्यम से सब्जी के खेत को सींचने के लिए किया जा सकता है और परिसंचरण और निस्पंदन के बाद साफ पानी फिर से मछली तालाब में लौट आता है जिससे पारिस्थितिक सहजीवन पूरा होता है। उद्धरण चिन्ह। सब्जी के खेत की दूसरी तरफ आपातकालीन स्थिति में चीनी हर्बल दवा उगाने के लिए एक औषधीय उद्यान खोला जा सकता है। पिछवाड़े को एक प्रजनन बाड़ के साथ खोला गया है जहां मुर्गियां, सुअर, भेड़ और अन्य पशुधन पाले जा सकते हैं। घर की सुरक्षा के लिए आंगन में शिकारी कुत्ते हैं और हथियार और उपकरण बनाने और मरम्मत करने के लिए कार्यशालाएं हैं। साथ ही विशेष सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं भी हैं। बेशक स्वच्छ और सुरक्षित भूमिगत जल स्रोत उपलब्ध कराने के लिए कोई होने चाहिए। झू झुकी में हर कोई अवाक रह गया। ये किस बारे में बात कर रहा है? आप समझ क्यों नहीं पाते? सिस्टम ने समझा और शिकायत की, क्या आप नहीं कह सकते कि आप एक प्रलयकालीन उत्तरजीविता आधार चाहते हैं? झू झुकी को समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। तुम्हारे कहने पर भी वह नहीं समझेगी। झांग तियानी ने झू झुकी को देखा और वह वास्तव में भ्रमित थी। स्पष्ट रूप से कहे तो मैं बस एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जहां मुझे सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में चिंता न करनी पड़े, जहां मैं एकांत में रह सकूं, आत्मनिर्भर और लापरवाह रह सकूं। झू झुकी को आखिरकार यह वाक्य समझ में आ गया। उसकी अभिव्यक्ति धीरे-धीरे सामान्य हो गई और उसने कहा, दूसरे शब्दों में हमारे सपनों का जीवन वास्तव में बहुत समान है। बात सिर्फ इतनी है कि आप इसके बारे में मुझसे अधिक सोच समझकर और अधिक विस्तार से सोचते हैं। झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अगर मौका मिले तो आइए हम भविष्य में एक साथ वह जीवन जिएं जिसकी हम इच्छा करते हैं। झू झुकी का चेहरा लाल हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी अस्वीकृति भी व्यक्त नहीं की। झांग तियानी मन ही मन मुस्कुराया। झू झुकी ने स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया या विषय नहीं बदला। यह एक अच्छा संकेत था और उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया था। हम उसे पकड़ने की और भी करीब आ रहे हैं। टिप, मिशन को सक्रिय करें। जीवन लालसा के लिए है या दिखावे के लिए? मिशन का लक्ष्य, झू झुकी के साथ घनिष्ठ संपर्क रखें जिसमें आलिंगन, चुंबन और अधिक उन्नत व्यवहार शामिल है, लेकिन अभी तक सीमित नहीं है। मूल मिशन इनाम, आत्मा शक्ति स्तर जोड़, बोनस अंक जोड़। व्यवहार जितना अधिक घनिष्ठ होगा आपको उतना अधिक पुरस्कार मिलेगा। यदि आप सीधे जीवन की महान सद्भावना का प्रदर्शन करते हैं तो आपको एक अतिरिक्त उच्च स्तरीय और उच्चतर आत्मा मार्गदर्शन उपकरण और एक यादृच्छिक गुणवत्ता वाली आत्मा हड्डी प्राप्त होगी। झांग तियानी की आंखें चमक उठी। लानत है, वो वास्तव में एक मुख्य पात्र है। अब वो देख सकता है कि उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। मेन हीरान को हराने के बाद मैंने उसे केवल लेवल और रिवॉर्ड पॉइंट दिए। झू झुकी से निपटने के लिए आपके पास आत्मा की हड्डियां और आत्मा मार्गदर्शक है। क्या हर मुख्य महिला पात्र को इस तरह का व्यवहार मिलता है? साथ ही क्या आत्मा की हड्डियों को सूट मिल सकता है? हाँ, श्रेय की 3 सुंदरियां, बोहेमियन की 3 सुंदरियां, लिंग लॉन, बोसेक्सी और अन्य मुख्य महिला पात्रों को समान स्तर का पुरस्कार मिलेगा। सोल बोन पुरस्कार पूरी तरह से यादृच्छिक है और इसे देखे बिना भी इसे प्राप्त करना संभव है। जंग सोल हड्डियों का एक सेट सीधी प्राप्त करना भी संभव है और उच्च स्तरीय सोल हड्डियों और निम्न स्तरीय सोल हड्डियों को प्राप्त करने की संभावना बिल्कुल समान है। झांग तियानी ऊर्जावान हो गए। इस जीवन में वह जिन चीजों की सबसे अधिक आशा कर रहा है वे है एक ही समय में ऑनलाइन बीबी डोंट कियान रेक्सू और वुमन पैलेस में मास्टर और शिष्य राइस बाउ की उपलब्धियां। वह मार्शल स्पिरिट हॉल 3 मिसिंग 1 और हैप्पी रियूनियन उपलब्धियों को भी चुनौती देने की कोशिश करना चाहता था। सिस्टम ने कहा, मार्शल स्पिरिट हॉल 3 मिसिंग 1 उपलब्धि आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैप्पी रियूनियन उपलब्धि हासिल करना लगभग असंभव है क्योंकि बीबी डोंट और जेओ नश्वर दुश्मन हैं और आप एक ही समय में इन दो लोगों से मिलना चाहते हैं। वास्तव में संभावना नहीं है और ये दोनों मुख्य कथानक में मुख्य महिला पात्र हैं। इनमें से किसी एक के बिना हैप्पी रियूनियन उपलब्धि पूरी नहीं की जा सकती। फिर समय आने पर प्रकृति को अपना काम करने दो। अब आपको अभी भी सामने से शुरुआत करनी होगी और अपने सामने इस छोटी लड़की से निपटना होगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाने को चाहिए। यहाँ के रात्रि बाजार पृथ्वी के रात्रि बाजारों से बहुत भी नहीं है। वे मुख्य रूप से गैजेट और विभिन्न स्नैक्स और पे बेचते हैं। सुगंध को सूंघते हुए झांग तियानी पहले से ही थोड़ी भूखी थी। देर रात स्नैक्स खाना अच्छा नहीं है, लेकिन समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा खाना ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। झू झुकी ने विनम्रता से मना कर दिया। क्या आप आकार में रहना चाहते हैं? दरअसल आपका फिगर पहले से ही परफेक्ट है। देर रात नाश्ता करना ठीक है। आखिरकार हम सप्ताह के दिनों में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। झांग तियानी ने अपने बगल के स्नैक्स स्टॉल से कुछ स्नैक्स खरीदते हुए मुस्कुराते हुए कहा। झांग तियानी को ये कहते हुए सुना, आपका फिगर पहले से ही परफेक्ट है। झू झुकी का चेहरा फिर से लाल हो गया। आप बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। हम सप्ताह के दिनों में बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। झांग तियानी ने झू झुकी को नाश्ता देते हुए कहा, लेकिन उसने देखा कि झू झुकी ने अपना सिर उठाया और थोड़ी नाराजगी भरी नजर से उसकी ओर देखा। हे झांग तियानी मुस्कुराया, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, आपका फिगर वाकई परफेक्ट है। वास्तव में झू झुकी की आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने सोचा था कि आप जियोगो का फिगर पसंद करेंगे। वास्तव में झू झुकी मूल रूप से अपने फिगर को छोटा और जियोगो की फिगर के करीब बनाने के लिए खुद को भूखा रखना चाहती थी। मुझे इस बारे में ईमानदार रहना होगा। झांग तियानी ने खाना खाते समय कहा, जियोगो की तुलना में मुझे आपका फिगर बेहतर लगता है। लड़कियों को लड़कियों की तरह दिखना चाहिए। झू झुकी को अचानक खुशी महसूस हुई। क्या इसे पता चलता है कि उसे मेरा फिगर पसंद है? बहुत अच्छा, इस तरह मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जियोगो से अधिक आकर्षक हूं। झांग तियानी के लिए क्या दिखता है? क्या कमर और पैर ये सब एक्सेसरीज हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बड़ी है, ये बड़ा होना चाहिए। झू झुकी ने प्रतियोगिता जीती। चलते फिरते, खाते पीते और खाते खाते बातें करते करते दोनों के बीच रिश्ते तेजी से गर्म होते जा रहे थे। दो लोग जो पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस माहौल में उनके रिश्ते में गर्माहट आना लाजमी है। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और रात का बाजार समाप्त हो गया। मूल रूप से जीवन सड़कें धीरे-धीरे वीरान हो गई, रोशनी धीरे-धीरे फीकी पड़ गई और रात हो गई। वे दोनों चुपचाप होटल की ओर चल दिए। वे जितना आगे चलते गए, उनके बीच की दूरी उतनी ही करीब होती गई। आखिरकार उनकी बाहें एक दूसरे को छू गईं। इस समय, जैसा कि झांग तियानी को उम्मीद थी, वो डियाओ सिस्टम फिर से सामने आया और कहा, मास्टर मेजबान, इस पल का फायदा उठाकर उसे अपनी बाहों में खींच लो और उसे चबा डालो। तब आपका जीवन स्वाभाविक रूप से सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 116 के लिए कड़ी मेहनत करना। अध्याय 116 3 लापता 1 के लिए कड़ी मेहनत करना। झांग तियानी इस नवोदित प्रणाली के लिए निश्चित थे। उन दोनों ने अभी एक दूसरे को अपनी बाहों से छुआ। यहाँ तक कि उनकी परीक्षण और हाथ पकड़ना की 2 प्रमुख क्रियाएं भी पूरी नहीं हुई। क्या आप उसे अपनी बाहों में खींचकर चबाने वाले हैं? झूठ बोलना गर्त, आप इतने अधीर हैं। आप मुझे स्तर पर भगवान बने, हवा में उड़ने और फिर उन जल्दी कुत्तों के सिर क्यों नहीं काटने देते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आपको एक प्रक्रिया का पालन करना होगा, है ना? दोनों के बीच संबंध अभी भी उच्च स्तर की सद्भावना के साथ पारस्परिक परीक्षण चरण में है। इस स्तर पर आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं और विचारों को और दूसरे व्यक्ति को आपके प्रति पूरी तरह से समझने से पहले पर्याप्त परीक्षण से गुजरना होगा। यदि यह चरण पूरा नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। इतने सारे खुश दिखने वाले जोड़े शादी के बाद इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने वास्तव में इस चरण को पूरा नहीं किया है। यदि उन्होंने इसे पूरा नहीं किया है तो दोनों पक्षों के मन में एक दूसरे के बारे में गलत भावनाएं और गलतफहमियां होंगी। इस तरह के भ्रम और गलतफहमी के प्रभाव में आकर एक छोटी सी बात विश्वयुद्ध और अंततः पूर्ण विच्छेद में बदल जाएगी। बेशक हम अभी शादी करने से बहुत दूर हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रलोभन होंगे। ये परीक्षण चरण लड़कियों को अगले चरण का सामना करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होने की भी अनुमति देता है। जहां तक पुरुषों की बात है, कोई मानसिक तैयारी करने की जरूरत नहीं, बस सुरक्षा उपाय अपनाएं। आखिरकार चलते समय जैसे ही दो लोगों की भुजाएं हिली, आखिरकार उनकी उंगलियां एक बार छू गईं। झू झुकी पीछे हट गया जैसे कि उसे कट लग गया हो, लेकिन जल्दी वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया।
हालांकि झू झूकी का चेहरा पूरे दिन ठंडा रहता है और वह एक बहुत ही आकर्षक इंद्र सुंदरी की तरह दिखती है। वास्तव में वह श्रेक में सबसे मूर्ख और प्यारी महिला चरित्र है। जैसे जैसे उनकी उंगलियां अधिक से अधिक बार छूने लगी, झू झूकी को आखिरकार इस तरह की स्पर्श की आदत हो गई और यहाँ तक कि हमला करने की पहल भी करने लगे। कई बार जब उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गईं, झांग पियानी को ये भी महसूस हो रहा था कि झू झूकी की उंगलियां उसकी उंगलियों में फंस रही हैं। ये लड़की बहुत सक्रिय है, लेकिन इसके बारे में भी सोचो। दाई मोबाइल पूरे दिन फूलों के बीच घूम सकती है और विभिन्न सुंदरियों के साथ वह कर सकती है जो उसे पसंद है। उसे सारा दिन एकांत में क्यों रहना पड़ता है? झू झूकी वास्तव में यही सोचते हैं। वह पहले किसी को पसंद नहीं करती थी। दाई मोबाइल जिसे वह एक बार पसंद करती थी, उसके लिए अजीब और घृणित हो गई है और उसके दिल में घृणा से उसका प्यार धीरे-धीरे मिट गया है। इसलिए उसने खुद को सुरक्षित रखा और खुद को बेहद ठंडा दिखाया। उसने अपनी शीतलता का उपयोग हजारों मील दूर से दूसरों को दूर रखने के लिए किया और अब जब उसके पास कोई है जिसे वह वास्तव में पसंद करती है, तो वह पहल क्यों नहीं कर सकती? झू झूकी की पहल के संबंध में झांग पियानी को अभी भी निर्दोष होने का दिखावा करना पड़ता है, लेकिन वह वैसा दिखावा नहीं कर सकता जैसा उसने मेन हीरान के सामने किया था। उसे उचित रूप से दिखावा करना होगा, लेकिन झू झूकी को उचित रूप से एक निश्चित प्रतिक्रिया देना भी आवश्यक है। यह एक तकनीकी कार्य है। कई बार अपनी उंगलियों के उलझने को महसूस करने के बाद झांग पियानी ने थोड़ा शर्म से झू झूकी की ओर देखा। जब उसने पाया कि झू झूकी भी उसे देख रहा है, तो उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसका शर्मीला रूप देखकर झू झूकी को अपने दिल में मधुरता महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां कई बार उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। ये है प्रतिक्रिया। झू झूकी तुरंत समझ गया। तब वह और अधिक साहसी हो गया। जब झांग पियानी ने उसकी उंगली को फिर से अपनी उंगली से फंसाया, उसने तुरंत अपने बैकहैंड से झांग पियानी का हाथ पकड़ लिया। झांग पियानी अचानक कांप उठा और धीमी आवाज में बोला, तुम क्या कर रहे हो? आउच! झू झूकी उसे खुश होने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह उसे खोने से डर रही हो। झांग पियानी ने रुककर उसकी ओर देखा और वह भी उसी समय रुक गई। अपना सिर घुमाया और बिना किसी डर के सीधे झांग पियानी की आंखों में देखने लगी। अगले ही पल झांग पियानी ने स्वाभाविक रूप से उसे प्यार भरा आलिंगन दिया। वह भी स्वाभाविक रूप से झांग पियानी की बाहों में गिर गई। इस सन्नाटे भरी रात में दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को गले लगा लिया। अब जब आप यहाँ तक आ गए हैं, तो आप अगला कदम उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो झांग पियानी धीरे से नीचे झुका और अपना सिर नीचे कर लिया। झू झूकी को उसकी हरकतें महसूस होने के बाद वह स्पष्ट रूप से झिझकने लगा, लेकिन फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया, झांग पियानी का सामना किया और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इस खूबसूरत चेहरे और इस आकर्षक लाल होठों का सामना करते हुए, तुम इतने विनम्र क्यों हो? बस इसे चबाओ। झांग पियानी ने अपना सिर नीचे किया और बिना एक शब्द कहे उसे खा लिया। अच्छी खबर यह है कि आज मैंने एक बड़ा कदम उठाया और झू झूकी के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया। लेकिन बुरी खबर यह है कि आज हम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं और अगले चरण पर आगे बढ़ना संभव है। अधिक जल्दबाजी, कम गति, मौजूदा नतीजे पहले से ही बहुत अच्छे हैं। यदि हम अगले कदम पर जल्दबाजी करेंगे, तो ये केवल प्रतिकूल होगा। अगर झू झूकी सोचती है कि झांग पियानी एक एलएसपी है जो उसके शरीर के लिए इलाजी है, तो झांग पियानी पूरी तरह से भाग्य से बाहर हो जाएगी। जब वह होटल के नीचे लौटे, तो झांग पियानी ने कहा, आप पहले वापस जाएं और मैं चारों ओर देखूंगा। झू झूकी स्वाभाविक रूप से समझ गई कि उनका क्या मतलब है। उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखी, लेकिन वही पल नहीं सामान्य हो गया। आज रात इस तरह का अंतरंग संपर्क पाकर वह संतुष्ट थी और वह ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही वह अंत में झांग पियानी के साथ हो, लेकिन उसकी स्थिति निश्चित रूप से जियोगो के पीछे होगी। वह एक समझदार लड़की है और उन महत्वहीन पदों के लिए नहीं लड़ेगी। जब तक वह झांग पियानी के साथ रह सकती है, वह संतुष्ट है। झू झूकी के कमरे में लौटने के बाद वह जल्दी से चुप हो गया। सिस्टम ने स्कैन परिणाम भी दिए। निम्न रॉन, जियोगो, ऑस्कर और टेंसेन अभी भी स्वरों की तरह सोते थे। झांग पियानी को राहत मिली और वह दबे पांव कमरे में वापस आया, कुछ देर नहाया और फिर बिस्तर पर चला गया। ये नींद बहुत रोमांचक थी, क्योंकि मेरा एक और अच्छा सपना था। इस सपने में नायिका कोई और नहीं बल्कि झू झूकी है। हालांकि सुबह उठने के बाद अपने बगल के खाली बिस्तर को देखते हुए, ऑस्कर को देखते हुए जो जोर-जोर से खर्राटे ले रहा था और टेंसेन जो अभ्यास करने के लिए बाहर गया था, झांग पियानी को कुछ देर के लिए खोया हुआ महसूस हुआ। हमें प्रगति में तेजी लानी है, हमें प्रगति में तेजी लानी चाहिए और झू झूकी को शीघ्र प्राप्त करना चाहिए। अगला कदम निम्न से निपटना है और फिर इन दोनों लोगों को एक जोड़ी के रूप में यात्रा को स्वीकार करने के लिए मनाने का एक तरीका ढूंढना है। अगला कदम जियोगो को प्राप्त करना है और फिर श्रेक थ्री ब्यूटीज थरी में से वन बस होने के आसपास होगी। झांग पियानी की योजना इस बार टियांगो शहर जाने और लियुएलॉन से मिलने से पहले श्रेक की थरी ब्यूटीज थरी में से वन को पूरा करने की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज ही गति बढ़ाना शुरू करें। धोने के बाद मैं कमरे से बाहर चला गया, उगती सूरज को देखा और सुबह की ठंडी हवा में आरामदायक सांस ली। तभी बगल में लड़कियों के कमरे का दरवाजा खुला और साफ सुथरे कपड़े पहने 3 लड़कियां बाहर आईं। सुबह का सूरज उन पर चमका और उन पर सोने की परत चढ़ा दी। पौराणिक कथाओं में एक देवी की तरह ताजा और सुंदर। इस अध्याय का अंत। अध्याय 117 जियोगो का साहसिक विचार। अध्याय 117 जियोगो का साहसिक विचार। नाश्ते के बाद झांग पियानी कमरे में लौट आया। ऑस्कर अभी भी सो रहा था और तानसेन ने थोड़े आराम के बाद अभ्यास करना शुरू कर दिया। ऑस्कर को बालों के विकास को दबाने में मदद करने के लिए हुआंग की काली मृत्यु ऊर्जा का उपयोग करने के बाद ऑस्कर बेहतर नींद लेने में सक्षम हो गया है। दोपहर के भोजन, रात के खाने और आत्मा से लड़ने के अलावा वह मूल रूप से सोता था। नींद से संबंधित कई भ्रामक सहारा भी मौजूद हैं। टिप: मिशन को सक्रिय करें। ऐसा मत सोचो कि यह आपके काम का नहीं है। मिशन का लक्ष्य ऑस्कर को धोखा देना, तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं, साधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं, परिणामों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि उसकी मृत्यु का कारण न बने। मिशन इनाम: आत्मिक शक्ति स्तर जोड़, बोनस अंक जोड़। टिप: बधाई हो, जीवन लालसा के लिए है या दिखावे के लिए? मिशन पूरा हो गया, क्योंकि मेजबान ने अंतरंगता का एक निश्चित स्तर पूरा कर लिया है। उसे मिशन का इनाम मिला, आत्मा शक्ति स्तर जोड़, इनाम अंक जोड़। इस आधार पर एक अतिरिक्त आत्मा उपकरण प्रदान किया जाएगा, जिसे खींचा जा रहा है। ड्राइंग पूरी हो गई है और सूची में वितरित कर दी गई है। झांग पियानी अचंभित रह गया। ये प्रणाली काम करती है। अब हमारी उसके साथ अधिक से अधिक मौन समझ विकसित हो रही है। जब वह एक ऐसा क्रॉप पाने के बारे में सोच रहा था जो सोते हुए भी ऑस्कर को चकमा दे सके, तो सिस्टम ने तुरंत उसे चकमा देने के लिए एक टास्क जारी किया। टीएस सहयोग की यह लहर बहुत अच्छी हो सकती है। झू झूकी के मिशन पुरस्कार ने भी उन्हें थोड़ा अधिक खुश कर दिया। मैंने सोचा था कि केवल जीवन की महान सद्भावना को पूरा करके ही मैं आत्मा की हड्डियों और आत्मा मार्गदर्शकों के अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं केवल दावों को पूरा करके आत्मा मार्गदर्शकों के अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर पाऊंगा। यद्यपि यह निम्न है, ये प्रणाली द्वारा निर्मित होता है और निम्न आत्मा मार्गदर्शक भी बहुत अच्छा है। प्रत्याशा के साथ सूची खोलें। गोल लेंस वाले चश्मे का एक जोड़ा सूची में चुपचाप पड़ा हुआ है। देखने के लिए क्लिक करें। सनशाइन पोनी चश्मा प्रकार का सोल गाइड पहनने पर प्रभावी। प्रभाव: ये प्रभावी ढंग से तेज रोशनी का विरोध कर सकता है और सोल किंग और उससे नीचे के आत्मा मास्टरों द्वारा किए गए किसी भी आत्मा कौशल के मजबूत प्रकाश प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिरक्षित है। सोल सम्राट स्तर और उससे ऊपर के आत्मा मास्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आत्मा कौशल से जुड़ा मजबूत प्रकाश प्रभाव प्रतिशत तक कम हो जाता है। ये पूरी तरह से विंडप्रूफ है। इसे पहनने के बाद किसी भी पवन आत्मा कौशल या प्राकृतिक हवा का असर आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगा। किसी भ्रम या भ्रम के पार देखने की प्रतिशत संभावना। झांग पियानी तेज रोशनी का विरोध करने के गुण को ठीक से नहीं समझता है। आखिरकार परिचय थोड़ा स्पष्ट है, इसलिए वह कमरे से बाहर चला गया और बाहर चला गया। अपने आसपास किसी को न देखकर उसने अपना चश्मा निकाला, उसे पहना और सूरज की ओर देखा। लड़कियां, इस चश्मे को पहनने के बाद आप सुबह सीधे 2 बजे की सूरज को देख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब भविष्य में अन्य लोग अपनी आत्मा कौशल का उपयोग करते हैं और प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं, तो उसे इसका एहसास होने से बचना नहीं पड़ता है और वह सीधे प्रकाश की किरणों को देख सकता है। वहां एक रोज है। झांग पियानी ने अभिव्यक्ति के साथ इसे वापस सूची में डाल दिया। बेहतर होगा कि मैं इसे भविष्य में अवसर मिलने पर अपनी लड़की को दे दूं। खासकर चश्मा पहनने वाली लड़कियां उन्हें अभी पसंद है। कब? जब मैं वापस जाने वाला था और ऑस्कर के लिए फ्रॉक का उपयोग करने वाला था, सीढ़ियों पर 2 आकृतियां दिखाई दी। झांग पियानी ने पलट कर देखा। यह मां हुंगजुन और दाई मुबाई थे जो रात को बाहर से घर नहीं लौटे थे। अरे लाओ दाई, क्या आप वापस आ गए? दोनों बहुत उत्साहित थे और मुस्कुराते हुए कहा, हम वापस आ गए। झांग पियानी भी उनकी प्रसन्न मुस्कान से प्रभावित हुए और मुस्कुराते हुए पूछा, पिछली रात कैसी थी? क्या सब ठीक रहा? पर निर्भर। मां हुंगजुन और दाई मुबाई हंसने और डांटने से खुद को नहीं रोक सके। आपका क्या मतलब है? क्या ये चीज सुचारू रूप से नहीं चल सकती? मां हुंगजुन के कमरे में लौटने के बाद झांग पियानी ने तुरंत दाई मुबाई को पाया और धीमी आवाज में पूछा, लाओ मां ने कल रात समस्या का समाधान कैसे किया? क्या उसका स्वाद अब फिर से बदल गया है? मां हुंगजुन और तानसेन के बीच पिछले संघर्षों के बारे में श्रेक लड़कों को जानकारी थी। झांग पियानी को नहीं पता था कि लड़कियों को इसके बारे में पता था या नहीं, लेकिन उन्हें इसके बारे में सुनना चाहिए था। झांग पियानी की पूछताछ सुनने के बाद दाई मुबाई ने चुपचाप कमरे की ओर देखा और मां हुंगजुन को अपना चेहरा धोते हुए पाया, इसलिए उन्होंने धीमी आवाज में उत्तर दिया, कल रात फैटी अभी भी बोला नहीं गया और रोज तक रेस्तरां में चला गया। क्या रोज तक रेस्तरां है? सिस्टम लगभग बंद हो गया। वास्तव में इस नाम का कोई नहीं है। मैं भविष्य में रोज तक को सीधे कैसे देख सकता हूं? क्या आपने इसे रोज तक रेस्तरां में हल किया? झांग पियानी ने पूछा। दाई मुबाई ने सिर हिलाया। मैं नहीं गया, लेकिन फैटी की हालत को देखते हुए ये ठीक होना चाहिए। बाहर में जाओ, यह अच्छा है। झांग पियानी ने कहा, चाहे कुछ भी हो, विस्फोट के कारण बनने से बेहतर है। दाई मुबाई ने सिर हिलाया, फिर लड़की के कमरे की ओर देखा और झांग पियानी से धीमी आवाज में पूछा, अरे क्या तुम आज रात एक साथ रहे हो? झांग पियानी स्तब्ध रह गया। मैं बकवास, अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछ सकता हूं? मैं इसे भूल जाऊंगा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। युवा बेचैन है। क्या तुम बेचैन नहीं हो? दाई मुबाई ने पूछा। हम श्रेक लड़कों में आप और तानसेन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे दिन सुरक्षित रहते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जब आप युवा हो तो आपको खुद का आनंद लेना होगा। मैंने कहा, लाओ दाई, क्या आप नियम तोड़ रहे हैं? झांग पियानी ने भौहें चढ़ाई। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं और क्या कर सकता हूं? दाई मुबाई ने कंधे उचकाए। मैं लंबे समय से इस स्थिति में हूं और इसकी आदी हो गई हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी भविष्य की नियति क्या है। कम से कम मैं हर मिनट और हर सेकंड जी रहा हूं। वह जीवन जो मैं जीना चाहता हूं। झांग पियानी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अब नहीं मनाऊंगा।
बस अपना निर्णय स्वयं ले। दाई मोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम सच में जाना नहीं चाहते? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम जाओगे तो वे लड़कियां निश्चित रूप से खुशी से पागल हो जाएंगी। इससे पहले कि झांग तियानी कुछ बोल पाता, पीछे से एक ठंडी आवाज आई, कौन इसका दीवाना है? झांग तियानी और दाई मोबाई तुरंत कांप उठे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि जियोंग उनके पीछे ठंडे चेहरे के साथ खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी-अभी दाई मोबाई ने जो कहा था उसे सुना है। ओह, कोई नहीं, हे कोई नहीं। दाई मोबाई ने गर्दन सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं, दाई मोबाई, अगर तुम खेलना चाहती हो तो तुम अकेले खेल सकती हो। तियानी को बुरा सबक मत सिखाओ। मैं आपको बॉस दाई भी कह सकता हूं। यदि तुम तियानी को बुरा सबक सिखाने का साहस करते हो तो देखना कि क्या मैं तुम्हें हराऊंगा। दाई मोबाई ने तुरंत अपने हाथ उठाए, ठीक है, सिस्टर जियाओ, मैं समझती हूं, मैं गलत थी और मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद वह हवा के झोंके की तरह तेजी से भाग गया। तुम बदबूदार बदमाश हो। जियोंग झांग तियानी के पास गया, दाई मोबाई की पीठ की ओर देखा और धीमी आवाज में शाप दिया। इतना कहने के बाद वह झांग तियानी की ओर देखने लगी और आधी चिंता और आधी गंभीरता के साथ बोली, तियानी, तुम उसके जितने बुरे नहीं हो सकते। चिंता मत करो, ये निश्चित रूप से नहीं होगा। झांग तियानी मुस्कुराया। झांग तियानी की मुस्कान देखकर जियोंग को थोड़ा और सहज महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही उसे कुछ एहसास हुआ। दाई मोबाई सही है, हर कोई अब युवा और बेचैन है और झांग तियानी बहुत उत्कृष्ट है। वह स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन क्या वह हर समय ऐसा कर सकता है? यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो वह नहीं करेगा। ये सोचते हुए जियोंग के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 118 प्रॉक्स मैथ्यूस का ड्रीम। अध्याय 118 प्रॉक्स मैथ्यूस का बुढ़िया सपना। यदि आप भविष्य में झांग तियानी के साथ रहने का निर्णय लेते हैं, अभी उससे बात करना ही बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी बहुत छोटा हूं। खैर, वास्तव में अब आप बहुत छोटे नहीं हैं। क्या ऑस्कर ने यह नहीं कहा कि उसके माता-पिता के पास वह पहले से ही था जब वे उनकी वर्तमान उम्र के थे? हालांकि कोई नहीं जानता कि उसके माता-पिता कौन हैं, लेकिन उनके ये कहने के बाद सभी ने इस पर विश्वास कर लिया। इसके अलावा दुल्लू महाद्वीप पर वे वास्तव में इतनी अधिक उम्र में शादी कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो नहीं, नहीं या नहीं, भले ही आपने अपना मन बना लिया हो, भले ही आप झांग तियानी के साथ जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं को पूरा करना चाहते हो, लेकिन इसे व्यक्त कैसे करें? कार्रवाई कैसे करें? मैं इसे दखलंदाजी और अतिरेक के बिना कैसे कर सकता हूं? प्राकृतिक दिखने के लिए यदि वह बहुत सक्रिय है, तो क्या झांग तियानी ये गलत समझेगी कि वह एक गंभीर और अच्छी लड़की नहीं है? झांग तियानी ने हैरान होकर उसे असमंजस में खड़ा देखा। वह न केवल स्तब्ध थी, बल्कि उसके चेहरे के भाव अभी भी बदल रहे थे। तो वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, अरे जियोंग, जियोंग, जियोंग उठी और झांग तियानी के सुंदर चेहरे को करीब से देखा। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप इतने तल्लीन क्यों हैं? ये कुछ भी नहीं है, जियोंग ने घबराहट में कहा, मैं बस सोच रहा था, दोपहर के भोजन में क्या खाऊं? झांग तियानी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, अपनी भौहें ऊपर उठाई और विश्वास से उसकी ओर देखा। अरे, बस सोच रहा हूं कि दोपहर के भोजन में क्या खाऊं। लेकिन आपकी अभिव्यक्ति ऐसी है जैसे आप सोच रहे हो कि दोपहर को किसे मारना है। ओह, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इस तरह देखना बंद करो। जियोंग को इतना शर्मिंदा हुआ कि वह पीछे मुड़ी और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। झांग तियानी, जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, दूसरों के लिए संदेह करना उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है? बाद में निंग रोंगरॉन, झू झुकी, तानसेन और नींद में डूबा ऑस्कर सभी कमरे से बाहर चले गए। झांग तियानी ने एक बार फिर फोन किया। लोगों का ये समूह अन्य बातों के अलावा इस दोपहर के भोजन के स्थान पर बहुत सटीक है। जब झांग तियानी माहूंगजुन और दाई मोबाई को एक साथ डिनर करने के लिए कहने ही वाला था, तो जियोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्हें मत बुलाओ, वे सिर्फ उन्हें देखकर तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे। हम सभी सहपाठी हैं, यह अच्छा नहीं है। झांग तियानी ने अभी बोलना समाप्त किया। दाई मोबाई ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और कहा, ठीक है तियानी, तुम लोग दोपहर का भोजन करो। जब हम यहाँ आए तो फेटी और मैंने दोपहर का भोजन किया। ठीक है, आप लोग अच्छा आराम करें। झांग तियानी के बोलने के बाद सभी लोग नीचे चले गए। खाते समय ऑस्कर को चावल की सुगंध महसूस हुई और अंततः उसे होश आ गया। चूंकि उसने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए उसे बेचैनी होने लगी। जब झांग तियानी खाने में व्यस्त था, उसने बिना कोई निशान दिखाए अपनी उंगली उसकी दिशा में घुमाई। प्रॉक्स का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। रात के खाने के बाद कमरे में लौटकर ऑस्कर ने हमेशा की तरह कुछ देर आराम किया और फिर सो गया। झांग तियानी ने उसकी ओर देखा और आंखें बंद करके फिल्म देखना जारी रखा। सो जाओ, तुम्हें अच्छी नींद आने दो। डॉट डॉट। ऑस्कर ने अचानक अपनी आंखें खोली और पाया कि बाहर देर हो रही थी। वह चौंक कर खड़ा हो गया और बोला, अरे, मैं फिर सो गया। इस कम वक्त तानसेन ने तो मुझे उठने के लिए भी नहीं कहा। परिणामस्वरूप इस समय उसने अप्रत्याशित रूप से अपने बगल के बिस्तर पर एक काली आकृति को बैठे हुए देखा। करीब से देखने पर उन्हें पता चला कि यह तानसेन ही थी जो चुपचाप अभ्यास करते रहे। फिर उसने राहत की सांस ली, पता चला कि तुम अभी तक नहीं गए हो। मुझे लगा कि आप सब चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। ऐसा कहने के बाद जब टैन सान ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसे पता चला कि टैन सान शायद समाधि में है, इसलिए उसने टैन सान को परेशान करना बंद कर दिया। वह उठा, अपना चेहरा धोया और किसी और को ढूंढने के लिए तैयार हुआ। जब वह बाहर गया तो उसने पाया कि बाहर देर होने के बावजूद रोशनी कम है, लेकिन स्ट्रीट लाइटें हमेशा की तरह जलने के बजाय पूरी तरह से अंधेरा था। और इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि चारों ओर कोई आवाज नहीं है। आमतौर पर इस समय जब फाइटिंग स्पिरिट क्षेत्र व्यवसाय के लिए खुलने वाला होता है, तो चारों ओर कुछ छोटे विक्रेताओं और मोबाइल फूड स्टॉलों की आवाज सुनाई देगी और विभिन्न पैदल यात्रियों की आवाजें। आज रात इतनी असामान्य क्यों है? कोई आवाज क्यों नहीं? उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत दाई मोबाइल और माहूंगजुन के कमरे की ओर भागा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि ये दोनों लोग बिस्तर पर निश्चित बैठे थे और अभ्यास कर रहे थे। धिक्कार है, तुम दोनों ने इतनी मेहनत कब की? इतना कहने के बाद वो दोबारा लड़कियों के कमरे के दरवाजे पर आया और दरवाजा खटखटाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो फिर अपने कमरे में लौट आया। तभी उसने पाया कि झांग तियानी वहीं निश्चित बैठा हुआ अभ्यास कर रहा था। तियानी, तुम क्यों हो? आखिरकार ऑस्कर को अपने दिल में घबराहट का एहसास हुआ। कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत होना ही चाहिए। वो जल्दी से नीचे की ओर भागा, लेकिन पाया कि उनके अलावा पूरा होटल सुनसान था। जब मैं होटल से बाहर भागा तो सड़कें अंधेरी और सुनसान थी। इसी समय उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। बुराई पर विश्वास न करते हुए वो ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना के प्रवेश द्वार तक दौड़ता रहा। बड़ी स्पिरिट फाइटिंग अखाड़े के आसपास अभी भी कोई नहीं है। इस समय दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर गुप्त अंधेरा है। रसातल की विशाल मुंह जितना भयानक। जैसे ही वह घबराकर दरवाजे की ओर देख रहा था, अंधेरे दरवाजे में अचानक दो बत्तियां जल उठी, जैसे दो आंखें हों। वह इतना डर गया कि चिल्लाया, पलटा और भाग गया। वह होटल के कमरे में वापस भागा। तानसेन और झांग तियानी को देखा जो अभी भी गतिहीन थे। आखिरकार वह आश्वस्त हो गया, हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि इस समय दुनिया में केवल वही बचे हैं। बूम बूम बूम, अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। ऑस्कर इतना डरा हुआ था कि वह पीछे हटा रहा। वह गलती से तानसेन से टकरा गया जो बिस्तर पर बैठा था। वह पूरी तरह से कांप गया और तेजी से पलटा और कहा, मुझे क्षमा करें टैनसेन, मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने जो कुछ हुआ उससे वह इतना डर गया कि वह अपनी जगह पर ही जम गया। जब वह गलती से टैनसेन से मिला, टैनसेन का सिर सीधे उसकी गर्दन से टकराकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। गुलू घूम गया और उसके पैरों पर गिर गया। उसी समय उसकी दोनों आंखें अचानक खुल गईं और उसे घूरने लगी। क्या? ऑस्कर चिल्लाया और उठ बैठा। तानसेन और झांग तियानी दोनों चौंक गए और उसकी ओर देखने लगे। तानसेन ने पूछा, क्या गलत है? ऑस्कर ने इधर-उधर देखा और निश्चिंत हो गया। यह एक सपना निकला। बाहर में जाओ, मैंने एक बुरा सपना देखा। ऑस्कर हंसने लगा। तानसेन और झांग तियानी को अचानक दिलचस्पी हो गई। कौन सा दुस्वप्न? मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि अंत में मैंने देखा कि आपका सिर जमीन पर गिर गया था। आसान। ऑस्कर अभी भी सपने में उस दृश्य के बारे में सोचकर थोड़ा डरा हुआ था। तानसेन और झांग तियानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे दोनों हंस पड़े। ऑस्कर ने कहा, मुझे पता है कि यह बचकाना है, लेकिन यह वास्तव में डरावना है। तानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सपना देखा कि मेरा सिर जमीन पर गिर गया। क्या यह ऐसा है? ऑस्कर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी सुस्त नजर में टैनसेन का सिर जमीन पर गिर गया। उसके सामने लुढ़कते हुए उसे घूरते हुए पूछा, क्या यह ऐसा है? ऑस्कर फिर चिल्लाया और जाग गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 119 एक सरल गाँव योजना। अध्याय 119 एक सरल गाँव योजना। तानसेन और झांग तियानी उसकी आवाज से चौंक गए। क्या हुआ? जियो? टैनसेन चिंता के साथ ऑस्कर के पास गया और पूछा, लेकिन ऑस्कर इतना डरा हुआ था कि वो तुरंत टैनसेन से दूर चला गया। ऊपर मत आओ, पास मत आओ। टैनसेन स्तब्ध रह गया। जियो, तुम्हें क्या हुआ है? झांग तियानी ने ये भी पूछा, आप अचानक घबरा क्यों गए? क्या यह एक बुरा सपना नहीं है? झांग तियानी की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे ऑस्कर को अपनी रीढ़ मिल गई हो। वो तुरंत बिस्तर से उठा और झांग तियानी के पास भागा। मैंने अभी एक विशेष रूप से भयानक सपना देखा था। झांग तियानी निराश दिखे, अरे, क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था? आपके बारे में क्या? आपने आसान को नहीं आने के लिए कहा था। क्या बात है? आसान ने आपको सपने में देखा था। तियानी, तुम नहीं जानते, मैंने जो सपना देखा था वो कोई साधारण सपना नहीं था। एक बुरा सपना, क्या ये सामान्य हो सकता है? झांग तियानी ने कहा, आपको वो सुनने की जरूरत नहीं है जो मैं कहना चाहता हूं। ऑस्कर ने कहा, मैंने दो सपने एक साथ देखे हैं। मुझे लगा कि मैं सपने से जाग गया हूं, लेकिन वास्तव में मैं अभी भी सपने में हूं। ओह, झांग तियानी और तानसेन दोनों रुचि रखते थे। क्या ऐसी कोई अजीब चीज है? मुझे विस्तार से बताओ। ऑस्कर ने दो सिलसिलेवार सपनों को बताया जो एक साथ जुड़े हुए थे और फिर डरी हुई नजर से कहा, वास्तव में मैं पहले उतना डरा हुआ नहीं था, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मैं एक सपने से जाग गया हूं। क्या आप जानते हैं? लेकिन फिर मैंने वो दृश्य दोबारा देखा और इससे मैं इतना डर गया कि पेशाब करने तक की नौबत आ गई। टैनसेन ने पूछा, आपने कहा था कि मैंने सपने में अपना सिर खो दिया था। ऑस्कर ने सिर हिलाया। हाँ, लानत है, तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। तो फिर क्या ऐसे ही गिर गया? जैसे ही उसने ऐसा कहा, टैनसेन उसके सिर को छूने के लिए आगे बढ़ा। इन शब्दों ने इस क्रिया के साथ मिलकर ऑस्कर को इस हद तक डरा दिया कि जब एक महिला कॉकरोच को देखती है तो चिल्लाने लगती है। अरे, चिल्लाना बंद करो, आहसन तुम्हें चिढ़ा रहा है। झांग तियानी ने कहा। तभी ऑस्कर ने चीखना बंद कर दिया और टैनसेन को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। निश्चित रूप से टैनसेन ने बस अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा और अपना सिर उसकी गर्दन पर रखा।
जियो तुम बहुत कायर हो। टैनसेन मुस्कुराया। ऑस्कर बहुत गुस्से में था। भाड़ में जाओ। आसन अगर तुम इसी तरह गड़बड़ करते रहे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ, लेकिन तुम मुझे इस तरह डराते हो। ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं डराऊंगा। टैनसेन मुस्कुराया। हालांकि इस बार ऑस्कर को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ देर तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि क्या गलत हुआ है। जैसे ही वह ध्यान से सोच रहा था और देख रहा था कि क्या गलत है, टैनसेन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा रहा और बोला, तो बेहतर होगा कि मैं अभ्यास जारी रखूं। ये दृश्य देखकर ऑस्कर को अचानक महसूस हुआ कि ठंडी हवा उसके पैरों के तलवों से उठ रही है और सीधे उसके सिर और दिल तक जा रही है। आसन मुझे क्या दिक्कत है? टैनसेन ने उसकी ओर देखा और अजीब तरीके से पूछा। ऑस्कर के पैर इतने भयभीत हो गए कि वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसके निचले शरीर से गर्मी की लहर उठी। उसने डर के मारे पेशाब कर दिया, क्योंकि इस समय वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि टैनसेन स्पष्ट रूप से उसे देख रहा था, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठा था, उसका शरीर पीछे की ओर था। उसके चेहरे के नीचे उसकी पीठ है, मानो उसका सिर घूम गया हो। क्या हुआ? तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? टैनसेन ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? ऑस्कर ने एक दयनीय चीख निकाली और फिर अचानक अपनी आंखें खोल दी। लगातार 3 सिलसिलेवार दुर्स्वप्न। इस समय ऑस्कर का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और वह इतना डरा हुआ था कि उसने सपने में ही पेशाब कर दिया। जब वह उठा तो उसने पाया कि उसने वास्तव में डर के मारे पेशाब कर दिया था। बिस्तर पहले से ही गीला है। उसे अचानक कुछ ख्याल आया। उसने तुरंत कमरे का निरीक्षण किया और फिर राहत की सांस ली। तानसेन और झांग तियानी वहां नहीं थे। वह कमरे में अकेला था। इसके अलावा अभी शाम नहीं हुई थी और दोपहर की धूप कमरे में चमक रही थी, जिससे कमरा बहुत उज्ज्वल और गर्म हो गया था। आखिरकार उसने एक सांस गाई। लानत है, ऐसा लगता है कि वह अंततः जाग गया। बहुत भयानक, बहुत अजीब। यह एक साथ बंधे 3 सिलसिलेवार दुर्स्वप्न साबित हुए। मैंने अपने जीवन में ऐसा विचित्र स्वप्न कभी नहीं देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने बिस्तर से उठने, अपना चेहरा धोने और बिस्तर बदलने की योजना बनाई। चूंकि वह पेशाब करने से डर रहा था, इस समय उसका बिस्तर बहुत गीला था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे कहां गए। मुझे उनके वापस आने से पहले बिस्तर बदलना होगा, अन्यथा वे निश्चित रूप से मुझ पर हंसेंगे। रजाई उठाते हुए ऑस्कर ने खुद से कहा, लेकिन जैसे ही रजाई उठाई गई, खून की बेहद तेज गंध सीधे चेहरे पर आ गई। तब ऑस्कर इतना डर गया कि वह वहीं जम गया। पता चला कि रजाई इतनी गीली होने का कारण यह नहीं था कि उसने पेशाब किया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि रजाई खून से भरी थी। खून के अलावा तानसेन का सिर भी था। अगले ही पल तानसेन के सिर ने अचानक अपनी आंखें खोली। आपने कहा कि मेरा सिर गिर गया, क्या ये सच है? ऑस्कर अचानक उठ बैठा। उसने अपनी आंखें खोली और मुंह से चिल्लाता रहा, अरे चिल्लाना बंद करो। बगल से झांग तियानी की आवाज आई और फिर उसने चिल्लाना बंद कर दिया। उसने एक तरफ देखा। इस बार तानसेन वहां नहीं था, केवल झांग तियानी था। वह तुरंत बिस्तर से लुढ़क गया और झांग तियानी की जान को गले लगा लिया। तियानी, मेरी मदद करो, धिक्कार है, मुझे मत डराओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? झांग तियानी ने असमंजस में पूछा, क्या आप कोई बुरा सपना देख रहे हैं? हाँ, मुझे एक बुरा सपना आया था और यह एक बहुत ही अजीब दुर्स्वप्न था। ये लगातार कई बुरे सपने थे। मेरी मदद करो, पहले शांत हो जाओ। झांग तियानी ने तुरंत उसे आश्वस्त किया, ये सिर्फ एक सपना है। ये ठीक है, तुम मुझे बचाने के लिए क्या बात कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। नहीं, तुम नहीं जानते तियानी, मैंने अपने जीवन में ऐसा अजीब सपना कभी नहीं देखा। ऑस्कर ने कहा, हर बार जब मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जाग गया हूं, लेकिन वास्तव में मैं अभी भी सपने में हूं, अभी भी दुर्स्वप्न में हूं। ठीक है, शांत हो जाओ, अब सब ठीक है। तुमने क्या सपना देखा था? आराम करो और मुझे बताओ। ऑस्कर शांत हो गया और सपने को फिर से बताया। झांग तियानी ने चुपचाप सुना और पूछा, फिर आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? ऑस्कर उलझन में था। उसने बस अचेतन रूप से झांग तियानी से मदद मांगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि झांग तियानी से कैसे मदद मांगी जाए या उसे बचाया जाए। जब मुझे कोई बुरा सपना आता है तो कोई मेरी मदद कैसे कर सकता है? कुछ देर सोचने के बाद ऑस्कर ने पूछा, तानसेन कहां है? वह छत पर गया। झांग तियानी ने कहा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि उसे छत पर जाना पसंद है। फिर बाद में उसे रोकने में मेरी मदद करो। अब जब मैं उसे देखता हूं तो डर जाता हूं। ऑस्कर ने कहा, ठीक है, मैं इसे रोकने में आपकी मदद करूंगा। झांग तियानी ने थोड़ा भ्रमित होकर कहा। झांग तियानी को अपनी हंसी रोक पाने में असमर्थ देखकर ऑस्कर ने भी आराम किया। लेकिन इसी समय टैनसेन अंदर आ गया। ऑस्कर तुरंत डर गया और झांग तियानी के पीछे छिप गया। उसकी आस्तीन पकड़ ली। तियानी, उसे रोकने में मेरी मदद करो। आप किसे रोक रहे हैं? आस्तीन का मालिक बोला, लेकिन ऑस्कर चौंक गया। ये तानसेन की आवाज है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 120 मेरी बात सुनो, तुम तुच्छ हो। अध्याय 120 मेरी बात सुनो, तुम तुच्छ हो। ऑस्कर का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गलत, मैं स्पष्ट रूप से झांग तियानी की आस्तीन पकड़े हुए था, तो तानसेन की आवाज कैसे सुनी जा सकती थी? उसने ऊपर देखा और उसके मन से डर निकल गया। किसी समय उसके सामने झांग तियानी गायब हो गया था, उसकी जगह तानसेन ने ले ली थी। और जो दरवाजे से अंदर आया वह भी तानसेन था। एक ही समय में दो टैनसेन कैसे प्रकट हो सकते हैं? इससे पहले कि ऑस्कर यह समझ पाता, दोनों टैनसेन ने एक ही समय में अजीब मुस्कुराहट के साथ पूछा, आपने कहा कि मेरा सिर गिर गया, क्या ऐसा है? एक ही समय में दो टैनसेन को अपना सिर मरोड़ते हुए देखकर ऑस्कर अंततः दबाव सहन नहीं कर सका और डर से बेहोश हो गया। हालांकि झांग तियानी को यह नहीं पता था कि इस समय ऑस्कर का सपना कैसा दिखता है, लेकिन उसके शरीर के हिलने, माथे पर शिकन और माथे पर ठंडे पसीने से पता चलता है कि उसका सपना बहुत सुखद रहा होगा। और केवल उन्होंने ही इस दृश्य की खोज की। टैनसेन, जो किनारे पर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, पहले ही ट्रांस में गिर गया था और उसने ऑस्कर की छोटी-छोटी हरकतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मार्शल आर्ट और अमरता की दुनिया बहुत सख्त है। एक बार जब आप समाधि में प्रवेश कर लेते हैं, तो आपको इसे परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप आसानी से वशीभूत हो जाएंगे। हालांकि दुर्लभ बल में ध्यान इतना सख्त नहीं है। जब आप ध्यान में होते हैं तो आपको आसानी से परेशान नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भले ही आप पागल न हो, ये शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा। तानसेन पूरी तरह से अचेत हो गया है। यदि आप उसे इस समय परेशान करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसे खुश कर देंगे। सिस्टम ने स्कैन परिणाम दिए। ठीक है, झांग तियानी ने शांतिपूर्वक मैथ्यूस का ड्रीमलैंड के प्रभाव को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। कुछ सेकंड के बाद आहा, ऑस्कर की चीखें पूरे होटल में गूंज उठी। हालांकि झांग तियानी मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह डर से कांप रहा था। अच्छा आदमी, यह आवाज सचमुच बहुत बढ़िया है। यदि आप बेहतर नहीं जानते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह थप्पड़ मारा जा रहा है। बेशक वह निश्चित रूप से सबसे अधिक पीड़ित नहीं है, लेकिन कश तानसेन के मुंह के कोने से खून का एक निशान बह निकला। वह पूरी तरह से समाधि में था और खुद को पूरी तरह से अभ्यास में समर्पित कर रहा था। तभी वह अचानक ऑस्कर की आवाज से डर गया। पूरे शरीर में शिरोबिंदु तुरंत बेचैन हो गए, क्यों और रक्त पीछे की ओर बहने लगा और आत्मिक शक्ति जमी हो गई। सौभाग्य से उनके पास 2 जन्मों तक साधना का अनुभव था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने दिमाग को स्थिर कर लिया और अपने मेरिडियन और आत्मिक शक्ति को नियंत्रित और शांत करने की पूरी कोशिश की। जब ऑस्कर की चीख खत्म हुई तो टैनसेन भी धीरे से रुका और अपनी आंखें खोली। भाड़ में जाओ, जियो, तुम्हें क्या हुआ है? जैसे ही टैनसेन ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने दाएं बाएं मां हुंगजुन और झांग तियानी को ऑस्कर के बगल में खड़े देखा। मां हुंगजुन ने पूछा, अभी उस आवाज ने मुझे डरा दिया है। धिक्कार है, ऑस्कर, क्या तुम आसन और मुझे मारना चाहते हो? झांग तियानी, जो पीला पड़ गया था, ने अपनी छाती ढक ली और कुछ दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं ध्यान का अभ्यास करने के बीच में था और आप चिल्लाए और मुझे लगभग डरा दिया। क्या आप जानते हैं कि वो शारीरिक रूप से मर गया? जियो, क्या हुआ? जैसे ही उसने ये कहा, टैनसेन भी वहां से चला गया। टैनसेन का लुक देखकर हर कोई दंग रह गया। झांग तियानी ने कहा, अरे आसान, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हो। टैनसेन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। वास्तव में टैनसेन ऑस्कर को सीधे तौर पर पूरी मौत की विधि न देकर पहले से ही बहुत दयालु थे। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये स्थिर है, टैनसेन ने उत्तर दिया। इससे पहले कि वह बोलना जारी रख पाता, ऑस्कर ने अचानक एक और चीख निकाली जैसे उसने कोई भूत देखा हो। तानसेन की ओर इशारा किया और भयभीत होकर कहा, मुझसे दूर रहो मुझसे, यहाँ से चले जाओ। वीर, तानसेन की अभिव्यक्ति और भी बदतर हो गई। अरे, तुमने मुझे अपनी चिल्लाहट से लगभग पागल कर दिया है और अब तुम मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे हो। तुम क्या हो? मृत्यु का मार्ग आपकी सेवा में है। दाएं बाएं ने तुरंत कहा, जियो, शांत हो जाओ और स्पष्ट रूप से देखो। वह आसान है, हमारा सहपाठी। हाँ, जियो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मां हुंगजुन ने भी जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आ रहा है? झांग तियानी ने पूछा। ऑस्कर ने दूसरों को नजरअंदाज कर दिया। तानसेन के सामने घुटने टेक लिए और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि अपना सिर मत मोड़ो। हर कोई भाड़ में जाओ, क्या बकवास है? टैनसेन का चेहरा भ्रम से भरा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। झांग तियानी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर से एक सैनिक खड़ा था। तीनों लड़कियों के चेहरे पर उत्सुक भाव थे। जियो ने पूछा, क्या हुआ? ऑस्कर जरूर कोई बुरा सपना देख रहा होगा। झांग तियानी ने कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, आइए इसे निपटें। यह अच्छा है। इतना कहने के बाद झांग तियानी ने दरवाजा बंद कर दिया। ऑस्कर अभी भी वहां रो रहा था और चिल्ला रहा था। थोड़ी देर के बाद तानसेन को जल्दी से दूर जाने के लिए कहा गया, जितना संभव हो उतना दूर। तानसेन का चेहरा मृत्यु के विचारों से भर गया। थोड़ी देर के बाद वह घुटनों के बल बैठ गया और बहुत बुरी तरह रोते हुए तानसेन से अपना सिर न मोड़ने की विनती की। दाएं बाएं और मां हुंगजुन की लगातार सांत्वना और रोने का कोई फायदा नहीं हुआ। झांग तियानी अब इसे सहन नहीं कर सका, आगे बढ़ा और अपनी बाहें गोल कर ली। अरे नए आदमी, तुमने क्या मारा? तड़प गया। एक बड़े मुर्गे ने ऑस्कर के चेहरे पर तमाचा मारा। कमरा तुरंत शांत हो गया। ऑस्कर का रोना बंद हो गया और उसने नीरस भाव से सभी की ओर देखा। झांग तियानी ने उसकी बाहें गोल की और उसे फिर से थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ और भी जोरदार था और ऑस्कर को लगातार 5 बार मारा गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, वह स्थिर नहीं रह सका और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड के बाद अंततः उसकी आंखें साफ हो गईं। मुझे क्या हुआ है? ये देखकर कि वह जाग गया है, झांग तियानी सबसे पहले आगे बढ़ा। अरे, आप आखिरकार जाग गए। आपने हमें अभी मौत की घाट उतार दिया है। मां हुंगजुन ने कहा, हाँ, आप अभी वहां रो रहे थे और चिल्ला रहे थे और आपने आसान को डांटा भी था, जिससे हम सभी डर गए थे। फिर ऑस्कर को याद आया और वो तुरंत घबराकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे बहुत सारे बुरे सपने आए हैं। हर बार जब मैंने सोचा कि मैं जाग गया हूं, मैं वास्तव में अभी भी सपने में था।
क्या मैं अभी सपने में हूँ? आप दाएं मोबाइल और माहौल हाथ देखे। झांग यानी ने पूछा, मैंने तुम्हें अभी 2 बार थप्पड़ मारा है। क्या तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है? ऑस्कर ने अपना चेहरा छुआ और अचानक दर्द से हौंसने लगा। किस दर्द होता है? तो यह कोई सपना नहीं है। झांग यानी ने कहा, उसने अभी उन 2 थप्पड़ों से अपनी इज्जत नहीं बचाई। वे असली थप्पड़ थे, इसलिए ऑस्कर के चेहरे के दोनों किनारे सूज गए थे और हर किसी को उसे देखकर दर्द महसूस हो रहा था। ऑस्कर ने तुरंत उत्साह से झांग यानी का हाथ पकड़ लिया। मैं जाग रहा हूँ। मैं आखिरकार जाग गया। धन्यवाद यानी, मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। हम सब भाई हैं। तुम इतने विनम्र क्यों हो? देखो, उसका चेहरा स्वर्ग के सिर में मारो और उसे हमें धन्यवाद देना होगा। हे हे हे। मां हुंगजुन ने पूछा, तो फिर आपने हसान को अभी क्यों डांटा? और आपने हसान से कहा कि वो उसका सिर न मोड़े। आपका क्या मतलब है? ऑस्कर के चेहरे पर अचानक फिर से डरावनी झलक दिखाई दी। मुझे लगातार कई बुरे सपने आए। हर सपने में टेंसेन ने अपना ही सिर मुड़वा लिया। सब लोग, तानसान, मेरी बात सुनो। तुम इस अध्याय का अंत, अध्याय 121 बेहतर आप बेहतर उपचार के पात्र हैं। अध्याय 121 बेहतर आप बेहतर उपचार के पात्र हैं। ऑस्कर की कहानी सुनने के बाद हर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का हाव भाव दिखाया जाए। सबसे पहले सभी ने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। दुनिया में किसी बुरे सपने नहीं आते, इसलिए हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसे सुनने के बाद मुझे लगा कि इस दुस्वप्न में कुछ गड़बड़ है। हर किसी को बुरे सपने आते हैं, लेकिन लगातार दुस्वप्न आना एक श्रृंखला की तरह एक के बाद एक और प्रत्येक दुस्वप्न से जागना और लगातार दूसरे दुस्वप्न में गिरना किसी ने भी इस स्थिति का अनुभव नहीं किया है। हालांकि सभी ने फिर भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि लगातार बुरे सपने आना विचित्र और अजीब था। दुनिया आश्चर्य से भरी थी और जब तक इसे ऑस्कर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पुष्टि करने के बाद कि वह जाग गया है और सभी लोगों द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद अंततः ऑस्कर का मुंह शांत हुआ। बधाई हो, ऐसा मत सोचो कि यह आपका काम नहीं है। मिशन पूरा हो गया है। मिशन पुरस्कार प्राप्त करें। आत्मिक शक्ति स्तर जोड़, इनामत जोड़। झांग यानी मन ही मन मुस्कुराया। स्तर स्तर तक पहुंच गया है और वह जल्दी सोल किंग बन जाएगा। ये और भी मजेदार होगा जब आप सोल किंग तक पहुंचेंगे और 5वां सोल कौशल प्राप्त करेंगे। लेकिन जल्द ही वह शांत हो गए। 5वीं आत्मा कौशल प्राप्त करने के बाद वह इसका उपयोग करने में असमर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि यदि वह दूसरों को धोखा देते समय 5वीं आत्मा कौशल का उपयोग करता है, तो ये पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान उजागर करने के समान होगा। लेकिन आखिरकार एक और आत्मा कौशल का मतलब एक और संभावना है और वह अभी भी भविष्य की ओर देख रहा है। ऑस्कर की देखभाल करने के बाद टैनसेन की देखभाल करने का समय आ गया है। तानसान को धोखा देने का कार्य पूरा करने के बाद वह स्तर तक पहुंच जाएगा। टैनसान, टैनसान, क्या आपको लगता है कि जितना और बाल रहित होना ही अंत है? मत करो, ये तो बस शुरुआत है। अब और इंतजार न करें, बस प्रॉप्स का उपयोग करें। संकेत, सफल प्रयोग, डॉट 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 डॉट। कुछ दिन शांति से बिताने के बाद उस दिन शाम को सभी लोग ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना के गेट पर एकत्र हुए। अपना पंजीकरण पूरा करने के बाद वे अपने अपने अखाड़ों की ओर चल पड़े। इस बार जिस प्रतिद्वंदी में टैनसेन का सामना करना पड़ा, वह मार्शल स्पिरिट हंटिंग ब्लेड के साथ एक वेपन स्पिरिट वॉर स्पिरिट मास्टर था। हंटिंग ब्लेड की भावना बहुत तेज है और तानसेन की नीली सिल्वर घास को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकती है। लेकिन बुरी खबर यह है कि टैनसेन का युद्ध कौशल और युद्ध का अनुभव बहुत अच्छा है। उन्होंने न केवल मार्शल आर्ट में नुकसान की भरपाई की, बल्कि अंत में हार को जीत में बदल दिया और प्रतिद्वंदी को हरा दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तानसान के कपड़े भी तेज शिकार वाले ब्लेड से कट गए थे। इस समय टैनसेन अब बेचारा टैनसेन नहीं है जो केवल चीजों को सुधार सकता था। इसलिए कपड़े फटने के बाद उसने उन्हें निर्णायक रूप से फेंक दिया। स्टोरेज बैग से कपड़ों का एक नया सेट निकाला और उन्हें पहन लिया। लेकिन जब उसने कपड़ों के इस नए सेट को बाएं से दाएं देखा तो उसे अजीब लगा और तब उसे एहसास हुआ कि ये सभी बदले हुए कपड़े लगभग आधे साल पहले खरीदे गए थे। पिछले 6 महीनों में वह काफी बड़ा हो गया है, इसलिए उसके कपड़े थोड़े छोटे और अजीब लगते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे कल कुछ नए कपड़े खरीदने होंगे। तानसान ने खुद से कहा। डॉट 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 डॉट। दो व्यक्तियों की लड़ाई के दौरान ऑस्कर की हालत बहुत खराब लग रही थी और उसकी प्रतिक्रिया और गति कुछ हद तक टिकने में असमर्थ थी। यह उसकी गलती नहीं है। हुआन क्वान की काली मृत्यु ऊर्जा से उसका शरीर पहले ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। इन दिनों मुझे समय समय पर दुष्वप्न सताते रहते हैं। दोहरे झटके के तहत यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऑस्कर की हालत खराब नहीं है। उनकी खराब हालत के कारण उनके प्रतिद्वंदी ने उन्हें तुरंत रिंग से बाहर भेज दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाई मोबाइल कितनी ताकतवर थी। वह अभी भी अकेला था और एक ही समय में 2 लेवल 35 सोल लॉर्ड से निपटने में असमर्थ था, इसलिए उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे खेद है, बॉस दाई, आज मेरा प्रदर्शन बहुत खराब था। मंच से उतरने के बाद ऑस्कर ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, ये सब मामूली बात है। दाई मोबाइल ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। आपका शरीर बहुत बड़ी चीज है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप इस अवधि के दौरान कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है। ऑस्कर ने बुरी तरह से अपना सिर हिलाया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं मिनटों में बालों वाले राक्षस में बदल जाऊंगा। काली मृत्यु की आभा का जीवित प्राणियों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव और विनाशकारी शक्ति होती है। हुआन क्वान के माध्यम से ऑस्कर की शारीरिक स्थिति को महसूस करने के बाद झांग यानी को पता था कि अब ऑस्कर को छुट्टी देने का समय आ गया है, अन्यथा वह वास्तव में मारा जा सकता है। हालांकि मैं उससे नफरत करता हूं। अगर मैं उससे नफरत करता हूं तो मुझे उसे जल्दी राहत देने के बजाय कुछ समय के लिए उसे प्रताड़ित करना होगा। सिस्टम ने कहा, नरक के राजा ने मेरे मेजबान के शरीर पर टैटू बनवाया है। आप मेरे बारे में बात करने में इतना शर्मिंदा क्यों हैं? झांग यानी ने अपनी आंखें घुमाई। जब वो पिछले जीवन में पहली बार डॉग सिस्टम से मिले तो डॉग सिस्टम ने व्यक्तिगत रूप से कहा, आप यू शाओगेन को इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकते। आपको उसे कम से कम 20 साल तक धोखा देना होगा। अब ये कुत्ता तंत्र उसके बारे में बात कर रहा है। टीएस टीएस टीएस, ये कुत्ता तंत्र वो व्यक्ति है जो उसकी आलोचना करने के लिए सबसे कम योग्य है। दूसरी तरफ तानसेन और माहुंगजुन की टीम ने कड़ी टक्कर के बाद आखिरकार जीत हासिल की। आखिरकार माहुंगजुन अपने विद्वान दशा में केवल एक कमी न था और तानसेन उसे अगले स्तर तक ले जाकर मानसिक और शारीरिक रूप से थक गया था। मूल रूप से मैं जिन भी विरोधियों से मुकाबला करता हूं वे 2 आत्मा स्वामी हैं और मैं अक्सर 2 स्तर 37 और 8वें स्तर के विरोधियों से मुकाबला करता हूं। जीतने के लिए तानसेन अक्सर छिपे हुए हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। आज के खेल की तरह उसे फिर से प्लम ब्लॉसम लीडर का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसके प्रतिद्वंदी के हाथों और पैरों पर चोट लगी, जिससे उसके प्रतिद्वंदी की लय बाधित हो गई और फिर वो जीत सका। अन्यथा माहुंगजुन को बहुत पहले ही बेच दिया गया होता। ओह, ये बहुत अच्छा है, मैं फिर से जीत गया। हा हा हा। पद छोड़ने के बाद माहुंगजुन, जिन्हें यह एहसास नहीं था कि वह कमीने थे, लेकिन उन्हें लगा कि वह बहुत अद्भुत थे, जोर से हंसे। ऐसा लग रहा था मानो अभी युद्ध की जीत में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा हो। टैनसान ने बेबसी से उसकी ओर देखा। वास्तव में यदि यह तथ्य न होता कि उसके शिक्षक यू शाओगेन और माहुंगजुन के शिक्षक फ्यानर्स अच्छे भाई और सहयोगी थे, तो वह इस कमीने की देखभाल नहीं करना चाहता। बहुत गंदा, लेकिन आसान। ऐसा लगता है कि आपके कपड़ों में कुछ गड़बड़ है। क्या ये कुछ ज्यादा ही छोटा है? माहुंगजुन ने पूछा। हाँ, टैनसन ने कहा, जो कपड़े मैंने पहले पहने थे वे मेरे प्रतिद्वंदी ने आमने-सामने की लड़ाई के दौरान काट दिए थे। मैंने उन्हें पहले ही खरीद लिया था और अपनी बैग में रख लिया था। वे बहुत छोटे हैं, मुझे कल नए खरीदने हैं। माहुंगजुन अचानक उसके पास आए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? टैनसन तुरंत डर से कांप गया और जल्दी से माहुंगजुन से पीछे हट गया। इसे भूल जाओ, बेहतर होगा कि मैं अकेले ही चला जाऊं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम सब भाई हैं। तो तुम इतने विनम्र क्यों हो? जरूरत नहीं। ये दृढ़ता से कहने के बाद टैनसन ने अपनी गति तेज कर दी। अब उसकी माहुंगजुन के साथ अकेले रहने की हिम्मत नहीं हुई। सचमुच, माहुंगजुन अक्सर उसे एक ऐसे जानवर का एहसास दिलाते थे जो पागल हो जाने वाला हो। जब वे सभा स्थल पर पहुंचे तब तक बाकी सभी लोग खेल समाप्त कर चुके थे और फिर से इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें आते देखा और नमस्ते कहा। टैनसन ने भी राहत की सांस ली। अंत में सभी के साथ जुड़ गए। माहुंगजुन के अचानक क्रोधित होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय सभी ने ये भी देखा कि टैनसन के कपड़े थोड़े तंग थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में पूछा। टैनसन ने सच्चाई से उत्तर दिया और सभी ने अचानक सिर हिलाया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि झांग यानी की आंखें चमक उठी। इस अध्याय का अंत, अध्याय 122 संयुक्त प्रॉप्स फिर से देखें। अध्याय 122 संयुक्त प्रॉप्स फिर से देखें। लेकिन टैनसन कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार वह क्षण आ गया। मैंने आपको जो सहारा दिया है वो प्रभावी होने वाला है। अरे अरे अरे, सिस्टम ने अज्ञात अर्थ की हंसी भी उड़ाई जिसने झांग यानी को बेकाबू कर दिया। सचमुच, सिस्टम की हंसी ने उसके जैसे विकृत व्यक्ति को भी विकृत महसूस कराया। होटल लौटे और अबाक होकर रात बिताई। अगले दिन सुबह प्रशिक्षण के बाद टैनसन ने दोपहर का भोजन किया, थोड़ी देर आराम किया, फिर होटल छोड़ दिया और कपड़े खरीदने के लिए बाहर चला गया। झांग यानी को कभी-कभी इस आदमी की प्रशंसा करनी पड़ती है। हालांकि यह लड़का एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसकी दृढ़ता वास्तव में सीखने लायक है। टैनसन ने पिछले कुछ वर्षों में एक आदत विकसित कर ली है। यदि कुछ विशेष या महत्वपूर्ण न हो तो उसे सुबह अभ्यास अवश्य करना चाहिए। दोपहर में वह कुछ देर आराम कर सकता है। भले ही मुझे आज कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाना पड़े, लेकिन जाने से पहले मुझे अपनी सुबह की प्रैक्टिस पूरी करनी होगी। झांग यानी वहीं भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे लगता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, अगर मुझे यह आदत विकसित हो जाती तो मैं बहुत पहले ही पोस्टडॉक बन गया होता। बेशक अब इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि टैनसन बाद में कब वापस आता है। जी। तब तक मुझे आशा है कि आप बहुत आश्चर्यचकित नहीं होंगे। डॉट 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 डॉट। झांग यानी को उम्मीद नहीं थी कि टैनसन पूरी दोपहर बाहर रहेगा। जब हमें पता चला कि वे शाम को इकट्ठा होने वाले हैं, तो उन्होंने टैनसन को होटल लौटते नहीं देखा। अगर हम इंतजार करना बंद कर दें तो कैसा रहेगा? शायद आसान पहले ही ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना में इकट्ठा होने के लिए जा चुका है। दाई मोबाइल ने कहा। मारोडा के मानचित्र पर वह अभी तक वहां नहीं गया है, लेकिन उसके आंदोलन पथ से देखते हुए वह सोल फाइटिंग एरेना की दिशा में जा रहा है। झांग यानी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, चलो सोल फाइटिंग एरेना में चले और देखें। अगर वह अभी तक नहीं आया है तो मैं उसे ढूंढने के लिए वापस आऊंगा। मैं अपनी तलवार के साथ बहुत तेज हूं। वीर ने सिर हिलाया। समूह ग्रेट स्पिरिट फाइटिंग एरेना के गेट पर पहुंचा, लेकिन पाया कि तानसेन वहां नहीं था। झांग यानी ने अपने दिमाग में नुकीले का नक्शा खोला। तानसेन लगभग वहां था। हाँ, वह सिर्फ 10 सेकंड में दिखाई देगा। अगले 10 सेकंड में वह चमकता हुआ सबके सामने आ जाएगा। आसन यहाँ नहीं है तो वह कहां जा सकता है? माहुंगजुन ने चिंतित होकर पूछा। श्रेष्ठ में हर किसी के बीच वह व्यक्ति जो वास्तव में तानसेन की सबसे अधिक परवाह करता था, वह माहुंगजुन था। मैं होटल जाऊंगा और देखूंगा, झांग यानी ने कहा, जैसे ही वह अपनी तलवार लेकर भागने वाला था।
दाई मोबाइल ने कहा, बस रुको और देखो, शायद वह बाद में आएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियोंग ने अचानक दूसरी दिशा में इशारा किया और कहा, देखो क्या वह आसान है। सबने पलट कर देखा, तब हर कोई असमंजस में पड़ गया। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक ने बहुत सुंदर गुलाबी पोशाक पहनी हुई है। बेटा, एक गंजा लड़का सबके सामने आता है। ये गंजा सिर्फ चमकदार है और स्ट्रीट लैंप की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। ये सही है, ये तानसान था, ये सही है। टेंसेन ने इस समय जो पहना था वो वास्तव में एक स्कर्ट थी। ये कैसा गुलाबी रंग है, खूबसूरत, एक मर्दाना प्रशंसक। जी 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 जी। सिस्टम खूब हंसा और टेंसेन ने न केवल गुलाबी स्कर्ट पहनी हुई थी, बल्कि वही छोटी लड़की की तरह लड़खड़ाते हुए चल भी रहा था। बेशक उसके टेढ़ा मेढ़ा चलने का कारण यह नहीं है कि वो जानबूझकर सहमी सहमी चलता है, बल्कि इसलिए कि वह लंबी पोशाक और जूता, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं मुड़कर चलता हूं। स्ट्रीट में हर कोई पूरी तरह से भ्रमित था। झाओ गुजी, यू शाओगांग और फ्लैंडर्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर झाओ गुजी और फ्लैंडर दोनों ने यू शाओगेंग को अजीब नजर से देखा। तानसान आपका छात्र है, आपके छात्र महिलाओं के कपड़े क्यों पहन रहे हैं? क्या आप अभी चलते समय इतने शर्मीले हैं? सिर्फ श्रेय के सभी लोग नहीं, यहाँ तक कि राहगीर भी बहुत स्तब्ध थे। टेंसेन ने इस वक्त जो स्कर्ट पहनी है वो बेहद खूबसूरत है। यदि इसे एक सुंदर और सुंदर लड़की द्वारा पहना जाता है, तो यह निश्चित रूप से सज्जनों के एक समूह को आकर्षित करेगा। हाँ, अब इस स्कर्ट को पहनने वाला शख्स एक लड़का है और वह एक गंजा लड़का है और यह गंजा सिर बहुत चमकीला है। नहीं, ये कैसा नाटकीय चित्रण है। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था? इस जन्म में मैंने कौन सा अपराध किया था कि मुझे ऐसा मनोरम दृश्य देखने को मिला? क्लिक करें, क्लिक करें। ऊंची एड़ी की जूतों की जमीन से टकराने की आवाज के साथ टेंसेन अंततः मुड़ते हुए भीड़ के पास चला गया। उफ, तुम्हें क्या परेशानी है? एक सिसकने की आवाज आई। मुंह खोलते ही वह बूढ़ा हो गया। ये सही है, पुराना मित्र पूर्ण स्तरीय प्लेटप्रोप ऑनलाइन वापस आ गया है। चाहे कोई भी पुरुष या महिला, युवा या वृद्ध हो, जब तक आप इसका उपयोग करेंगे, आपकी बातें पुराने जाल की तरह हो जाएंगी। अगर आप किसी को फंसा नहीं पाए तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा। टेंसेन की क्लिपिंग ध्वनि ने तुरंत हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दाई मोबाइल और ऑस्कर भी उल्टी करना चाहते थे। यहाँ तक कि झांग प्यान्यू, जिनके पास मजबूत मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति है और मानसिक रूप से तैयार थे, ने जब ये दृश्य देखा और यह आवाज सुनी तो उन्हें लगभग उल्टी हो गई। और टेंसेन ने एक अन्य सहारा महिला कपड़े बॉस के कारण स्कर्ट पर ऊंची एड़ी पहन ली। इस फ्रॉक का प्रभाव है, एक बार उपयोग करने के बाद प्रभावित व्यक्ति चेतना के प्रभाव से प्रभावित होगा और अब पुरुषों के कपड़े नहीं खरीदेगा और पहन नहीं पाएगा, लेकिन महिलाओं के कपड़ों का आदी हो जाएगा और खुद को इससे मुक्त नहीं कर पाएगा। बेशक इसका इस्तेमाल महिलाओं पर नहीं किया जा सकता। महिलाओं के कपड़े बॉस, ये फ्रॉक भी इस पुनर्जन्म के बाद एक नया ओपन फ्रॉक है। जब झांग प्यान्यू ने इस फ्रॉक को देखा तो वह सोच रहा था कि क्या क्लिप के साथ संयुक्त होने पर यह बहुत अच्छा होगा। जैसी कि आशा थी, जब एक साथ उपयोग किया जाता है तो महिलाओं के कपड़े बॉस फ्रॉक और अधिकतम स्तर क्लिप फ्रॉक वास्तव में शक्तिशाली और अजय होते हैं। मारक क्षमता अत्यंत विशाल है। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आप तानसान, आप क्या कर रहे हैं? फ्लेंडर से रहा नहीं गया और पूछा, डीन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आखिर आप क्या कर रहे हैं? तानसान ने मासूमियत से पूछा। हर कोई, यू, लानत है, ये सचमुच कठिन है। मैं सचमुच चोटी करना चाहता हूं। आसन, ऐसे मत बनो। क्या तुम्हें किसी भी तरह से उत्तेजित किया गया है? झांग प्यान्यू ने पूछा। प्यान्यू, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कोई उत्तेजना नहीं मिली। टेंसेन ने हैरान होकर कहा। सब लोग, फ्लेंडर्स ने अपने दांत पीस लिए, हर तरफ कांपने लगे। झाओ गुजी को देखने के लिए अपनी गर्दन को सख्ती से घुमाया और शब्द दर शब्द फुसफुसाए, मेरा चाकू कहां है? झाओ गुजी ने कहा, मैं जाता हूं, इसीलिए आता हूं। यू शाओगेंग ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और तानसेन से पूछा, जियोसान, खेल शुरू होने वाला है, ऐसा मजाक मत करो। टेंसेन और भी भ्रमित हो गया। उसने क्या अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा, शिक्षक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या मैं मजाक कर रहा हूं? इस समय श्री पुरुषों के माथे पर नसें उभर आईं। लड़कियां भी निराश दिखीं। यदि मतली का स्तर था तो इस समय टेंसेन की मतली का स्तर निश्चित रूप से यूक्लिडियन स्तर था। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें पीछे बिना नहीं रह पाऊंगा। दाई मोबाइल ने दांत पीसते हुए कहा, आप कैसे हैं? टेंसेन ने अभी-अभी बोलना समाप्त किया था। दाई मोबाइल की मुट्ठी ने उसे मारा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 123 वास्तव में अघुलनशील। अध्याय 123 वास्तव में अघुलनशील विशेष प्रभाव। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर झांग प्यान्यू भरोसेमंद और विश्वसनीय है। जब दाई मोबाइल ने बिजली की गति से तानसेन पर मुक्का मारा, किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल झांग प्यान्यू ने महत्वपूर्ण क्षण में अपना हाथ उठाया। जब काली रोशनी अचानक सामने आई तो सभी को लगा कि उनके सामने तेज हवा चल रही है। हुआन क्वान तानसेन के सामने खड़ा था। टक्कर। दाई मोबाइल की मुट्ठी ने हुआन क्वान की तलवार की रीढ़ पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन हुआन क्वान निश्चल और सुरक्षित रहा। दाई मोबाइल डर से कराह उठी और 7 या 8 कदम पीछे हट गई। झांग प्यान्यू ने अपने चेहरे पर डर भरे भाव के साथ दाई मोबाइल की ओर देखा। नहीं, लाओ दाई, हम सभी सहपाठी हैं। आप वास्तव में ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। दाई मोबाइल ने उसकी ओर देखा। प्यान्यू, मुझे मत रोको। मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बहुत कठिन है। झांग प्यान्यू असहाय था। मैं तुम्हें कहां रोकने की कोशिश कर रहा हूं? मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप नहीं जानते थे कि तान भाव गुप्त रूप से देख रहा था। यदि आप वास्तव में इस तरह की किसी चीज पर तानसेन को हरा देते हैं, तो तान भाव निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेगा। भले ही उसका नाम बिलू हो और सहपाठियों के साथ तानसेन के भविष्य के रिश्ते की खातिर वह आपको सबक सिखाने के लिए खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन ये लड़का बिलू नाम का है और वह आपको गुप्त रूप से ठोकर खाएगा और आपको कुछ नुकसान देगा और आप उनसे बिल्कुल भी बचाव नहीं कर पाएंगे। आसन, अचानक ऐसा हो गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। सहपाठियों और साथियों के रूप में हमें पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम तुरंत कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? झांग प्यान्यू की सलाह सुनने के बाद हर कोई शांत हो गया। अरे, हालांकि तानसान बहुत घृणित था। सभी विकृत लोग उन्हें विकृत कहें, यहाँ तक कि वह श्रेक में सबसे विकृत और घृणित व्यक्ति के रूप में माहौल में उनकी जगह लेने में भी सफल हो गया है। लेकिन हम सभी सहपाठी और साथी हैं और कुल मिलाकर एक टीम है। ये वाकई में नहीं कहा जा सकता। तो अब प्राथमिकता ये पता लगाने की होनी चाहिए कि क्या हुआ और टेंसेन अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। आसन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? झांग प्यान्यू ने पूछा। और आप इस लहजे में क्यों बात करते हैं? जियोंग ने पूछा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो आपके लहजे में बोल सकूं। वास्तव में जियोंग द्वारा अपना आकर्षण सक्रिय करने के बाद भी उसकी आवाज का स्वर थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन ये उतना कड़ा भी नहीं है। तानसान की आवाज के लहजे को दुलुओं का सबसे अच्छा आदमी कहा जा सकता है। जू डोलुओ झुकेंगे और बनकर को बुलाएंगे। आपने क्या पहना है? तानसेन ने कहा, यहाँ तक कि एक सामान्य घेरे में घूमते हुए उसकी फिरकी के नीचे स्कर्ट लहरा गई। ये दृश्य सचमुच सत्य है। ये बहुत डरावना है, सचमुच। अगर ये श्रेक की 3 सुंदरियां होती, ऐसी स्कर्ट पहनकर और इस तरह घूमती हुई, समृद्ध समय में यह निश्चित रूप से एक सुंदर दृश्य है। लेकिन जब बाल टेंसेन इस तरह प्रकट हुए, वह निश्चित रूप से एक डरावना भूतिया दृश्य है। घूमना बंद करो। क्रोधी दाई मोबाइल मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन किसी को फिर से मारना चाहती थी। अगर आपको कुछ कहना है तो बोले। अगर आपको कोई समस्या है तो आइए इसे हल करने में आपकी मदद करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम करें। लाओ दाई, कृपया बात करना बंद करो। वो कौन है? जियो, लाओ दाई को एक तरफ ले जाओ और पहले शांत हो जाओ। झांग प्यान्यू ने आदेश दिया। ठीक है, चलो चलो बॉस दाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऑस्कर ने तुरंत दाई मोबाइल को एक तरफ ले लिया। झाओ युलान और एक तरफ खड़े 3 लोगों ने ये सब देखा और उन सभी ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। खैर, अब सभी छात्रों में हालांकि दाई मोबाइल सबसे उम्रदराज है, लेकिन उनका चिड़चिड़ा स्वभाव और उस तरह का अत्याचार जो केवल सत्ता में बैठे लोगों के लिए होता है, उनके मानवीय स्वभाव में ऐसी खामियां हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। ये कमी उसे श्रेक की उभरती टीम का नेता बनने के लिए अनुपयुक्त बनाती है। तुलनात्मक रूप से कहें तो झांग प्यान्यू एक नेता बनने के लिए अधिक उपयुक्त है यदि वह प्रतिभाशाली है, मजबूत है, अच्छा दिखने वाला है, उसका दिमाग अच्छा है, वह हर समय शांत रह सकता है, मामलों को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से संभाल सकता है और बाहरी दुनिया की भावनाओं और इस प्रकार अपने निर्णय से आसानी से प्रभावित नहीं होता है। वे तीनों भी झांग प्यान्यू से अधिक संतुष्ट हो रहे हैं। ये सोचकर कि श्रेक के लिए ऐसे बच्चे का उनके साथ जुड़ना वास्तव में बहुत अच्छा है। मूल कथानक में जो व्यक्ति इतना उच्च मूल्यांकन प्राप्त कर सकता है वह निश्चित रूप से तानसेन है। लेकिन अब तानसेन को देखो। यह क्या बदतमीजी है? आसन, क्या आप हमसे अपने सामान्य लहजे और लहजे में बात कर सकते हैं? झांग प्यान्यू ने फिर पूछा। क्या वे आपसे सामान्य स्वर और लहजे में बात नहीं कर रहे हैं? तानसेन ने असमंजस में पूछा। इसके अलावा दाई मोबाइल से अभी क्यों मारना चाहती थी? बुलाओ। लड़कों के माथे पर फिर से नसें उभर आई और लड़कियों के भाव भी धीरे-धीरे और अधिक उग्र हो गए। बहुत कृपी। वास्तव में ऐसा नहीं है कि हर किसी में सहनशीलता कम होती है या हर किसी का स्वभाव बुरा होता है, लेकिन इस क्लिप की आवाज वास्तव में लोगों को क्रोधित करती है और लोगों को उन्हें पीटने का मन करती है। अधिकतम स्तर क्लिप इस फ्रॉक के छिपे हुए गुण कुछ हद तक पिछले जीवन में यूजियाओ द्वारा उपयोग किए गए बैड माउथ कैप्सूल के समान है। ये बहुत गुप्त रूप से मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को उत्तेजित कर सकता है जो क्रोध की भावना को नियंत्रित करते हैं, जिससे लोग इसे सुनने के बाद बेवजह गुस्सा महसूस करते हैं और उन्हें पीटना चाहते हैं। सिस्टम में दूसरी बीमारी फूट पड़ी और चिल्ला उठी। ये है उत्तरजीवी। उद्धरण चिन्ह। बच गए, तुम बड़े सिर वाले भूत हो। झांग प्यान्यू ने अपनी आंखें घुमाई और शिकायत की, तीव्रता उतनी मजबूत नहीं है। अधिक से अधिक ये बस लोगों को क्रोधित करता है और क्रोध को दूर किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा है। सिस्टम ने हंसते हुए कहा, जब तक कि प्रक्रिया में लोगों का गुस्सा जगा सकता है, ये बहुत अच्छा है। मैं अब और नहीं सुन सकता। झूठ झूठी ने ठंडे स्वर में कहा। घुमा शांत होने के लिए एक तरफ चला गया। निंग रोंग रोंग भी चले गए। आप क्या कर रहे हैं? टेंसेन को बोलना समाप्त करने से पहले झांग प्यान्यू ने रोका। आसन, कृपया बात करना बंद करो। फिर झांग प्यान्यू झाओ युलान के पास गया और कहा, शिक्षक डीन, कृपया इसे देखें। हम बस कुछ भी नहीं देख रहे हैं। झाओ गुजी ने कहा, हम नहीं जानते कि क्या करना है। एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है कि यह अजीब है। फ्लैंडर्स ने कहा, ऐसा क्यों है कि टेंसेन ने इतने अजीब कपड़े पहने हैं और आप पहले ही उसके कपड़ों के साथ समस्या बता चुके हैं, लेकिन वह अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा है।
और उसके बोलने का तरीका और उसकी आवाज का लहजा। यू शाओगांग ने कहा। झांग तियान्यू ने असहाय होकर कंधे उठाए और अपने हाथ फैलाए। यदि हम पिछले जीवन की दिनचर्या का पालन करें, इसलिए झाओ युआन और अन्य लोगों ने इन गेफाल के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद शायद यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि तानसेन अब जो अनुभव कर रहा था वह उनके पिछले अनुभवों के समान था। लेकिन दुर्भाग्य से चेतना के भ्रम के विशेष प्रभाव के अलावा इस जीवन में ब्रह्म सहारा स्मृति उन्मूलन का एक विशेष प्रभाव भी जोड़ते हैं। सटीक होने के लिए ये स्मृति लुप्त होती है। अन्य सभी लोग जिन्होंने ब्रह्म सहारा के बपतिस्मा का अनुभव किया है, उन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रह्म सहारा का उपयोग करने की प्रक्रिया देखी है और इसमें भाग लिया है। प्रो का प्रभाव हटने या गायब होने के बाद प्रो उल्लंघन के अनुभव की स्मृति समय बीतने के साथ धीरे-धीरे फीकी पड़ जाएगी और अंततः मन की गहराई में छिप जाएगी। यही असली समाधान है। इस अध्याय का अंत अध्याय 124 ये टैंक है जो शर्मिंदा है 3। अध्याय 124 ये टैंक है जो शर्मिंदा है। ये स्मृतियां न तो जबरन मिटाई जाती हैं, न ही समय की लंबी नदी में लुप्त होती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आसान होगा, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आसानी से देवताओं और बिल्वों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसलिए सिस्टम में अधिक सूक्ष्म और मौन दृष्टिकोण चुना, स्मृति लुप्त होना। ये यादें और अनुभव वस्तुनिष्ठ रूप से मौजूद हैं और अभी भी हर किसी के दिमाग में है। लेकिन मानव मस्तिष्क की क्षमता सीमित है और यह सभी के लिए समान है। हर चीज को विस्तार से याद रखना असंभव है। तो ये यादें महत्वहीन छोटी चीजों की तरह होंगी जिनका अनुभव हर कोई करेगा। उन्हें मस्तिष्क द्वारा सील कर दिया जाएगा और फिर भुला दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर वैसी ही या फिर वैसी ही बात दोबारा होती है तो यह मेमोरी दोबारा सक्रिय नहीं होगी। इसलिए इस समय झाओ युआन और टांग हाउस सहित श्रेक टीम के बाकी सदस्य जो गुप्त रूप से देख रहे थे उस एंजल फेल घटना को भूल गए थे जिसे झाओ युआन और अन्य ने पहले अनुभव किया था। बेशक मुझे यू शाओगेन को धक्का दिए जाने की घटना याद नहीं होगी। हालांकि यू शाओगेन की बवासीर हमेशा बनी रहेगी। जहां तक बवासीर के कारण का सवाल है, यू शाओगेन ने इस पर गहराई से ध्यान नहीं दिया। 10 में से 9 लोगों को बवासीर है और बवासीर होना सामान्य है। इसके अलावा अतीत में ब्रह्म सहारा के कारण जो दुर्भाग्यपूर्ण चीजें उन्होंने अनुभव की थी उनमें से अधिकांश को भुला दिया गया था। बेशक सभी ब्रह्म प्रॉप्स स्मृति फीका के विशेष प्रभाव के साथ नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्कर को वह घटना अभी भी याद है जहां ऑस्कर के पादने से सॉसेज ट्रक में आग लग गई थी और उसके सारे बाल जल गए थे। क्योंकि हर किसी को पादने जैसी छोटी सी चीज का अनुभव होगा, इसलिए इसे याददाश्त खत्म होने के माध्यम से भूलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा वे वस्तुएं जिनका प्रभाव सदैव बना रहता है उनकी स्मृति से लुप्त नहीं होंगी। उदाहरण के लिए ऑस्कर के बाल पागलों की तरह बढ़ गए और टेंसेन के शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा। चूंकि इसका प्रभाव अब तक रहता है, इसलिए सभी को यह भी स्पष्ट रूप से याद है। झांग तियान्यू की भ्रमित और असहाय अभिव्यक्ति को देखकर यू शाओगांग तानसेन के पास आया। तानसेन की ओर देखा और पूछा, मिस मुझे आपसे पूछना है, आपने क्या पहना है? सिर्फ सामान्य कपड़े, क्या गलत है शिक्षक? यहाँ तक कि यू शाओगेन जो हमेशा सुस्त अभिव्यक्ति रखता था, इस वाक्य को सुनने के बाद अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सका। मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आप सामान्य हैं या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं। मुझे बताओ, यू शाओगांग ने गंभीरता से पूछा। टेंसेन ने अपने कपड़ों की ओर देखा और कहा, मैंने एक नीला टॉप, गहरे नीले रंग की पतलून पहनी हुई है और मेरे कमर के चारों ओर वह बैठ है जो आपने मुझे दी थी। क्या कोई समस्या है शिक्षक? टेंसेन जिस बारे में बात कर रहा था वह बिल्कुल उसी शैली के कपड़ों की थी जो उसे आमतौर पर पसंद थी। महिलाओं के कपड़े बॉस के चेतना भ्रम प्रभाव के तहत तानसेन महिलाओं के कपड़ों को अपने पसंदीदा कपड़ों के रूप में मानेंगे। महिलाओं के कपड़े जितने अधिक चुलबुले और खूबसूरत होते हैं उतने ही उनकी सौंदर्य शैली के अनुरूप होते हैं। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। यू शाओगांग ने फिर पूछा, आपकी आंखों में कुछ भी खराबी नहीं है ना? टेंसेन ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। मेरी आंखों में कुछ भी खराब नहीं है। सच कहूं तो उसने पर्पल डेमन आई को भी सक्रिय कर दिया और उसकी आंखों से हल्की बैंगनी रोशनी निकल रही थी। पर्पल डेमन आई की दृष्टि में उसके कपड़ों में कोई बदलाव नहीं आया। मजाक, आपका छोटा बैंगनी शैतान शिशु मेरे ब्रह्म प्रस्ताव के प्रभाव को कैसे तोड़ सकता है? तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी नहीं है? क्या पिछले कुछ दिनों में आप पर दूसरों द्वारा हमला नहीं किया गया? फ्लेंडर्स ने पूछा। तानसेन ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा। नहीं, फ्लेंडर्स सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके और किसी को मारने की अपनी इच्छा को दबा दिया। जाओ जी ने फिर पूछा, तो क्या आपको लगता है कि आपके अपने भाषण में कुछ गड़बड़ है? तानसेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता शिक्षक झाओ। क्या ये संभव है कि लोग सामान्य से अलग तरीके से बोलते हैं? झाओ जी के हाथों की पीठ पर नसें उभर आई और फिर उसने गहरी सांस ली और किसी को मारने की इच्छा को दबा दिया। ऑस्कर ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक तानसेन के पास गया और कहा, आसन मुझे लगता है कि तुम अब बहुत सुंदर हो। हर कोई अचंभित रह गया। फिर तानसेन के चेहरे पर घृणा की झलक दिखाई दी। जियो, आप इस तरह से क्यों बोलते हैं? ये बहुत घृणित है। ऑस्कर ने कहा, ओह तो आप ही जानते हैं कि इस तरह से बात करना घृणित है। फिर आप अभी भी इस तरह से बात क्यों करते हैं? सभी को अचानक एहसास हुआ कि ऑस्कर तानसेन की बोलने की शैली को प्रदर्शित करने के लिए वास्तविक क्रियाओं का उपयोग कर रहा था। तानसेन और भी अधिक हैरान था। मैंने इस तरह से नहीं बोला, मुझे खुद बहुत घृणित लगता है। मैं इतने घृणित तरीके से कैसे बोल सकता हूँ? ये घृणित है। कश, दाई मोबाइल ने लगभग खून की उल्टी कर दी। ऑस्कर भी पूरी तरह अवाक रह गया। अरे ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप किसी ऐसे व्यक्ति को जगा सकें जो सोने का नाटक कर रहा हो। जियो अब इसे सहन नहीं कर सका। आसान, बहुत दूर मत जाओ। आप न केवल इस तरह से बात कर रहे हैं बल्कि बार-बार शब्दों का उपयोग भी कर रहे हैं। वाह, मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूसुची, मैं यूसुची का उपयोग नहीं करता। जियो, मुझ पर गलत आरोप मत लगाओ। झांग तियान्यू और सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका और किनारे पर चला गया और झाओ युआन से पूछा, डीन शिक्षक, हम आसान की स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं तो क्या हम आज रात की आत्मा की लड़ाई में भाग लेने जा रहे हैं? झाओ युआन और उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी एक ही आकार के थे। यदि पृथ्वी पर ऐसा होता तो हमें कुछ ही मिनटों में पूरे शरीर की जांच और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया जाता। लेकिन विलुम महाद्वीप पर ऐसी कोई चीज नहीं है। फ्लेंडर्स ने टेंसेन से पूछा, आपके आत्मिक कौशल और आत्मशक्ति में कुछ भी गलत नहीं है ना? टेंसेन ने सिर हिलाया। यह कोई समस्या नहीं है मिस्टर डीन। फ्लेंडर्स ने पागलपन से अपनी आंखें घुमाई। तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए और आध्यात्मिक लड़ाई में भाग लेने के लिए पंजीकरण पूरा करना चाहिए। आपसे टेंसेन, तुम्हें एक शब्द भी कहने की अनुमति नहीं है, याद है? क्यों? टेंसेन अजीब लग रहा था। अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ भी मत कहो तो बस कुछ भी मत कहो। क्या तुम डीन की बात सुनते हो? झाओ जी ने पूछा। टेंसेन ने थोड़ा व्यथित होकर कहा, ओह इसे काटना आसान है। उसके कपड़ों के बारे में क्या? झांग तियान्यू ने पूछा। क्या आपके पास उसके लिए उपयुक्त कपड़े हैं? यू शाओगांग ने पूछा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तीन लड़कियां निश्चित रूप से वहां नहीं थी। मां होंगजुन, दाई मोबाई और झांग तियान्यू सभी तानसेन से आकार में थोड़े अलग हैं, इसलिए उनके कपड़े उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। ये ऑस्कर के लिए ठीक है, लेकिन ऑस्कर कपड़े बदलने के लिए भी नहीं लाया। झांग तियान्यू ने कहा, मेरे पास यहाँ कुछ नए कपड़े हैं, आसान को उन्हें पहनने दो। झांग तियान्यू ने कुछ लड़कों के कपड़े निकाले, लेकिन तानसेन ने उन्हें देखने के बाद तुरंत कहा, तियान्यू तुम्हारे पास लड़कियों के कपड़े कैसे हैं? सब लोग, क्या सचमुच तानसेन की आंखों में कुछ खराबी है? ये लड़कियों के कपड़े नहीं हैं, ये मेरे अपने अतिरिक्त कपड़े हैं। झांग तियान्यू ने कहा, आप बकवास कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से लड़कियों के कपड़े हैं। झांग तियान्यू ने असहायता से अपना सिर हिलाया और फ्लेंडर ने कहा, फिर इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही। वैसे भी ये टेंसेन ही था जो शर्मिंदा था, मैं नहीं। पुनश्च यह मत सोचिए कि मैं वाचालू, प्रॉप्स की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में हर कोई भ्रमित हो सकता है। इस अध्याय का अंत अध्याय 125 टेंसेन में कुछ और सामग्री जोड़ें। अध्याय 125 टेंसेन ने कुछ और सामग्री जोड़ें। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तानसेन को धीरे-धीरे सभी के ध्यान का केंद्र बनने में देर नहीं लगी। सबके कानों तक फुसफुसाहट पहुंची। अरे उस आदमी को देखो, नकाब वाला गंजा आदमी, मुझे उसके बारे में एक धारणा है, वह बहुत शक्तिशाली है। मूल रूप से वह आध्यात्मिक लड़ाई में जितना हारता है उससे कहीं अधिक जीता है। स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में मजबूत लोग मूल रूप से प्रभावशाली होते हैं और तानसेन जैसी विशेषताओं वाले एक मजबूत व्यक्ति के लिए यह और भी अधिक सच है। लगभग हर बार वह बड़ी ताकत के साथ ही पर एक मनोयोग करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी चमकदार गंजे ने उसका बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसने कई लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव भी छोड़ा। ये ठीक इसी वजह से था कि जब वह ऐसे कपड़े पहनकर स्पिरिट फाइटिंग क्षेत्र में चला गया तो उसने इतनी जल्दी बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन उसने आज एक महिला की स्कर्ट क्यों पहनी है? वह मुड़कर चलता है। हाँ, मुझे भी यह अजीब लगता है। मुझे याद है वही एक आदमी है, धिक्कार है, वह अवश्य ही एक विकृत व्यक्ति होगा, है ना? नहीं कर सकते, बस स्कर्ट ही पहनो। शायद यह मेरी निजी पसंद है। एक बड़ा आदमी स्कर्ट पहनना पसंद करता है, क्या इसे विकृत नहीं कहा जाता? अगर यह विकृति नहीं है तो एक खून वाले आदमी के रूप में नहाती महिलाओं पर ताक झांक करना निश्चित रूप से विकृति नहीं है, क्योंकि यह मेरा निजी शौक भी है। तुम बहुत घमंडी हो, है ना? डॉट 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 डॉट। हर कोई इन फुसफुसाहटों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है, इसलिए झांग तियान्यू को छोड़कर बाकी सभी ने जानबूझकर या अनजाने में तानसेन से दूरी बनाए रखी। भले ही आपने मुखौटा पहना हो, फिर भी आप बहुत सामाजिक हैं। तियान्यू अभी भी सबसे वफादार है। मां होंगजुन ने कहा, इस समय मैं अभी भी आसान के साथ चल सकता हूं। हाँ, तियान्यू वास्तव में एक अच्छा भाई है जो आपस में मिलजुल कर रह सकता है। ऑस्कर ने भी भावुक होकर कहा। अन्य लोगों ने दोनों व्यक्तियों की ओर देखा और सहमति व्यक्त की, लेकिन भले ही सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की, फिर भी वे आगे नहीं बढ़े और दो लोगों के साथ चले गए। सामाजिक मृत्यु की तलवार का विरोध कौन कर सकता है? बेहतर है कि धीरे-धीरे और ईमानदारी से चलें, जल्दी से रजिस्ट्रेशन पूरा करें और गेम खत्म करके वापस जाएं। युवा लोगों का पतला होना सामान्य बात है, लेकिन ये तीन हुए लोग झाओ युआन के पीछे धीरे-धीरे चल रहे थे। वे और भी धीमी गति से चले। दाई मोबाई और अन्य लोग उनके और तानसेन और झांग तियान्यू के बीच खड़े थे। तियान्यू, वे इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हैं? तानसेन ने आखिरकार सभी के अलगाव को देखा और अजीब तरीके से पूछा। निसंदेह मुझे डर है कि आप उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। झांग तियान्यू ने अपने दिल में कहा। अरे, चूंकि श्रेय एक टीम और संपूर्ण है, हमें आशीर्वाद और कठिनाइयों को एक साथ साझा करना चाहिए। तो झांग तियान्यू रुक गया और दाई मोबाई और अन्य लोगों को देखने के लिए मुड़ा।
अरे दुबले पतले बूढ़े, चलो साथ चलें, चलो तेज चलें। दाई मुबाई और अन्य, मैंने तियानियों की वफादारी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। परिणाम स्वरूप वो पलटा और उन्हें पानी में खींच लिया। वफादारी की कैसी लड़कियों जैसी भावना। अरे दोस्त, अस्सी, ब्लेजर, झांक तियानी ने चिल्लाया, आओ एक साथ चलें। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सभी के चेहरे पर दर्द के भाव थे। झांक तियानी ने अचानक कुछ समझ से बाहर की बात क्यों कही? इसका क्या मतलब है? खैर, बात वह नहीं है। बात यह है कि उनके आसपास के लोगों का ध्यान उनकी ओर चला गया है। वे चाहकर भी छिप नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास गति बढ़ाने और उनका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर झांक तियानी ने उनके पीछे झाओ युलान और उनके पीछे अन्य तीन को देखा। पता चला कि ये तीनों बूढ़े लोग काफी चोर थे। जब झांक तियानी ने दाई मुबाई और अन्य लोगों को बुलाया, तो उन्हें पता था कि वे बच नहीं सकते। अतः उसने भी अपनी गति तेज कर दी और इस ओर चल दिया। झांक तियानी ने सोचा कि वे बहुत समझदार थे, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे जल्दी से सभी के पास से गुजर गए और झांक तियानी और अन्य लोगों के पास से गुजरते समय केवल एक वाक्य फुसफुसाए, हम आपका इंतजार करने और आपका प्रदर्शन देखने के लिए सभागार में गए थे। फिर वही झटके में गायब हो गया। पर निर्भर, दाई मुबाई और अन्य लोगों ने अपने दिलों में बूढ़ी लोमड़ी को बुलाया। अदरक अभी भी मसालेदार है, यह एक सफल पलायन है। इस समय दाई मुबाई वास्तव में स्तब्ध थी और झांक तियानी के कान में फुसफुसाए, ये जानकर रास्ता नहीं है। हमारे आसपास के लोग हमें जिस तरह से देखते हैं उसे देखो। झांक तियानी ने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ? हम वैसे भी मुखौटे पहने हुए हैं, वे हमारे असली चेहरे नहीं देख सकते हैं, तो वे किस बात से डरते हैं? लेकिन दाई मुबाई कुछ कहना जारी रखने ही वाली थी कि झांक तियानी ने उन्हें रोक दिया। अब जब मैं बात कर रहा हूँ, आसान हमारा भाई है, तो क्या हमें सिर्फ इस वजह से उसे दूर रहना होगा? फिर वह खुद को कौन समझता है? दाई मुबाई बात थी, बॉस दाई होने की जिम्मेदारियां फिर से मेरे मन में आ गई। बढ़िया, क्या ये सामाजिक मृत्यु नहीं है? मृत्युवादी मित्र मृत्युवादी नहीं है। वैसे भी जो व्यक्ति बाद में तानसेन के साथ मिलकर काम करेगा वह मामूली है। अंत में मैं पंजीकरण डेस्क पर चला गया। पंजीकरण डेस्क पर मौजूद युवा महिला ने ऊपर देखा और तानसेन को देखा और वह मौके पर ही दंग रह गई। आखिर क्या बात है? गुलाबी राजकुमारी पोशाक के साथ गंजा सिर, क्या यह इस वर्ष की एक लोकप्रिय नई शैली है? वेल बैच, किसी और बात का तो जिक्र ही नहीं। ऐसे आउटफिट के साथ मैच करने का साहस और बेशर्मी हर किसी को हैरान करने के लिए काफी है। हम साइन अप करना चाहते हैं। झांक तियानी ने इसे फिर से दोहराया, जिससे युवती का ध्यान वास्तविकता की ओर वापस आ गया। ओह ठीक है, कृपया मुझे अपना बैच दिखाओ। पंजीकरण पूरा करने के बाद युवती को एहसास हुआ कि गुलाबी राजकुमारी की पोशाक में गंजा आदमी वास्तव में आत्मा से लड़ने वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध हजार सशस्त्र शूर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना परिचित लग रहा है। अच्छे आदमी, जब तुमने महिलाओं के कपड़े पहने होंगे तो तुम सचमुच मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह हजार सशस्त्र शूर बहुत शक्तिशाली था और हर बार लड़ने वाली आत्माओं को हराने के लिए कमियों का नेतृत्व कर सकता था। बहुत विशेषज्ञ जैसा। आखिर क्या बात है? मालिक को महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद है। धन्यवाद। पंजीकरण पूरा करने के बाद टेंसेंट फ्लैंडर्स के निर्देशों को भूल गए और बोले, पुराने सामान के इस कौर ने इस जानकार महिला स्टाफ सदस्य को इसे लगभग वहीं उगलने पर मजबूर कर दिया। जरा कल्पना करें कि एक गंजा आदमी महिलाओं के कपड़े पहने हुए आपको सहलाती आवाज में धन्यवाद कह रहा है, लेकिन कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, चलो चलो। झांक तियानी ने जल्दी से तानसेन को खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि टैनसेन को इस समय फ्लैंडर्स के निर्देश याद आ गए थे। वह शर्म से मुस्कुराया और अपनी ऊंची की जूते चटाते और घुमाते हुए चला गया। घटनास्थल पर मौजूद दर्शक, इस समय जानलेवा इरादा सर्वोपरि था। यदि यह आत्मा से लड़ने वाला क्षेत्र नहीं होता, यदि यहाँ स्वामी नहीं होते, या यदि हम नहीं जानते कि यह सहस्त्र सशस्त्र शूरा कितना शक्तिशाली है, वे पहले ही उसे पीटने के लिए दौड़ पड़े थे। बहुत घृणित। वास्तव में विकृत होना उसकी गलती नहीं है, बल्कि घृणित होना उसकी गलती है। बेशक झांक तियानी अपने आसपास के सभी लोगों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। हे तानसेन और यू शाओगेन को सार्वजनिक रूप से खुद को मूर्ख बनाते देखना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। क्या आप टेंसेन में और सामग्री जोड़ना चाहते हैं? उदाहरण के लिए उसे दूसरे इंडियन फाहरा के साथ जोड़ो। इस अध्याय का अंत अध्याय 126 ऑस्कर पिटने वाला है। अध्याय 126 ऑस्कर पिटने वाला है। टेंसेन अब एक क्रॉस रेसिंग बॉस बन गया है जो हर बार बोलते समय एक बुरे आदमी की तरह लगता है। यदि आप उसे किसी अन्य इंडियन फेलर के साथ जोड़ते हैं, उसकी पेक्टोरल्स प्रमुख मांसपेशियों को अतिरंजित बनाएं। अंदर का स्वाद बिल्कुल सही है, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद झांक तियानी ने अस्थायी रूप से यह विचार छोड़ दिया। क्योंकि टिप, बधाई हो, आप बेहतर इलाज के हकदार हैं। मिशन पूरा हो गया। मिशन पुरस्कार प्राप्त करें। सोल पावर लेवल जोड़, रिवार्ड पॉइंट्स जोड़। कार्य पूरा हो चुका है। अधिक सामग्री जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये केवल मनोरंजन के लिए है, तो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अब झाओ युलान और वे तीनों पहले से ही ट्रैकिंग की विधि जानते हैं। इंगेल फॉलो। हालांकि धोखा खाने की याददाश्त धुंधली हो गई है, परंतु एक भ्रामक सहारा जो टूट गया था वह मिल गया है और टूटे हुए तरीके को बुलाया नहीं जाएगा। एक ही प्रकार के भ्रामक प्रॉप्स का सामना करने पर ट्रैकिंग विधि की मेमोरी संक्षेप में सक्रिय हो जाएगी। इसलिए यदि इसका उपयोग वास्तव में तानसेन द्वारा किया गया होता, तो मुझे डर है कि हमला बस हो जाता और तानसेन के मरने के लिए बहुत देर हो चुकी होती। इंजन फेल का प्रभाव समाप्त कर दिया गया है। यह नामंको की बर्बादी होगी। एक और बात है, झांक तियानी ने आखिरकार 50 के स्तर को पार कर लिया है। हम लेवल पर पहुंच गए हैं। क्या लेवल बहुत पीछे रह सकता है? अगले मिशन का इनाम संभवतः शक्तिशाली पांचवी आत्मा कौशल है। आत्मा की लड़ाई खत्म होने के बाद सभी लोग जल्दी से आत्मा की लड़ाई के मैदान से बाहर चले गए। ग्रेट सोल फाइटिंग अरेना के बाहर सभी लोग एक एकांत स्थान पर एकत्र हुए। यू शाओगेन ने तानसेन से गंभीरता से पूछा, अब मुझे सच बताओ कि तुमने इस दिन क्या किया और कहां गए थे? हालांकि टेंसेन को नहीं पता था कि यू शाओगेन ने उसे क्यों पूछा, फिर भी उसने सही हुई आवाज में वही कहा जो उसने आज किया था। मैं सुबह अभ्यास कर रहा था और दोपहर में कपड़े खरीदने गया, क्योंकि आत्मा की लड़ाई के दौरान मेरे कपड़े फट गए थे। वास्तव में सभी के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या आप कृपया? फ्लैंडर्स ने वाक्य के बीच में अपना हाथ लहराया। टेंसेन के दिमाग में अभी कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने अजीब कपड़े पहने हुए थे और घृणित स्वर में बात कर रहा था। तो फिर आप कपड़े खरीदने कहां गए थे? यू शाओगेन ने पूछना जारी रखा। ये ठीक थर्ड स्ट्रीट पर है। वहां कपड़े बेचने वाली कई दुकानें हैं। शिक्षक अगली बार ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चुप रहो। यू शाओगेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं तुमसे जो भी पूछता हूं, तुम वही उत्तर देते हो जो तुम चाहते हो। अतिरिक्त कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी लड़ाई, तानसेन ने थोड़ा व्यथित होकर कहा। यू शाओगेन ने पूछा, वे विशेष रूप से कौन से स्टोर हैं? ठीक है, मैं आपको कुछ समय के लिए नहीं बता सकता, क्योंकि उस जगह पर कपड़े बेचने वाली बहुत सारी दुकानें हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैं अभी भी पहचान सकता हूं कि वे कौन सी दुकानें हैं। टेंसेन ने गंभीरता से कहा। जब आप कपड़े खरीद रहे थे तो क्या दुकान के मालिकों ने अजीब व्यवहार किया या कुछ अजीब कहा? यू शाओगेन ने पूछा। टेंसेन ने कुछ देर सोचा और कहा, ये सच लगता है। लगभग हर दुकान का मालिक मुझसे पूछता है कि क्या मैं अपनी प्रेमिका के लिए कपड़े खरीदना चाहता हूं। क्या मजाक है? मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। और क्या? फ्लैंडर्स ने पूछा। इसके अलावा टेंसेन ने इसके बारे में बार-बार सोचते हुए कहा, जब लोग उन कपड़ों को पहनेंगे तो उन दुकानों के मालिक उन्हें बहुत अजीब नजरों से देखेंगे, जिससे उन्हें वास्तव में शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यू शाओगेन ने अपना हाथ उठाया और फिर कुछ देर तक एक दूसरे को देखा। तब यू शाओगेन ने कहा, तानसेन तुम वहां जाओ और थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हमें कुछ कहना है। ओह बहुत अच्छा। तानसेन आज्ञाकारी ढंग से चला गया। यू शाओगेन ने दूर से उसकी पीठ की ओर देखा और फुसफुसाया। ऐसा लगता है कि जब वह कपड़े खरीदने गया तो वह अजीब हो गया। तो क्या जब आप कपड़े खरीदते हैं तो यह अजीब हो जाता है, या कपड़े खरीदने से पहले यह अजीब हो जाता है? मित्र ने पूछा। यू शाओगेन ने भौहें चढ़ा ली और अपना सिर हिलाया। इस प्रश्न के लिए मुझे कल व्यक्तिगत रूप से उन दुकानों पर जाकर देखना होगा और पूछना होगा। आप क्या सोचते हैं? फ्लैंडर्स ने पूछा। क्या आपको संदेह है कि उन दुकान मालिकों में से किसी ने गुप्त रूप से टेंसेन के साथ कुछ बुरा किया है? ये बहुत संभव है। यू शाओगेन ने कहा। तो कल हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे और जांच करेंगे। मुझे इस बारे में कुछ संदेह है कि क्या तानसेन को किसी ने जहर दिया था। हर कोई अवाक था। जहर? ऐसा कौन सा जहर है जो एक आदमी को महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद करेगा? और वह कटे-फटे लहजे में बोलता भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अभी भी यह एहसास नहीं है कि आप असामान्य हैं। आज रात की आध्यात्मिक लड़ाई को देखते हुए तानसेन की ताकत और युद्ध प्रभावशीलता सामान्य से अलग नहीं थी। दूसरे शब्दों में उसका शरीर बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं लग रहा था। फिर सवाल आ रहा है, ये शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना किसी व्यक्ति को क्रॉस रेसिंग बॉस में बदल सकता है? किस प्रकार का जहर ऐसा कर सकता है? किस तरह का उबाऊ व्यक्ति इतना उबाऊ काम करेगा? चलो आज रात के लिए ऐसा करते हैं। यू शाओगेन ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। जहां तक आसान की स्थिति का सवाल है, हम स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम असहाय हैं, इसलिए हम केवल विभिन्न संदिग्ध बिंदुओं की जांच कर सकते हैं। सभी ने सिर हिलाया। सचमुच अब यही एकमात्र रास्ता है। वैसे भी टेंसेन को इतना अजीब होते देखना और उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल असंभव है। आसन, इधर आओ, क्लिक करें। टेंसेन ने ऊंची एड़ी के जूते पहने और चिल्लाकर कहा, शिक्षक क्या बात है? यू शाओगेन ने कहा, कल सुबह 9 बजे हम आपसे मिलने आएंगे। आप हमें तीसरे ब्लॉक में ले जाएं और हमें वे सभी दुकानें दिखाएं जहां आप कल गए थे। ठीक है शिक्षक, ठीक है। वापस जाओ और आराम करो। वापस होटल के कमरे में ऑस्कर और झांक तियानी ने तानसेन को नाड़ी ढंग से उसकी स्कर्ट उतारते हुए देखा। उनके चेहरे पर दर्द हो रहा था। ओह ऐसी अजीब बात क्यों हुई? जब टेंसेन नहाने गया, ऑस्कर ने धीमी आवाज में पूछा, तियानी क्या तुम्हें लगता है कि आसान की रुचियां और शौक बदल गए हैं? झांक तियानी स्तब्ध रह गया। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, ऑस्कर ने अपनी आवाज धीमी की, क्या आसान महिलाओं की तरह नहीं बल्कि फैटी की तरह बन जाएगा? झांक तियानी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। आप सही कह रहे हैं, मैंने पहले उसे महिलाओं में बहुत रुचि रखते नहीं देखा था। वह सारा दिन वहीं रहकर अभ्यास करता था। ऑस्कर ने कहा, लेकिन पहले वह अभी भी एक आदमी था। लेकिन अब ओह मैं समझा। झांक तियानी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप पिटाई से चिंतित हैं?
हाँ, ऑस्कर फुसफुसाया, क्यों? यह एक अच्छा विचार है। झांग तियानी ने मन ही मन हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। जियो और आसान लगभग एक साथ बड़े हुए हैं। इतने सालों के बाद मुझे पता है कि आसान कौन है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 127 क्या ऑस्कर वापस सामान्य हो गया है? अध्याय 127 क्या ऑस्कर वापस सामान्य हो गया है? झांग तियानी का आश्वासन सुनने के बाद ऑस्कर ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस समय झांग तियानी ने अचानक पूछा, ओह, तुमने आज शेव नहीं किया? ऑस्कर स्तब्ध रह गया और उसने कहा, नहीं, क्या इसमें आपकी मार्शल भावना की काली मौत की आभा नहीं है? मुझे दाढ़ी क्यों बनानी चाहिए? लेकिन समस्या यह है, झांग तियानी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जब आप और लाओ दाई आज लड़ने के लिए एक टीम बनाने गए, तो मैं आपके शरीर में ब्लैक डेथ क्यों इंजेक्ट करना भूल गया? ऑस्कर स्तब्ध रह गया। उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही भ्रम, खुशी और परमानंद के बीच बदल गई और फिर उसने जल्दी से पूछा, अब क्या होगा? क्या आपने मुझे प्रभावित करने के लिए काली मौत की आभा को छोड़ने के लिए अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग किया है? जैसे ही झांग तियानी ने अपना हाथ उठाया, हुआन क्वान उसके पीछे से प्रकट हुआ और फिर उसके चारों ओर तैरती हुई काली मौत की हवा की एक परत दिखाई दी। झांग तियानी ने फिर से अपना हाथ लहराया और सारी काली ऊर्जा हुआन क्वान द्वारा वापस तलवार के शरीर में अवशोषित कर ली गई। फिर उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वे सभी घबराहट से ऑस्कर के शरीर को देखने लगे। 1 सेकंड बीत गया, 5 सेकंड बीत गए, आधा मिनट बीत गया। उन दोनों ने सांस लेने की हिम्मत किए बिना करीब से ध्यान देने की इस मुद्रा को बनाए रखा। लेकिन ऑस्कर के शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा। ऑस्कर की अभिव्यक्ति धीरे-धीरे परमानेंट से विकृत हो गई। उनका वर्तमान शरीर काली मौत की आभा से प्रभावित नहीं है और आधा मिनट बीत चुका है और उनके चेहरे पर बाल पहले की तरह तेजी से नहीं बढ़े हैं। फिर टेंसेन बाथरूम से बाहर चला गया। ये देखकर कि ये दोनों लोग निश्चल थे, दोनों ऑस्कर के शरीर को घूर रहे थे। टेंसेन ने अपने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए पूछा, क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? शश, झांग तियानी ने मौन इशारा किया। टेंसेन को पता नहीं क्यों, इसलिए वह झांग तियानी के पास गया। पहले झांग तियानी को अजीब तरह से देखा, फिर अपना सिर झुकाया और झांग तियानी के साथ ऑस्कर को देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हर किसी की मानसिकता झुंड वाली होती है। अब जब टेंसेन नहा चुका था और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो वह बस उसके पीछे-पीछे चला और देखता रहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्यों देखना चाहता था। जल्द ही 2 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए, तभी जब टेंसेन, जो अपना सिर झुका रहा था, को अपनी गर्दन में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। ऑस्कर अचानक जोर से चिल्लाया, हाँ, ओह हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हा 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 हा। यह आवाज बहुत तेज थी। बुजुर्ग से जागने पर उसकी चीख से कम तेज नहीं थी। अगले कमरे में दाई मुबाई, मां हुंगजुन और श्रेक सेन ने तुरंत जाग गए। दाई मुबाई और मां हुंगजुन तुरंत भागे। क्या हुआ? क्या हुआ? जियो, कृपया अपनी आवाज धीमी रखें। क्या आप जानते हैं कि क्या समय हो गया है? ऐसा करने से अन्य मेहमानों को परेशानी होगी। इसी समय लड़कियां भी दरवाजे पर आ गईं। जियो ने झांग तियानी से पूछा, ऑस्कर को क्या हुआ? क्या उसे कोई और बुरा सपना आया? नहीं, नहीं। झांग तियानी के चेहरे पर भी खुशी थी। लगता है ऑस्कर की समस्या ठीक हो गई है। श्रेक सेन ने स्तब्ध रह गया और जियो ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? निंगरोंग ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑस्कर की बालों के बढ़ने की समस्या बिना दवा के ठीक हो गई हो? ये सही है, झांग तियानी ने कहा। मैंने अभी उस पर हुआन क्वान की काली मृत्यु ऊर्जा का प्रभाव वापस लिया है। अब 5 मिनट बीत चुके हैं और उसके बाल पहले की तरह नहीं बढ़े हैं। इस समय ऑस्कर ने दाई मुबाई और अन्य लोगों को घर में खुशखबरी भी सुनाई। सभी ने तुरंत ऑस्कर को बधाई भेजी। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन दिनों ऑस्कर को बालों के विकास को दबाने के लिए हुआन क्वान की काली मृत्यु ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ता है, अन्यथा वह थोड़े समय में बालों वाले राक्षस में बदल जाएगा। लेकिन वो काली मौत की सांस है, मौत की सांस है, जो जीवन ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकती है और उसका क्षरण कर सकती है, जीवन काल छोटा कर सकती है और शरीर को नष्ट कर सकती है। लंबे समय तक काली मृत्यु ऊर्जा से प्रभावित रहने के कारण ऑस्कर का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के घेरे काले पड़ गए थे, उसका शरीर पतला था और उसकी आत्मा सुस्त थी। उसकी पूर्व युवा उपस्थिति का कोई निशान नहीं है, वही पीले जोड़ी की तरह दिखता है। लेकिन अब उसके बाल पागलपन से नहीं बढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि उसे भविष्य में इसे दबाने के लिए काली मौत की आभा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बधाई हो, जियो। हाँ, हाँ, यह एक महान घटना है। क्या शानदार आयोजन है। झांग तियानी ने राहत की सांस ली। ठीक है, ठीक है। मुझे अंततः हुआन क्वान की काली मृत्यु ऊर्जा को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं जानते, मुझे हर दिन चिंता होती है कि मेरे हुआन क्वान द्वारा अचानक आपको पीट-पीट कर मार डाला जाएगा। तब मैं दोषी महसूस करूंगा जीवन भर। ऐसा मत कहो त्यानी, मुझे इन दिनों आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना होगा। आपके बिना मैं शायद अब जीवित नहीं होता। ऑस्कर ने उत्साह से कहा, आज बहुत देर हो गई है, मैं कल तुम्हारा इलाज करूंगा। सभी ने खुशी-खुशी कुछ और बातें की और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। झांग तियानी ने कहा, ठीक है, अब मैं अंततः शांतिपूर्ण नींद ले सकता हूँ। हाँ, 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 उनका शरीर सामान्य हो गया है। ऑस्कर बेहद खुश है और उनके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई है। झांग तियानी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बिल्कुल ऑस्कर की तरह उनकी मुस्कान उनके दिल की गहराइयों से आती है। कारण सरल है, हालांकि ऑस्कर की बाल वृद्धि दर सामान्य हो गई, लेकिन इतने लंबे समय तक काली मृत्यु ऊर्जा से क्षत-विक्षत होने के कारण उसके शरीर को पहले ही अपरिवर्तनीय क्षति हो चुकी थी। ये किस प्रकार की क्षति है? जी 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 जी। ऑस्कर जल्द ही पता लगा लेगा। आज रात मेरी सामान्य स्थिति में वापसी का जश्न मनाने के लिए मैं आज रात कुछ मौज मस्ती करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऑस्कर ने उत्साह से कहा, क्या आप निश्चित हैं? झांग तियानी ने पूछा, मुझे लगता है कि अच्छा आराम करना बेहतर है। नहीं, ऑस्कर ने कहा, मुझे जाना चाहिए, मेरा लगभग दम घुट रहा है। इतना कहने के बाद वह सीधे बगल के दाई मुबाई के कमरे में चला गया। आखिरकार तीनों पुराने गुंडे एक साथ हो गए। रात भर ऊर्जा जोड़ दिया और मौज मस्ती करने के लिए बाहर चले गए। जाओ जाओ जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविकता कितनी क्रूर है। ऑस्कर की उत्साहित पीठ को देखकर, हालांकि तानसेन भी उसके लिए खुश था, लेकिन उसके दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई। अफसोस, जियो की समस्या ठीक हो गई, लेकिन मेरी समस्या कब ठीक होगी? अब भी मेरे शरीर पर एक भी बाल नहीं है। झांग तियानी बहुत विचारशील था। उन्होंने तानसेन की अभिव्यक्ति में अकेलापन देखा और कहा, आहसन, चिंता मत करो। आप और जियो के लक्षण लगभग एक ही समय में दिखाई दिए। मुझे लगता है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल नहीं, तानसेन के पास बाल नहीं है, लेकिन उसका शरीर बहुत स्वस्थ है, इसलिए झांग तियानी उसके प्रॉक्स के प्रभाव को समाप्त नहीं करेगा और ऑस्कर इसे खत्म किए बिना नहीं कर सकता। यदि वह फिर से काली मौत की आभा को अवशोषित कर लेता है, तो ऑस्कर तियानी शहर की साजिश से बचने में सक्षम नहीं हो सकता है। झांग तियानी की सांत्वना सुनकर तानसेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद तियानी। झांग तियानी ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर आपको नहीं लगता कि यह अच्छा लग रहा है, तो आप वास्तव में एक खरीद सकते हैं और इसे पहन सकते हैं। तानसेन की आंखें अचानक चमक उठी। वाह, क्या बढ़िया विचार है। तियानी सबसे चतुर है। इस अध्याय का अंत, अध्याय 128 पोनीटेल तान 3, अध्याय 128 तानसेन जुड़वा पोनीटेल के साथ। झांग तियानी के प्रस्ताव के संबंध में तानसेन ने इसे स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। अरे, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? बस एक वीक खरीदे और इसे पहने। मैंने इसे कल खरीदूंगा। ठीक है, जल्दी सो जाओ। झांग तियानी ने कहा। झांग तियानी प्रत्याशा के साथ बिस्तर पर आराम से लेट गया और जल्दी सो गया। कल, जी जी जी, कल बेहतर होगा। उस रात झांग तियानी बहुत आराम से सोया। अगली सुबह झांग तियानी ने उच्च आत्मा में अपनी आंखें खोली। टेंसेन अब बिस्तर पर नहीं थी। आपको ये जानने के लिए मारोड़ा के मानचित्र को देखने की आवश्यकता नहीं है कि यह बच्चा अभ्यास करने के लिए छत पर गया होगा। और फिर जैसे ही झांग तियानी ने कपड़े धोना समाप्त किया, उसने ऑस्कर को अपना सिर झुकाए और निस्तेज होकर अंदर आते देखा। उसकी आंखों के नीचे दो बड़े काले घेरे थे। अरे, जियो वापस आ गया है। झांग तियानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा? क्या तुमने कल रात का आनंद लिया? ऑस्कर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दुखद, और दैनीय दुख से भरी थी। झांग तियानी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और उसने तुरंत पूछा, क्या बकवास है? क्या हुआ? क्या तुम्हें धमकाया जा रहा है? लानत है, अपने भाई को बताओ, वह इसे तुम पर उतार देगा। ऑस्कर की अभिव्यक्ति कई बार बदली और फिर उसने अचानक झांग तियानी को गले लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगा। तियानी, मैं इसे अब नहीं कर सकता, मैं इसे अब नहीं कर सकता। झांग तियानी स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत उसे सांत्वना दी। पहले मत रो, अगर कोई समस्या है तो चलो इसे हल करें। बहुत तेजी से मत रो, मुझे बताओ क्या गलत है? तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि झांग तियानी ने उसे सांत्वना दी, लेकिन ऑस्कर रोना बंद नहीं कर सका। इस क्षण में दाई मुबाई और मां हुंगजुन भी नाखुश भाव के साथ अंदर आए। झांग तियानी ने तुरंत उनसे पूछा, क्या चल रहा है? कल रात जब जियो बाहर गया था तो वह बहुत खुश था, जब वह वापस आया तो ऐसा क्यों है? ओह, इसे भूल जाओ। दाई मुबाई ने आंख भरी और कमरे में सोफे पर बैठ गई। जियो की उस क्षेत्र में क्षमता अब अच्छी नहीं है। झांग तियानी असमंजस में था। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? लानत है, पिछली रात जियो की सामान्य स्थिति में वापसी का जश्न मनाने के लिए मैंने सभी शीर्ष खिलाड़ियों को यहां बुलाया, लेकिन जियो, अफसोस। इस समय झांग तियानी ने अचानक कुछ सोचा, मां हुंगजुन की ओर देखा और पूछा, एक मिनट रुको, क्या लाओ जैसी स्थिति हो रही है? मां हुंगजुन ने भी एक लंबी आंख भरी और सोफे पर बैठ गई। बिल्कुल नहीं, वह बहुत प्यारा है। झांग तियानी के चेहरे पर विश्वास के भाव थे। अरे, जुंदू नकली है, यह नकली कैसे हो सकता है? हम इस बारे में मजाक कैसे कर सकते हैं? झांग तियानी ने ऑस्कर की ओर देखा जो उसकी गोद में था और फूट-फूट कर रो रहा था। एक पल के लिए मेरे दिल में मिश्रित भावनाएं थी और मैं लगभग हंसने लगा। तब झांग तियानी ने कहा, ठीक है, अभी मत रो, पहले उठो। अच्छे पक्ष पर सोचते हुए, हो सकता है कि आपका शरीर अभी ठीक हो गया है और आप पुनर्प्राप्ति अवधि में हैं, इसलिए फिलहाल एक छोटी सी समस्या है। इसके बीतने की प्रतीक्षा करें, समय ठीक होने पर सब ठीक हो जाएगा। इस वाक्य का अभी भी असर हुआ और ऑस्कर का मूड वास्तव में थोड़ा शांत हो गया। हाँ, तियानी ने जो कहा वह समझ में आता है। दाई मुबाई ने ये भी कहा, आप भी अपनी अवस्था के चरम पर एक युवा व्यक्ति हैं, आपका शरीर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। ये वैसे भी मुझसे बेहतर है, मां हुंगजुन ने कहा। झांग तियानी ने मां हुंगजुन पर नजर डाली। सच कहूं तो वह इसे समझ नहीं सका। उस समय उन्होंने मां हुंगजुन के लिए जिस स्ट्रोक का इस्तेमाल किया था, वह केवल मां हुंगजुन को उनके विशेष लक्ष्य में रुचि देगा। तो वह इसे हल करने के लिए रोस्टर क्रेस्टरा में कैसे जा सकता था? क्या ये संभव है कि रोस्टर क्रेस्टरा में टेंसेन हो? टेंसेन रात में रोस्टर क्रेस्टरा में अंशकालिक काम करता है।
आप नहीं कर सकते है ना? धत तेरी की। फिर तान हाव को रोज तक रेस्तरां को नष्ट करना पड़ा। शायद तान हाव भी अंशकालिक काम करेगा। सिस्टम ने अचानक कहा, कश। झांग तियानी वास्तव में इस पल में पीछे नहीं हटे। उनके अचानक हुए पूछ से हर कोई चौंक गया। क्या गलत है? तियानी, अहम, ये ठीक है। झांग तियानी ने वास्तव में अपनी हंसी को दबाने की पूरी कोशिश की। कुछ और बार खांसी और कहा, अभी मेरी लाल गति से दब गई। किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। दाई मोबाई और माँ ने ऑस्कर को सांत्वना देना जारी रखा। झांग तियानी ने अपने दिल में शाप दिया, धिक्कार है, तुम बहुत बुरी चीज हो, तुमने मुझे लगभग हंसा दिया। सिस्टम ने गंभीर अनुमान लगाना जारी रखा। शायद तान हाव भी अंशकालिक काम करेगा या खरीदारी करने जाएगा। ठीक है। सिस्टम वास्तव में एक पुरानी सड़ी हुई लड़की है। ये कैसा शैतानी अनुमान है? सभी की सांत्वना देने के बाद आखिरकार ऑस्कर का मूड स्थिर हो गया। इस समय लड़कियों ने भी कपड़े धोना और कपड़े पहनना समाप्त कर लिया और नाश्ते के लिए झांग तियानी से मिलने आई। कमरे में दृश्य देखने के बाद जियोगो की तीव्र जिज्ञासा फिर से सक्रिय हो गई। क्या हुआ? ये ठीक है, झांग तियानी ने कहा, चलो साथ में डिनर करते हैं। तुम लोग जाओ। इतना कहकर ऑस्कर बेबस होकर बिस्तर पर लेट गया। दाई मोबाई ने कहा, तुम आगे बढ़ो, फटी और मैंने बाहर खाना खाया है। झांग तियानी ने सिर हिलाया और जाने से पहले ऑस्कर को कंधे पर थपथपाया। सिस्टम ने कहा, जब आप वापस आए तो उसके लिए संख्याबद्ध बुक की एक प्रति ले आएं। कश, श्रेक सेन ने नाश्ते के बाद झाओ युलान और अन्य 3 होटल आए। कल इस बात पर सहमति हुई थी कि आज वे उन दुकानों का दौरा करने जा रहे हैं जहां तानसेन ने कल दौरा किया था। ये जानने के बाद कि ऑस्कर के सामान्य बालों की वृद्धि ठीक हो गई है, झाओ युलान और अन्य 3 ने भी राहत की सांस ली। आखिरकार एक समस्या हल हो गई। हालांकि जब उन्होंने बाद में सुना कि ऑस्कर के सामने नई समस्याएं हैं। 3 लोग आखिर इसे क्या कहते हैं? इतनी भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याएं क्यों हैं? क्या आप अभी कुछ दिन आराम से और निश्चिंत होकर रह सकते हैं? धत तेरी की, ये वास्तव में अब तक का सबसे कष्टप्रद वर्ग है जिसका उन्होंने नेतृत्व किया है। सौभाग्य से, हालांकि ऑस्कर की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। इसे हल किया जा सकता है। सोल मास्टर की दुनिया में कई अजीब लोग हैं और कई सोल मास्टर भी हैं जो इस समस्या को हल कर सकते हैं। इसलिए अभी के लिए सबसे पहले तानसेन की समस्या को हल करना सही तरीका है। श्रेक एक टीम है, एक संपूर्ण। अतः सभी लोग एकत्रित होकर तीसरे जिले की ओर चल दिए। जल्द ही टैनसेन ने उस पहले स्टोर की पहचान कर ली जहां वो गया था। मालकिन एक अत्यंत साधारण दृढ़ उनकी महिला थी। अंदर 2 कामकाजी लड़कियां थीं। वे तीनों सामान्य लोग थे। पुष्टि करने के बाद फ्लैंडर्स ने अपना सिर हिलाकर दिखाया कि इन लोगों के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। एक सुबह के काम में टैनसेन ने उन सभी दुकानों की पहचान की जहां वो कल गया था। सभी की पुष्टि के बाद दुकानों में मालिकों और कर्मचारियों के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं था और सुराग तोड़ दिए गए। यू सियाओगेन ने भौहें चढ़ा दी और सोचा, अगर ये लोग नहीं होते तो क्या कारण होता जिसके कारण तानसेन को ऐसी समस्या होती। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, तानसेन पहले ही एक व्यक्ति दुकान से बाहर निकल चुका था। इस समय टैनसेन ने बैंक के साथ डबल पोनीटेल विग और गुलाबी राजकुमारी पोशाक पहनी हुई थी जिससे हर कोई भ्रमित दिख रहा था। आखिर क्या बात है? ट्विन पोनीटेल के साथ टैनसेन, सच्चा क्रॉस ड्रेसिंग बॉस फॉर्म। इस अध्याय का अंत। अध्याय 129 महिलाओं के कपड़ों के कारण हुई हत्या। अध्याय 129 महिलाओं के कपड़ों के कारण हुई हत्या। ये कैसा है? क्या यह इस तरह अच्छा लगता है? क्या ये सुंदर है? टैनसेन भीड़ के पास गया और अपने हाथों से एक सेकंड में घूमती हुई एक चंचल हरकत की। गुलाबी स्कर्ट ने उसकी हरकतों के साथ एक सुंदर चाप खींचा जैसे एक घूमती हुई फूल परी। तब सभी ने कहा, यू। हालांकि टैनसेन ने विग लगाई थी और पहली नजर में वह एक छोटी लड़की की तरह लग रहा था। अगर आप करीब से देखेंगे तो आप अभी भी बता सकते हैं कि वह एक बूढ़े आदमी की तरह दिखता है। लेकिन हर कोई नहीं है। कम से कम माँ होंगे जिनकी आंखें चमक रही हैं। कैसा चल रहा है? चलो बात करते हैं। क्या वो सुंदर है? टैनसेन ने फिर से पलटते हुए पूछा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ये बच्चा तानसान पूरी तरह से स्त्री है। अज्ञात कारणों से स्ट्रैंड बना दिया गया। कल मेरी ड्रेसिंग शैली और बोलने की शैली अधिक स्त्रीयोचित हो गई। आज विग लगाने और पूर्ण महिलाओं के वस्त्र बॉस फॉर्म को सक्रिय करने के बाद अंदर से बाहर तक स्ट्रैंड देखें। ये स्थिति गलत है। ऑस्कर ने झांग तियानी के कान में फुसफुसाया। ये क्यों? और अधिक असामान्य होता जा रहा है। हाँ, बगल में मौजूद दाई मोबाइल भी फुसफुसाए। जाहिर था कि उसे ऑस्कर से भी ज्यादा तगड़ा मानसिक झटका लगा था जिससे उसकी आवाज थोड़ी कांप गई थी। धिक्कार है, आसान पर भूत सवार होगा। तियानी, क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो और उसे जगाने के लिए उसे बड़ा मुंह देना चाहते हो? क्या आपने इसे अभी देखा? कल जब वह महिलाओं के कपड़े पहनकर सार्वजनिक रूप से सामने आया तो आपको ये सोचना चाहिए था कि वह भूत प्रेत से ग्रस्त है। निश्चित रूप से नायक के रूप में इंसान की आभा कम होने के बाद सहायक पात्रों ने भी तुरंत अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। झांग तियानी ने धीमी आवाज में कहा, ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। जियो उस समय अचंभे में था और वह बड़े मुंह के साथ चल सकता है। आसान अब बहुत चल रहा है लेकिन उसका व्यवहार पैटर्न सामान्य है। बड़ा मुंह ये बेकार है। झांग तियानी ने खुद से कहा कि मैं भी उसे बड़ा मुंह देना चाहता हूं लेकिन यह निश्चित रूप से बेकार होगा। इसके अलावा तान हाउ जो अंधेरे में छिपा हुआ था उसने मुझे तानसान को बड़ा मुंह देते हुए देखा तो वह मुझे कैसे छोड़ सकता था? अच्छा लग रहा है। जियो ने कहा, हाँ, ये सचमुच सुंदर है। निंग रोंगरोंग ने भी कहा, आह धन्यवाद धन्यवाद। तानसेन ने शर्माते हुए कहा, ओह, ऑस्कर और दाई मोबाइल बेंगू में थोड़ा फंस गए हैं। उन्होंने तेजी से अपनी पीठ घुमाई और लगभग उल्टी कर दी। यू शाओगांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम्हें भी खरीदने के लिए किसने कहा? मुझे। झांग तियानी ने सक्रिय रूप से अपना हाथ उठाया। ब्रश। सभी ने तुरंत अजीब निगाहें डाली। ये सही है। झांग तियानी ने तुरंत समझाया। कल रात जियो के सामान्य होने के बाद मैंने देखा कि असान थोड़ा उदास था इसलिए मैंने उसे सांत्वना दी और कहा कि चूंकि जियो ठीक हो गया है इसलिए उसे जल्दी ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि अगर आप सचमुच गंजा और बदसूरत महसूस करते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं और इसे पहन सकते हैं। सभी ने आश्चर्य का भाव दिखाया तो ऐसा लगा जैसे इसमें कुछ भी गलत नहीं है। झांग तियानी ने आगे कहा, मेरा मुंह इरादा आसान से उसी हेयर स्टाइल वाली पुरुषों की विग खरीदने के लिए कहना था जैसा वह रखता था। कौन जानता था कि वह ऐसी विग खरीदेगा? ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मैंने ये घटना कारी थी और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। अंत में झांग तियानी ने क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। झाओ युलान और अन्य लोगों ने आभारी। झांग तियानी ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको गंजापन पसंद नहीं है और आप बदसूरत दिखते हैं तो आप पुरुषों की विग खरीद सकते हैं और बिना किसी परेशानी के इसे पहन सकते हैं। किसने सोचा होगा कि टैनसेन इतना प्रतिभाशाली था कि उसने वास्तव में डबल पोनीटेल वाला विग खरीदा? जुड़वा पूछ, आखिर क्या बात है? या धमाका भी? चिंता, मेरा दिन एकदम साफ है। लड़के श्रेक सेन की ओर देखने लगे। हाँ, पोनीटेल, फुल बैंग्स और प्रिंसेस कट की यह जोड़ी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रेक की 3 सुंदरियों ने इसे कौन पहना है। यह एक सुंदर दृश्य है। इसे तानसेन पर रखो। ओह मेरी आंखें। टैनसेन को देखते हुए जो श्रेक सेन के साथ व्यापार का आदान-प्रदान कर रहा था। झांग तियानी चुपचाप झाओ युलान और अन्य लोगों के पास पहुंचे और धीमी आवाज में पूछा, मास्टर डीन शिक्षक, अब हमें क्या करना चाहिए? झाओ युलान और उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वे सभी विलाप करने लगे। मेरा दिल थक गया है, मेरा दिल थक गया है। सबसे पहले झांग तियानी के छात्रावास की छत ढह गई जिससे श्रेक के इतिहास का सबसे प्रतिभाशाली छात्र लगभग नष्ट हो गया। फिर मां हुंगजुन का स्वभाव काफी बदल गया और महिलाओं में उनकी रुचि खत्म हो गई। झूसुकी के कारण अपने दुख को दूर करने के लिए दाई मोबाई ने शराब पी और फिर एक होटल वेटर के साथ कुछ कथनीय बातें की। आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने की समस्या के कारण ऑस्कर के बाद पागल हो गए होंगे। अब हालांकि यह समस्या हल हो गई है, प्रेरणा की कमी की एक नई समस्या सामने आई है। सोल रिंग अवशोषण की समस्या के कारण टैनसेन अपने शरीर पर एक भी बाल उगाने में असमर्थ हो सकता है। न केवल ये समस्या हल नहीं हुई है बल्कि वह महिलाओं के कपड़ों का भी शौकीन हो गया है। टेढ़ी मेरी आवाज में बोलता है और यहाँ तक कि अब वह और भी महिलाओं जैसा होता जा रहा है। एक के बाद एक ये छात्र लोगों को चिंता में नहीं डालते। ये लड़कियां ही हैं जो लोगों को कम चिंतित करती हैं। हमने टैनसेन को इस स्थिति में पहले कभी नहीं देखा है। यू शाओगेन के कहते हुए अचानक रुक गया। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। गलत, हालांकि उन्होंने इसे कभी नहीं देखा है। उन्होंने इसके बारे में सुना है। गुलदाउदी दुलुओ, ये सही है। वो पैलेस में तोप के 2 सबसे करीबी बुजुर्गों में से एक, जू दुलुओ, एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति है। यदि आप ऐसा कहते हैं, ये हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जू दुलुओ चुपचाप आया और उसने तानसान के साथ कुछ ऐसा किया जो किसी और को नहीं पता था, जिससे तानसान का अंत इस तरह हो गया? नहीं, शायद आखिरकार यू शाओगांग इतिहास के उस दौर को जानता था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि तान हाओ और वुन पैलेस के बीच बहुत मनमुटाव था। इस शिकायत के अस्तित्व के साथ जू दुलुओ के इरादे भी मौजूद हैं। इस बारे में सोचो। यू शाओगांग ने अचानक तानसेन से पूछा, जियोसान, क्या आपने हाल ही में वुन पैलेस से किसी को देखा है? तानसेन ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, हाँ शिक्षक। यू शाओगेन तुरंत ऊर्जावान हो गया। आप किससे मिले? कहाँ? आप कब मिले? हमें जल्दी बताओ। तानसेन ने कहा, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब मैं सब्सिडी प्राप्त करने के लिए वुन ब्रांच हॉल में गया तो मेरी मुलाकात वुन ब्रांच हॉल के एल्डर से हुई। यू शाओगांग अवाक रह गया और फिर पूछा, ये बात नहीं है। इसके अलावा क्या आपने हाल के दिनों में वुन पैलेस से किसी को देखा है? या क्या आप उनके संपर्क में हैं? टैनसेन ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और अपना सिर हिलाया। अब नहीं, मैं हर दिन आत्माओं से लड़ रहा हूं और प्रशिक्षण ले रहा हूं। मेरे पास स्पिरिट हॉल के लोगों से मिलने का समय कैसे हो सकता है? यू शाओगांग ने सिर हिलाया। हालांकि टैनसेन ने कहा कि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार जू दुलुओ एक शक्तिशाली शीर्षक वाला दुलुओ है। यदि वह स्वयं को छिपाना चाहता है और एक छोटे से लाल आदमी के पास अदृश्य रूप से जाना चाहता है तो ये बहुत आसान है। ठीक है, करने को और कुछ नहीं है। आइए पहले वापस चलें। यू शाओगांग ने तानसेन की ओर देखते हुए कहा, आहसेन, इस अवधि के दौरान जब तक यह आवश्यक न हो होटल छोड़ने की कोशिश न करें। मैं समझता हूं शिक्षक। इस अध्याय का अंत। अध्याय 130 तान हाओ, क्या तुम मरने वाले हो? अध्याय 130 तान हाओ, क्या तुम मर जाओगे? क्या आपका क्या मतलब है? ये वुनलियन आपकी पीठ पीछे परेशानी पैदा कर रहा है। फ्लैंडर्स की दुकान में यू शाओगांग के विश्लेषण को सुनने के बाद फ्लैंडर्स और झाओ जी दोनों हैरान दिखे। यू शाओगांग की अभिव्यक्ति रहस्यमय थी और उसने गंभीरता से कहा, मैं किसी अन्य संभावना या सहसंबंध के बारे में नहीं सोच सकता। महाद्वीप में हमारी कई वर्षों की यात्रा में जू दुलुओ के अलावा मैंने कभी किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखा जो एक महिला की तरह दिखता हो। क्या आपने कभी इस शैली वाले किसी और के बारे में सुना है? फ्लैंडर्स और झाओ जी ने एक साथ अपना सिर हिलाया। ऐसी चीज में किसे दिलचस्पी होगी तो क्या दुलुओ नाम का व्यक्ति वास्तव में किसी बच्चे के साथ कुछ करेगा?
झाओ जी ने विश्वास से पूछा, और क्या वह एक सामान्य लड़के को भी न तो पुरुष और नहीं महिला में बदल देगा? हाँ, फ्लैंडर को भी लगा कि यह अपमानजनक है और उन्होंने कहा, क्या वह उन पहले से बुजुर्ग वास्तव में इतने उबाऊ और बुरे स्वभाव वाले हैं? लोग अप्रत्याशित हैं, हम उस जुगलुओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, कौन जानता है कि उसका स्वाद इतना खराब है? यू शाओगांग ने कहा, हो सकता है कि वह इस तरह का कम स्वाद वाला व्यक्ति हो। फ्लैंडर और झाओ जी ने बात करना बंद कर दिया और यू याओगेंग का अनुमान संभव नहीं था। आखिरकार यदि सभी संभावनाएं समाप्त कर दी जाएं, तो जो शेष रह जाता है, चाहे वह कितना भी अपमानजनक क्यों न लगे, वही सत्य है। फिर भले ही हमें पता हो कि यह मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। फ्लैंडर्स ने थोड़ा निराश होकर कहा, यदि यह वास्तव में जुगलुओं ने किया था, तो ये छोटे लाल लोग क्या कर सकते हैं? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पहले से बुजुर्ग हैं और उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। इस स्थिति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, अकेले उनकी शीर्ष जुगलुओं की ताकत कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसका वे सो सेंसो मास्टर्स मुकाबला कर सके। यू शाओगांग कुछ देर चुप रहा और बोला, आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक रास्ता ढूंढूंगा। फ्लैंडर्स ने पूछा, आप क्या सोच सकते हैं? क्या आप इस मामले के कारण को के पास जाना चाहते हैं? यू शाओगांग ने उसकी ओर देखा और कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी आराम करो। यू शाओगेंग का समाधान ये था कि तान हाओ को मामले के बारे में सब कुछ बताया जाए और तान हाओ को इसे सुझाने के लिए आगे आने दिया जाए। बेशक वह तान हाओ को नहीं ढूंढ सका। जब तान हाओ ने उनके पास आने की पहल की, जुगलुओं जैसे शीर्षक वाले बिलों से निपटने के लिए कोई केवल तान हाओ पर भरोसा कर सकता है, जिसका शीर्षक बिलो भी है। क्योंकि जियांग फंक्शन सक्षम नहीं है, झांग तियानी को इस समय यू शाओगेंग की योजना के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो शायद अनुमान लगा सकता था कि यू शाओगेंग ने शायद इस मामले को सुझाने के लिए पहले ही अपनी सरलता का इस्तेमाल कर लिया था। आखिरकार जब वे अलग हुए, तो उसने यू शाओगेंग की आंखों में आत्मविश्वास और पहेली को सुझाने का डर पहले ही देख लिया था। ठीक है, यू शाओगेंग, मुझे आशा है कि आप अपने प्रयास जारी रखेंगे और इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे ताकि आप मुझे निराश न करें। तानसेन के जैविक पुत्र के रूप में तान हाओ, जो गुप्त रूप से देख रहा था, ने स्वाभाविक रूप से तानसेन की सामान्यता को देखा था। जब उसने तानसेन को महिलाओं के कपड़े पहने हुए और निम्नलिखित आवाज करते हुए देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसका चेहरा भ्रम से भर गया हो। आज तानसेन को डबल पोनीटेल और बैंग्स के साथ में पहने एक लड़की की तरह व्यवहार करते हुए देखने के बाद तान हाओ पूरी तरह से स्तब्ध था। इस समय उनका विचार था, अफसोस, अगर तानसेन वास्तव में एक बेटी है, तो यह वास्तव में बुरा नहीं है। बिल्कुल, चूंकि तानसेन एक लड़का है, एक बेटा है, तो वही लड़का ही होगा, एक बेटा होगा। अब क्या हो रहा है कि पुरुष और महिला न तो पुरुष है और न ही महिला, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर बेंगू में रहने वाले तान हाओ सुबह चुपचाप फ्लैंडर्स की दुकान के दरवाजे पर पहुंचे। दूसरी मंजिल पर मौजूद यू याओगेंग ने जब इस परिचित आकृति को नीचे दिखाई दिया, तो वह पहले तो वैसे कांपने लगा। फिर उसने जल्दी से खुद को समायोजित किया, अपने शब्दों के बारे में सोचा और फिर नीचे जाकर तान हाओ को खोजने की पहल की। तान हाओ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सामने चला गया। यू शाओगेंग भी बिना कुछ पूछे या कहे उसके पीछे पीछे चल दिया। वे दोनों एक के बाद एक सुनसान गली में दाखिल हुए। झांग तियानी अचानक ऊर्जावान हो गया। अरे, दो वयस्क आदमी दिन के उजाले में एक गली में क्या कर रहे हैं? वैसे भी आप कुछ भी करें, बस साफ सफाई पर ध्यान दें। मुझे बताओ, तान हाओ ने गली में धीमी आवाज में पूछा, इन दिनों मार्टिन को क्या हो गया है? यू शाओगेंग ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, आपको पता चल गया होगा कि ज़ियाओज़ेन पिछले 2 दिनों से कुछ बहुत ही असामान्य कर रहा है और मैंने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया है। ऐसा कहने के साथ ही यू शाओगेंग ने तुरंत अपना संदेह व्यक्त किया कि पर्दे के पीछे जुगलू ही असली अपराधी था। जुगलू नाम सुनने के बाद तान हाओ के शरीर में अचानक बुरी ऊर्जा फूट पड़ी। शुरुआत में एलिन को मरने के लिए मजबूर किया गया था और यह सच था कि मुख्य दूत कियान सुजी था, लेकिन अब जब कियान सुजी मर गया है, तो तान हाओ की लगभग सारी नफरत जो और हुई पर केंद्रित है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही था? तान हाओ ने गहरी आवाज में पूछा। संयोग से वह इन दिनों यहाँ नहीं था, आखिरकार उसके पास करने के लिए अपनी ही चीजें थी और वह दिन यहाँ रुककर तानसेन की हर गतिविधि को नहीं देख सकता था। इसलिए यह पुष्टि करने के बाद कि टेंसेन यहाँ सुरक्षित रूप से रहता है, वह कभी कभार यहाँ देखने आता था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पिछले कुछ दिनों में जब वह उससे मिलने नहीं आएगा तो इतनी बड़ी बात हो जाएगी। इस समय उसे इसका बहुत पछतावा हुआ। अगर वह इन दिनों यहाँ होती तो अच्छा होता, कम से कम वह तो जान सकता था कि तानसेन ऐसी क्यों बनी। तान हाओ की पूछताछ सुनकर यू शाओगांग परेशान दिखे और कहा, आप ये भी जानते हैं कि मेरी ताकत बहुत खराब है। अगर यह वास्तव में जुगलुओं ने किया था और वह किसी का ध्यान नहीं जाना चाहता था, तो हम इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ये सिर्फ मेरे अनुमान और तर्क हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तान हाओ ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में शीतलता और बुराई ने यू शाओगेंग को काम दिया। ज़ियाओज़ेन का अच्छे से ख्याल रखना, मैं खुद जाऊंगा और इस मामले की पुष्टि करूंगा। अगर यह वास्तव में सड़ा हुआ गुलाबी है जिसने उसे बनाया है, तो मुझे उसे असली सड़े हुए गुलाबी में बदलना होगा। वह पैलेस के लोगों के साथ व्यवहार करते समय कृपया अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। इससे पहले कि यू शाओगेंग ने बोलना समाप्त किया, तान हाओ की आकृति छतों के बीच गायब हो गई थी। यू शाओगेंग ने गहरी सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। पर निर्भर, जैसा कि शीर्षक वाले बिलों से अपेक्षित था, इस प्रकार का दबाव वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम लोग सहन कर सकें। लेकिन कम से कम अब उसे तान हाओ के साथ परेशानी में पड़ने की चिंता नहीं है। उसने पहले ही अपनी नफरत जुगलुओं को स्थानांतरित कर दी है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या तान हाओ द्वारा जुगलुओं को यातना देकर मार डाला जाएगा या क्या तान हाओ को बहुम पैलेस द्वारा यातना देकर मार डाला जाएगा, इस पर वह विचार नहीं कर सकता था। खैर, वास्तव में यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, यदि तान हाओ को बहुम पैलेस द्वारा यातना देकर मार डाला गया, तो यह अच्छी बात होगी, क्योंकि उस स्थिति में वह अपनी इच्छानुसार तानसेन को अपने तरीके से सिखा सकता था। अगर कुछ गलत भी हो जाता है, तो आपको उससे निपटने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तान हाओ, क्या तुम मरने वाले हो? इस अध्याय का अंत। अध्याय 131 चार दुष्ट श्रृंगार तकनीकें। अध्याय 131 चार दुष्ट कलाएं श्रृंगार। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेंसेन के लक्षण और अधिक गंभीर होते गए। अब टेंसेन न केवल महिलाओं के कपड़े और भी पहनता है, बल्कि वह मेकअप भी करना शुरू कर देता है। इसके अलावा मेकअप करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से श्रेक ब्यूटी के पास गए और उनसे पूछा कि मेकअप कैसे लगाया जाए। श्रेक सेनी को पहले तो इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। आखिरकार लड़कों को मेकअप लगाना सिखाना थोड़ा अस्वीकार्य और दर्दनाक है। लेकिन ये देखते हुए कि टेंसेन मेकअप सीखने के प्रति कितने उत्साही थे, उन्होंने निस्वार्थ भाव से उनके साथ कुछ मेकअप तकनीकें साझा की। यदि कोई अन्य व्यक्ति लड़कियों के करीब आने के लिए इस पद्धति का उपयोग करता है, तो झांग तियानी शायद सोचेगा कि दूसरा व्यक्ति लड़कियों को लेने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहा है। लेकिन टेंसेन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। वह बाहर से भीतर तक अधिकाधिक स्ट्रेन होता जा रहा है। यदि यह जारी रहा, तो अनुमान है कि एक दिन वो दुर्लभ महाद्वीप पर पहला मनोवैज्ञानिक ट्रांसजेंडर बन जाएगा। सबसे पहले टेंसेन ने जो मेकअप किया था वो थोड़ा डरावना था। जब झांग तियानी पहली बार प्रत्याशित रूप से मिले, उसने सोचा कि यह उसकी परदादी थी जो उससे मिलने आई थी। लेकिन समय बीतने और लड़कियों की सावधानीपूर्वक शिक्षा के साथ टेंसेन के मेकअप का स्तर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। श्रेक लड़के केवल दर्द भरे चेहरों के साथ देख सकते थे क्योंकि टेंसेन एक महिला के रूप में तैयार होने की राह पर आगे बढ़ रहा था। अंत में जब टेंसेन ने अपना मेकअप पूरा किया और श्रेक लड़कों के सामने आए, लड़के ओह बाहर में जाओ, आसन, क्या वो तुम हो? टेंसेन को शर्म से सिर हिलाते हुए देखकर हर किसी को बस यही महसूस हुआ कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। मेरे सामने ये युवा लड़की, जुड़वा पोनीटेल, साफ सुथरी बैंग्स, बड़ी आंखें और छोटा चेहरा मुंह। कोई भी अपने सामने की युवा लड़की को पहले से गंजे टेंसेन से नहीं जोड़ सकता। ये कैसा है? सुंदर है ना? जियो ने पूछा। हे बेशक हमने आपको जो मेकअप के तरीके सिखाए हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं है। निंग रोंग ने गर्व से कहा। झूठ झूठी अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ एक तरफ खड़ा था। मजाक की बात करना हंसना नहीं है, रोने की बात करना रोना नहीं है, नहीं उपहास करना है, नहीं केंद्रों में दर्द होना है। भले ही इसे ठंडा कहा जाए, फिर भी इसमें थोड़ी गर्माहट तो है ही। तो जटिल, बहुत जटिल। जियो और निंग रोंग दोनों बहुत गर्व थे, थोड़ा घमंडी भी थे। उन्होंने अपने सामने खूबसूरत तानसेन को ऐसे देखा जैसे वे अपने हाथों से बनाई गई किसी कलाकृति को देख रहे हों। सुंदर, सुंदर, क्या ये वही व्यक्ति हैं? मां होंगे जो उत्साहित थे। यह उपस्थिति गोलांग के उन अश्लील प्रशंसकों से कहीं बेहतर है। दाई मुबाई ने आह भरी, क्या आपसे हम भाई या बहन बनेंगे? ऑस्कर भ्रमित लग रहा था। झांग तियानी ने आह भरी, ओह आहसन, वास्तव में मुझे अभी उम्मीद है कि आप अपनी पिछली सामान्य स्थिति में लौट सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर मूल रूप से खुशी का माहौल अचानक भारी हो गया। ओह ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस पर ध्यान से विचार नहीं किया। जियो और निंग रोंग दोनों ने घबराहट में अपनी जीभ बाहर निकाली। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। भले ही तुम उसे नहीं सिखाओगे, कोई और उसे सिखा देगा। झांग तियानी ने कहा, यह आसान की समस्या है। वह अपनी मनस्थिति को पहचान या समझ नहीं सकता है। सभी ने तानसेन को एक स्वर से देखा। टेंसेन ने काजलान की बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ भी गलत है। मुझे लगता है कि यह इस तरह अच्छा है। आसान, आसान, झांग तियानी ने कहा, क्या आपको लगता है कि हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे? टेंसेन थोड़ा चौंका और बिना सोचे कहा, बेशक आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें सचमुच कोई समस्या नहीं होती तो हम कितने दुखी होते? झांग तियानी ने पूछा। टेंसेन स्तब्ध रह गया। हालांकि उसे हमेशा लगता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, चाहे वह किसी भी कोण या पहलू से हो, वह बहुत सामान्य है। इसलिए वह झांग तियानी और अन्य लोगों के दुखद रवैये और उनके प्रति उनकी चिंता को नहीं समझ पाया। अब झांग तियानी ने सपने देखने वाले को जगाने के लिए कहा, छह, यदि वास्तव में कुछ भी गलत नहीं था, तो इस सपाटी और कॉमेडी क्यों कहेंगे कि उसके साथ कुछ गलत था? इन लोगों के लिए केवल परेशानी को देखना और इस बात पर जोर देना असंभव है कि समस्या है जबकि कोई समस्या नहीं है। तो समस्या क्या है? उन्होंने समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो मुझे क्या दिक्कत है? टेंसेन ने सावधानी से पूछा। हर कोई थोड़ा अवाक था। झांग तियानी ने आह भरी और कहा, हमने आपको बताया था, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से नहीं सुना या आपने स्पष्ट रूप से परवाह नहीं की। बेशक ये भी संभव है कि आपने ध्यान नहीं दिया, या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया। निंग रोंग ने कहा। झांग तियानी ने कंधे उचकाए। टेंसेन ने कहा, मैंने जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि आप मेरे बारे में महिलाओं के कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, मेरी राय में मैंने महिलाओं के कपड़े नहीं पहने हैं, मैंने वही कपड़े पहने हैं जो मैं आमतौर पर पहनती हूं। मैं लड़कियों से मेकअप के बारे में सीखने के लिए क्यों कह सकता हूं? दाई मुबाई ने पूछा। टेंसेन उलझन में थी। मैंने लड़कियों से मेकअप सीखने के लिए कब कहा?
सब लोग, तो फिर आप हमसे परेशानी क्यों तलाश रहे हैं? जियोंग ने पूछा। मैं खेती के मामलों पर चर्चा करने के लिए आपके पास आया था। तानसेन ने कहा। निंग रोंग रुके एक दर्पण निकाला और तानसेन की ओर देखा। खुद देखिए, मुझे यह मत बताएं कि आप ये नहीं बता सकते कि आपने मेकअप पहना है। तानसेन ने दर्पण में बाएं और दाएं देखा और कहा, मैंने मेकअप नहीं पहना है। अब हर कोई सचमुच अवाक रह गया था। जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो उसे आप कभी नहीं जगा सकते। ये वाक्य सचमुच एक शाश्वत कहावत है। जब तक आपको ये पसंद है, हम इसे अधिक कुछ नहीं कहेंगे। दाई ने अपना सिर हिलाया और निश्चित होकर आह भरी। इस समय झांग तियानी ने जियोंग और अन्य लोगों से पूछा, जब हसान आपसे मिलने आए तो क्या आपने खेती पर चर्चा के बारे में कुछ कहा? श्रेक और तीनों सुंदरियों ने एक सुर में सिर हिलाया। जियोंग ने कहा, अगर वह वास्तव में खेती पर चर्चा करने के लिए हमारे पास आया था तो हम उसे मेकअप कैसे करना सिखा सकते हैं? निंग रोंग ने कहा, अगर हम वास्तव में खेती पर चर्चा करते हैं और हम उसे मेकअप लगाना सिखाते हैं तो वह इसे कैसे सीख सकता है? झू झूठी ने ठंडे स्वर में कहा, वह मूर्ख नहीं है। अरे, आपने जो कहा वह गलत है। तुम्हें कैसे पता चला कि वह मूर्ख नहीं है? ठीक है, चलो इस मुद्दे पर चर्चा करना बंद करें। झांग तियानी उस समय थका हुआ लग रहा था। फिर उसने तानसेन की ओर देखा और कहा, आसेन, अगर और कुछ नहीं तो हम सभी सहपाठी और सहयोगी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने अजीब शौक हैं, हम बस एक सामान्य दिमाग रख सकते हैं। हाँ, दाई ने भी कहा, जब तक आप प्रकृति के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करते। इसके अलावा अपने आप को चोट न पहुंचाइए, अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाएं। बस वही करें जो आप चाहते हैं। ऑस्कर ने कहा। तानसेन विचलित नहीं हुआ, बल्कि भ्रमित हो गया। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यह महिलाओं के कपड़े सुंदर हैं। मां हुंगजुन ने अचानक कहा। सभी ने एक स्वर में उसकी ओर देखा। बस इसे लापरवाही से कहो, बस इसे लापरवाही से कहो। हे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 132 से भगवान, क्या आप कभी बेंच पर नहीं बैठे? अध्याय 132 से भगवान, क्या आप कभी बेंच पर नहीं बैठे? झांग तियानी ने मां हुंगजुन पर गहरी नजर डाली। क्या महिलाओं के कपड़े अच्छे लगते हैं? ठीक है, चूंकि आपको लगता है कि महिलाओं के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं आपके लिए भी एक ला दूंगा। लेकिन जल्द ही उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि योजना के अनुसार इसके बाद खुद को धोखा देने का समय आ गया है। जब से उसने स्कूल में प्रवेश किया, श्रेक के लगभग सभी लोगों, विशेषकर लड़कों को धोखा दिया गया। इसके अलावा टैनसेन और ऑस्कर को न केवल एक या दो बार धोखा दिया गया। वर्तमान में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ भी बुरा अनुभव नहीं हुआ है। हालांकि अतीत में धोखा खाए जाने की यादें हर किसी के मन में धुंधली हो गई हैं, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए हमें अभी भी सभी के साथ सुसंगत रहना होगा। आखिरकार श्रेक की टीम है, एक संपूर्ण, तो आपको स्वयं को धोखा देने के लिए किन तरीकों का उपयोग करना चाहिए? मैं सोच रहा था, टिप, मुझे मिशन मिला है। इस जीवन में मैं सावधान रहूंगा और अंत तक जीवित रहूंगा। मिशन लक्ष्य, अपने आप को धोखा देना। तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं, साधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं, परिणामों का कोई विकल्प नहीं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अपने आप को मौत के लिए धोखा न दें। मिशन इनाम, 5वीं आत्मा अनुभूति, एक यादृच्छिक आत्मा गाइड या एक यादृच्छिक आत्मा हड्डी, इनाम जोड़। आप सिस्टम आप अंततः उदार हैं। पिछले जीवन में जिन कार्यों ने मुझे धोखा दिया, उनके प्रतिफल इतने उदार नहीं थे। ठीक है, तो सवाल फिर आता है कि हमें खुद को कैसे धोखा देना चाहिए? पिछले जीवन की विधि का दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक नया जीवन बनाने के लिए। इसलिए यह आप पर निर्भर है। संकेत, सफल प्रयोग, डॉट। उस रात युद्ध भावना क्षेत्र के द्वार पर टैनसेन को मेकअप पहने हुए देखकर झाओ युलान और उन तीनों की अभिव्यक्तियां अचानक बहुत रोमांचक हो गईं। लानत है, तानसेन की हालत और अधिक गंभीर होती जा रही है। ये कैसे किया जा सकता है? विशेष रूप से यू शियाओगांग, उसकी हथेलियों में अब पसीना आ रहा है। सौभाग्य से तान हाओ यहाँ से चले गए और जुगनुओं को खोजने के लिए बहुत पहले से, अन्यथा तान हाओ ने अपने बेटे को इस तरह से कपड़े पहने हुए देखा होता। शायद उसे मौके पर ही पागल हो जाना था। तानसान, तुम जब फ्लैंडर्स कुछ कहने ही वाले थे, दाई ने पहले ही उन्हें एक तरफ खींच लिया और स्थिति समझा दी। दाई का स्पष्टीकरण सुनने के बाद फ्लैंडर के चेहरे पर सचमुच दुख हुआ। झूठ बोलना गर्द, आखिर इसे क्या कहते हैं? महिलाओं के कपड़े और विग और क्लिप पहनना ही पर्याप्त नहीं था, उन्होंने मेकअप लगाना भी सीखा। और आप अभी सोचते हैं कि आप खेती पर चर्चा कर रहे हैं? क्या अद्भुत दुनिया है। डीन, हम नहीं जानते कि क्या उसे इसका एहसास नहीं था या क्या वह जानबूझकर नाटक कर रहा था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? फ्लैंडर चुप था। आप मुझसे पूछें, मैं पूछने वाला कौन होता हूँ? यू शियाओगेंग पूरी तरह से चिंतित था। उन्होंने श्रेक के सभी लोगों को एक टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक टीम बनाने की भी योजना बनाई है। लेकिन अब टैनसेन ऐसा दिखता है और वह बहुत शर्मिंदा है। जब लोगों ने इसे देखा तो वे कहने लगे, अरे, श्रेक टीम में इतना विकृत व्यक्ति है। ओह, कितना रोमांचक, या ये घृणित है। श्रेक से संबंधित संपूर्ण सोटो शहर उनकी श्रेक अकादमी है। जब वे मंच पर आते हैं तो हर कोई श्रेक अकादमी और श्रेक टीम को जोड़ने से खुद को नहीं रोक पाता। यदि टैनसेन को वास्तव में एक टीम लड़ाई में भाग लेने की अनुमति दी गई तो श्रेक अकादमी वास्तव में उसकी दादी के घर से हार जाएगी। बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? इस समय फ्लैंडर्स ने धीमी आवाज में यू जियाओगेंग से पूछा, क्या आप टीम लड़ाई में लड़ने के लिए एक टीम नहीं बनाना चाहते हैं? इस स्थिति में आप एक टीम कैसे बनाते हैं? तुम कैसे लड़ते हो? यू जियाओगेंग ने कुछ देर सोचा और कहा, टीम का गठन किया जाना चाहिए। सबसे बुरी बात यह है कि टैनसेन को अभी खेलने नहीं दिया जा रहा है। यदि टैनसेन को खेलने की अनुमति नहीं दी गई तो वहां ठीक 7 लोग होंगे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? फ्लैंडर्स ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तानसेन यहाँ एकमात्र कंट्रोल स्पिरिट मास्टर है। अगर हम उसे खेलने नहीं देंगे तो हम कंट्रोल स्पिरिट मास्टर के बिना अन्य टीमों से कैसे लड़ सकते हैं? यू शियाओगेंग ने झांग तियानी की ओर देखा और फुसफुसाया, तियानी को एक नियंत्रण आत्मा गुरु के रूप में भी माना जा सकता है और वह टीम के लिए है। अगर टैनसेन को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। फ्लैंडर्स ने आह भरी, ठीक है, बस इसके बारे में सोचें और अपना निर्णय लें। यू शियाओगेंग ने सिर हिलाया, सभी को एक साथ बुलाया और टीम लड़ाई के लिए एक टीम के गठन की घोषणा की। क्या हम एक टीम युद्ध करने जा रहे हैं? हर किसी में उत्साह और प्रत्याशा की जटिल अभिव्यक्तियां थीं, लेकिन थोड़ा डर भी था। निस्संदेह, मैं जिस चीज का उत्साह के साथ इंतजार कर रहा हूं वह यह है कि मैं आखिरकार एक टीम लड़ाई में खेल सकता हूं। टीम लड़ाई में लड़ना व्यक्तिगत चुनौतियों और टीम लड़ाई से अलग है। यह आपके कौशल का परीक्षण करता है और आपकी ताकत को और भी अधिक दिखाता है। तानसान को क्या पीड़ा होती है? टैनसेन एक नियंत्रण भावना मास्टर है, इसलिए उसे टीम की लड़ाई में खेलना चाहिए, लेकिन वह इस स्थिति में कैसे खेल सकता है? आप मंच पर नहीं जा सकते और आपकी हंसी उड़ाई नहीं जा सकती। लेकिन हर कोई मां हुंगजुन जितना उदासीन नहीं हो सकता, क्योंकि मां हुंगजुन के मन में तानसेन के लिए एक एकत्वनीय भावना है। वह इसे अनदेखा कर सकता है, लेकिन अन्य नहीं कर सकते। ठीक है, टीम की लड़ाई आवश्यक है, क्योंकि भविष्य की सोल मास्टर प्रतियोगिताओं की मुख्य परीक्षा टीम वर्क है। यदि आप टीम की लड़ाई में नहीं लड़ते हैं तो आप भविष्य में सोल मास्टर प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाएंगे। एक विराम के बाद यू शियाओगेंग ने आगे कहा, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। टीम की लड़ाई के इन कुछ दिनों में टैनसेन अभी नहीं खेलेंगे। मां हुंगजुन को अस्थायी रूप से तानसेन की जगह लेने दीजिए। हर कोई अचंभित रह गया। यह एक अच्छी चीज है, लेकिन मास्टर, आसान टीम में एकमात्र नियंत्रक आत्मा मास्टर है। अगर वह नहीं खेलता है तो क्या ये ठीक है? दाई ने पूछा। हाँ अध्यापक, आप मुझे मंच पर क्यों नहीं आने देते? टैनसेन हैरान लग रहा था। सब लोग अपनी आवाज का लहजा सुने और खुद सोचिए कि आपको खेलने की इजाजत क्यों नहीं है। अच्छे आदमी, यदि आप एक क्रॉस रेसिंग बहन को मंच पर लाते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी द्वारा आपका उपहास नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक और लज्जास्पद है, लेकिन फिर भी आपको डांट पड़ती है। यू शियाओगेंग ने कहा, ज़ियाओजिन, आपकी शारीरिक स्थिति हाल ही में सामान्य नहीं रही है, इसलिए आप फिलहाल नहीं खेलेंगे। जहां तक नियंत्रण आत्मा गुरु तियानी की बात है, आपको योग्य होना चाहिए, है ना? झांग तियानी दंग रह गया। शायद मैं यह नहीं कर सकता। पुरुष ना नहीं कह सकते। दाई ने कहा, एनएमडी। झांग तियानी ने उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हारी सारी आत्मिक कुशलताएं देखी हैं। चौथे आत्मा कौशल का उपयोग किए बिना आपके पहले 3 आत्मा कौशल में बहुत अच्छी मारक क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी गति है। यू शियाओगेंग ने कहा, तेज होने के अलावा आपके आत्मा कौशल में हमलों की एक विस्तृत श्रृंखला भी होती है। इन दोनों को मिलाकर एक नियंत्रित अस्तित्व माना जा सकता है। झांग तियानी ने कुछ देर सोचा और कहा, आप आसान को नौकरी देने पर विचार क्यों नहीं करते? आखिरकार कला में विशेषताएं होती हैं। यू जियाओगेंग ने अपना सिर हिलाया। ज़ियाओजिन की वर्तमान स्थिति खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। टैनसेन थोड़ा आश्वस्त नहीं था। उसने सोचा कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, वह क्यों नहीं खेल सका। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। यू शियाओगेंग उसके शिक्षक हैं, शिक्षक जो भी कहते हैं उसे सुनना पड़ता है। तो फिर मुझे कोशिश करने दो। झांग तियानी ऊपर से थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन वह मन ही मन जोर से हंसा। नियंत्रण, क्या यह आसान नहीं है? क्यों न इस अवसर का लाभ उठाया जाए और टैनसेन को हमेशा के लिए बेंच पर बैठने दिया जाए। इस अध्याय का अंत। अध्याय 133 यदि सिस्टम आकार ले सकता है। अध्याय 133 यदि सिस्टम आकार ले सकता है। यदि किसी नायक के पास कोई रोमांच नहीं है, कोई आभा नहीं है, कोई लड़की नहीं है और सामने आने का कोई मौका नहीं है, क्या वह अभी नायक रहेगा? यदि नायक के पास ये चीजें नहीं है तो उसमें और सहायक भूमिका या सहायक भूमिका में क्या अंतर है? झांग तियानी को अधिक से अधिक महसूस हुआ कि तानसेन को नायक से थोड़ा पारदर्शी व्यक्ति बनाना जो लगभग एक सहायक चरित्र था, एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। जमाना बदल गया है और लोगों को धोखा देने के तरीके भी बदलने होंगे। लेकिन ये बात की बातें हैं। झांग तियानी को अब सबसे पहली चीज जो करनी है वह है खुद को धोखा देना। यदि आप स्वयं को धोखा देते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, उच्च स्तरीय सामग्री को अक्सर अपना उत्कृष्ट स्वाद दिखाने के लिए केवल सबसे सरल खाना पकाने की विधि की आवश्यकता होती है। वही स्वयं को धोखा देने के लिए आपको केवल अन्य लोगों के अवचेतन संदेह को दूर करने के लिए स्वयं को सबसे सरल और सबसे सीधे तरीके से व्यक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही समाज में नहीं सकता। कल से क्रॉप्स आधिकारिक तौर पर प्रभावी होंगे। झांग तियानी ने गहरी सांस ली और पहले से ही तैयार था।
तो सवाल यह है कि क्यों ना आज रात से ही इसका असर शुरू हो जाए। ये बहुत सरल है। मुख्य कथानक के अनुसार एक टीम बनाने और आधिकारिक तौर पर टीम लड़ाई में शामिल होने के बाद आज रात पहली टीम लड़ाई में उनका सामना जिस प्रतिद्वंदी से होगा वह कोई और नहीं बल्कि टीम मैडनेस है। इस मुश्किल टीम का सामना करते हुए झांक यानी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी स्थिति अच्छी हो। अफसोस की बात यह है कि मेन हीरा नहीं आई। यह एकदम सही होगा यदि वह धोखा दिए जाने से पहले मेन हीरा के साथ ही जंगली और चंचल समय बिता सके। हालांकि मेन हीरा उसे नहीं मिली, लेकिन मैं बर्फ और आग की जुड़वा बहनों से मिला। ये सही है। आज रात मुझे नहीं पता कि यह भाग्य था या नहीं। जियो के साथ उनकी टीम की लड़ाई में विरोधियों का मुकाबला एक बार फिर जुड़वा बहनों होंगी और यानी से हुआ। झांक यानी में सुधार होने पर आइस एंड फायर सिस्टर्स का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए अब उनके पास स्तर की ताकत है, लेकिन सिस्टम बहुत समझदार है और उन्हें अपने स्तर को छिपाने में मदद करता है। इसलिए झांक यानी की तरह वे अभी भी सोल मास्टर के आयु वर्ग में घूम रहे हैं। झांक यानी और जेबू के खिलाफ हार को छोड़कर वे फिर कभी नहीं हारे थे। उनकी मजबूत ताकत, शानदार रिकॉर्ड और भव्य उपस्थिति ने उन्हें अनगिनत प्रशंसक बना दिए हैं। जैसे ही मेजबान ने उनके नाम पुकारे, दर्शकों में पहाड़ की गर्जना और सुनामी जैसी भयानक चीखें और तालियां बजने लगी। लाल चांद, नीला चांद, नीला चांद, किंवदंती, किंवदंती। झांक यानी ने अपने दिल में कहा, "पूफ, सिस्टम ठप हो गया। बर्फ और आग का गीत, बर्फ और आग का गीत।" नीचे मौजूद पुरुष दर्शकों का चिल्लाने से गला लगभग बैठ गया था। उनमें से हर एक इतनी जोर से चिल्लाया कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी गर्दन मोटी हो गई। उसके माथे की नसें एक-एक करके बाहर निकल आईं और रक्त वाहिकाएं फटने लगी। कोई कल्पना कर सकता है कि वे इस समय कितने उत्साहित थे। उसके बारे में झांक यानी ने अपने आसपास मौजूद पागल दर्शकों को देखकर बुदबुदाया। मूर्ति प्रभाव, सिस्टम ने कहा, "ये किसी भी युग, किसी भी दुनिया और किसी भी स्तर पर समान है।" झांक यानी ने अपना सिर हिलाया। पृथ्वी पर मैंने ऐसे कई पुरुष नहीं देखे हैं जो कुछ महिला सितारों के लिए इतनी पागलपन और जोर से चिल्लाते हों। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो पुरुष सितारों के प्रति इतनी दीवानी हैं। उन्हें क्षमा करें, दुलु महाद्वीप में इंटरनेट की सुविधा नहीं है और वे सप्ताह के दिनों में कई सुंदरियां नहीं देखते हैं, विशेष रूप से ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली। सिस्टम ने कहा। झांक यानी ने कंधे उचकाए। सिस्टम जारी रहा, "वैसे भी मेन हीरा आज रात यहाँ नहीं होगी। हम बर्फ और आग बहनों के साथ आपके लिए एक पार्टी की व्यवस्था क्यों नहीं करते? हे बर्फ और आग नो स्वर्ग।" सबसे पहले झांक यानी की आंखें चमक उठी और फिर उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। "नहीं तो चलो इसे भूल जाओ।" "क्यों? क्या लाल चांद आपके सौंदर्य शास्त्र से पूरी तरह मेल नहीं खाता?" सिस्टम हैरान था। "मैं आपको इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ?" "ठीक है," झांक यानी ने कहा, "ये बिल्कुल नोटबुक की तरह है जिन्हें मैंने खुद बनाया है। हालांकि मेरी पेंटिंग सजीव और जीवंत है, लेकिन वे नोटबुक के उस्तादों की पेंटिंग से कमतर नहीं है। मैंने जो सुंदरियां बनाई हैं, वे भी पूरी तरह से मेरे सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप हैं, लेकिन मैं इसमें दिलचस्पी नहीं ले पा रहा हूँ। तब तो आप सचमुच एक योग्य रचनाकार हैं।" व्यवस्था की प्रशंसा की। इसके बाद आइए इस खेल के लिए प्रतियोगियों के एक अन्य समूह को आमंत्रित करें। फैंगू च्यूटियन। जब मेजबान ने ये नाम पुकारा तो सारे दर्शक जोर से हंस पड़े। बर्फ और आग बहनों के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। सभी दर्शकों की चीख पुकार और जय जयकार समय रुक गई, मानो उनका गला घोट दिया गया हो। फीनिक्स डांस नाइन हेवंस। अपने पदार्पण के बाद से आइस एंड फायर सिस्टर्स का एकमात्र विफलता रिकॉर्ड इसी फैंगू टीम के कारण था। अप्रत्याशित रूप से आज एक संकरी सड़क पर हमें फिर से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। ये भाग्य है, होंगी फुसफुसाया और उसके होंठ चाटे। "दीदी, कृपया अपनी अभिव्यक्ति शांत करें।" लैन्यू ने उसे ठंडे स्वर में याद दिलाया। होंगी ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, "अरे तुम छोटे मूर्खों, अब तुम निर्दोष होने का नाटक क्यों कर रहे हो? यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता था कि कल रात तुम चुपचाप शौचालय में छुप गए थे और वहां छोटे-मोटे काम करते हुए मास्टर चिल्ला रहे थे।" लैन्यू की अभिव्यक्ति नहीं बदली। "यह मेरी निजी गोपनीयता है। इसके अलावा आप मुझसे अधिक अभिमानी हैं। आप मेरे बारे में बात करने में इतने शर्मिंदा क्यों हैं?" होंगी ने खंडन नहीं किया और बस मुस्कुरा दिया। जियो ने पहले ही दो खूबसूरत बहनों को अपने सामने देख लिया था और उसे अचानक ईर्ष्या होने लगी। "धिक्कार है, हम उनसे फिर मिले। क्या इस भावना से लड़ने वाले क्षेत्र में हमारे लिए कोई अन्य प्रतिद्वंदी नहीं है?" जियो को गुस्से में बुदबुदाया। झांक यानी ने कंधे उचकाए। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आइस एंड फायर सिस्टर्स अपने पदार्पण के बाद से केवल एक बार हारी हैं और उन दोनों को अभूतपूर्व विजय मिली। प्रदर्शन के संदर्भ में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका फिर से आइस एंड फायर सिस्टर्स से सामना होगा। अप्रत्याशित रूप से मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हम दोबारा मिले। होंगी ने फूल की तरह मुस्कुराते हुए कहा। जियो ने जियोमैन की कमर पर चुटकी ली और कहा, "मुझे लगता है कि यह बिल्कुल विपरीत है। आपको देखना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है।" लेकिन दोनों बहनों ने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। वे बस सीधे झांक यानी की ओर देखने लगी। "अरे उनसे कहो कि वे पीछे रहें और ज्यादा अभिमान न करें।" झांक यानी ने अपने दिल में कहा। "उन्होंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है और वे आपको बहुत याद करते होंगे, इसलिए अब जब वे आपको देखते हैं तो वे अनिवार्य रूप से थोड़ा उत्साहित होते हैं। यह मानव स्वभाव है।" सिस्टम ने कहा। झांक यानी ने कहा, "मैं उनसे संयम बरतने के लिए कहने के लिए आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है।" सिस्टम ने आदेश जारी किया। झांक यानी ने उन दोनों से कहा, "उन प्रशंसकों को निराश न करें जो आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आइए शुरू करें।" ऐसा कहने के साथ जियो ने मार्शल स्पिरिट पर कब्जा पूरा कर लिया और झांक यानी ने वांग को भी बुलाया। होंगी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन सिस्टम ने अचानक बोला, "आपकी इच्छा के अनुसार यदि भविष्य में एक दिन मैं मानव रूप में परिवर्तित हो सकूं, तो क्या आपको मुझमें रुचि नहीं होगी?" ये प्रश्न सुनने के बाद झांक यानी तुरंत भ्रमित हो गया। "लानत है, इसका कोई मतलब नहीं है। तुमने अचानक यह अजीब सवाल क्यों पूछा? क्या तुम अभी मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हो? क्या तुम्हें अभी भी यह क्रूर क्षमता है?" झांक यानी ने पूछा, "क्या आप मुझमें दिलचस्पी लेंगे?" झांक यानी चुप था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 134 मेरा हाथ। अध्याय 134 मेरा हाथ। ऐसा लगता है कि इस समय रुक गया है। झांक यानी के कानों की सारी आवाजें गायब हो गई। जो कुछ बचा है वह व्यवस्थित वाक्य है। "यदि मैं रूपांतरित हो सकूं, तो क्या आप मुझमें रुचि लेंगे?" झांक यानी के पास तुरंत उत्तर था, "यदि आप रूपांतरित हो सके।" सिस्टम तुरंत उम्मीदों से भर गया। झांक यानी ने आगे कहा, "तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह है मुझे लड़ने में मदद करना। उन देवताओं और दुर्गों को मारने में मेरी मदद करें।" सिस्टम, बेंगू में रहो, बेंगू में रहो। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी आप ऐसे ही जवाब का इंतजार कर रहे थे। आप सचमुच एक योग्य रचनाकार हैं। सिस्टम को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार तारीफ करें या चिढ़ाएं। झांक यानी उससे बात करने में बहुत आलसी था। यह मूल रूप से था, इंसान को सबसे पहले बदला लेना चाहिए। उन सभी लोगों को मार डालो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। किसी को भी पीछे मत छोड़ो और फिर बच्चों के बीच प्यार के बारे में उन गंदी बातों के बारे में सोचो। मेरा मेजबान कुछ कहना और करना कुछ और पसंद करता है। सिस्टम बुदबुदाया। झांक यानी ने न सुनने का नाटक किया। सिस्टम की चेतावनी के बाद बहनों ने वाकई खुद को बहुत रोका। हालांकि उनकी आंखों में अभी भी हजारों शब्द भरे हुए लग रहे थे, लेकिन उनके मुंह कहीं अधिक ईमानदार थे। आत्मा की लड़ाई शुरू होती है। ये दो लोग अभी भी झांक यानी के लिए कोई मुकाबला नहीं है। एक मिनट तक बिना पानी छोड़े लगे रहने के बाद मैं असफल हो गया। झांक यानी मदद नहीं कर सका, लेकिन बहनों को प्रशंसा के साथ देखा। बहनों ने पानी नहीं छोड़ा, लेकिन उसने भी पानी नहीं छोड़ा। इन दोनों लोगों के बीच सहयोग अब बहुत मौन है और वे न केवल तेज हैं, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया क्षमता भी असाधारण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लैन्यू की मार्शल स्पिरिट यूरोस द्वारा चलाई गई गोली है या शायद ये होंग यू की मार्शल स्पिरिट क्रिम्सन क्वीन द्वारा बनाया गया स्लेश था। वे हुआंग क्वान को सटीकता से मार सकते हैं या रोक सकते हैं, जिसकी गति पूंजी फ्लाइंग तलवार के सक्रिय प्रभाव से नहीं बढ़ती है। ये बहुत डरावना है। झांक यानी अब तक जितने भी लोगों को जानता है, उनमें से तानहाओ के बारे में बात नहीं करते हैं, जिसका नाम लुलो बॉस है। केवल फ्लैंडर्स, सोल सेंट में ही सामान्य गति से उड़ती तलवारों का सामना करने की क्षमता है। लेकिन जब उनकी ताकत को व्यवस्था द्वारा छिपा दिया गया और दबा दिया गया, तो इन दो लोगों के पास केवल आत्मा संप्रदाय की समान ही ताकत थी। उनकी गति और प्रतिक्रिया क्षमता वास्तव में सोल सेंट की तुलना में है। अपमानजनक। चाप से बाहर, मुंह से आह, मेरा लाल चांद, मेरा नीला चांद, बर्फ और आग का मेरा गीत। हम इस लानत फैंगू च्यूटियन से फिर हार गए। धिक्कार है, लानत है, निराश मत हो, निराश मत हो। बर्फ और आग का गीत, तुम हमेशा मेरे दिल में सर्वश्रेष्ठ रहोगे। लाल, नीला, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं। दोनों बहनों को हारते हुए देखकर प्रशंसक इसका वर्णन करने के लिए लगभग रोना शब्द का उपयोग कर सकते हैं। प्रशंसकों के इस समूह ने सोचा कि दोनों बहनें इस बार अपनी शर्म का बदला लेंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे फिर हार जाएंगी। और यदि तुम हारते हो तो तुम हारते हो। आप एक मिनट भी नहीं टिके। कई प्रशंसक इन दोनों बहनों के वीरतापूर्ण रूप को और अधिक देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक मिनट से भी कम समय में हटा दिया गया। आरएनएम रिफंड, मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं देखा है। ये खत्म हो गया है। टिप, फैंगू च्यूटियन, आप लोग बस एक जाल हैं। क्या आप हमारे टिकट के लायक हैं? क्या आप हमारे लायक हैं? पैसे वापस करें। ये सुनकर झांक यानी हैरान रह गया। आखिर क्या बात है? किसने चिल्लाया? धोखा। उसे कैसे पता चला कि मुझे लोगों को बदलाना पसंद है? नहीं, वह बहुत कुछ जानता है। उसे उस व्यक्ति को ढूंढना होगा और उसे चुप कराना होगा। तो क्या तुम्हें सचमुच आज रात बहनों के साथ मौज मस्ती करने के लिए मेरी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है? सिस्टम ने फिर पूछा। कोई जरूरत नहीं है। झांक यानी ने कुछ देर सोचा और कहा, ईमानदारी से कहूं तो होंगी का फिर वास्तव में मुझे रोमांचक करता है, लेकिन जैसे ही मैं उनके बारे में सोचता हूं कि वे आपसे खींचे गए हैं, मेरी रुचि थोड़ी कम हो जाती है। सिस्टम ने बोलती बंद कर दी। आखिरकार इस तरह की चीज व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर करती है और इसे मजबूर नहीं किया जा सकता। डॉट 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 टीम बैटल लाउंज। अरे त्यान्यू, मैंने सुना है कि तुम आज रात फिर बहनों से मिली। जैसे ही दाई बाई ने झांक यानी और जियो को आते देखा, वह तुरंत उनका स्वागत करने गए। इससे पहले कि झांक यानी बोल सके, जियो ने अपनी भौहें उठाई और कहा, बॉस दाई, कृपया मेरे सामने उन दो लोगों का जिक्र करना बंद करें। ठीक है, ठीक है। दाई बाई ने जल्दी से आत्मसमर्पण में हाथ उठाया। जब जियो और तीन लड़कियां निंग और झू झू चुपचाप बातचीत करने के लिए एक तरफ चले गए। दाई बाई झांक यानी के करीब आई और फुसफुसाए, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उनसे मिले हैं। हाँ, झांक यानी ने सिर हिलाया। तो क्या वे अभी तुम्हें मास्टर कहते हैं? दाई बाई ने उम्मीद से पूछा। झांक यानी ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? क्या आपके पास कोई विचार है? दाई बाई ने दर्द भरी आह भरी, कोई भी विचार रखना बेकार है। जियो और मैं निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनसे मिलने के बाद उन्हें मास्टर कहना लगभग पर्याप्त है। बोलने वाले के पास कोई इरादा नहीं होता और सुनने वाले के पास दिल होता है।
दाई मोबाइल के शब्दों ने झांक यानी को प्रेरणा की किरण दी। अरे हाँ, क्या ये संभव है कि ये दोनों बहनें दूसरों पर दांव लगाएं और जीत जाएं तो दूसरों की मालिक बन जाएं? अधिकांश लोगों को इस प्रकार का दांव लगाने में रुचि नहीं हो सकती है, लेकिन दोनों बहनें अलग-अलग हैं, उच्च गुणवत्ता वाली हैं। खैर, इसका उपयोग बाद में मनोरंजन के लिए किया जा सकता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं हो। उसने मुझे मास्टर कहा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। झांक यानी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। दाई मोबाइल ने हंसते हुए कहा, यदि आप सहमत हैं, तो जेबू की मुट्ठी सख्त हो जाएगी। हे हे हे। झांक यानी ने असहाय होकर कंधे उचकाए। इस समय लोगों का एक समूह लाउंज में चला गया। तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी, अरे छोटी लड़की, तुम ऐसी लगती हो जैसे तुम्हारा फिगर अच्छा है। तुम अपना चेहरा क्यों ढक रही हो? मेरे भाई को देखने दो। सभी ने तुरंत निर्दयी भावों से आवाज की दिशा की ओर देखा और फिर एक लंबा मांसल आदमी देखा। यह कोई और नहीं बल्कि मैकबेथ टीम के कप्तान कुंची थे। झांक यानी मन ही मन मुस्कुराए। निश्चित ही वह यही इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि श्रेय की पहली टीम लड़ाई प्रतिद्वंदी टीम मैग्नेस होनी चाहिए। झू झुकविन ने ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकलो, तुम बेशर्म हो, है ना? छोटी लड़की, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जैसे ही वह बोला, कुंची ने अपना बड़ा हाथ उठाया। झू झुकविन नहीं हिले और न ही किसी और ने, क्योंकि उन सभी ने हुआंग की बर्फीली ऊर्जा से परिचित मौत की सांस को महसूस किया है। तभी जब कुंची ने झू झुकी के सामने अपना हाथ बढ़ाया, हर किसी को लगा कि उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं क्योंकि एक काली रोशनी तेजी से बाएं से दाएं चमक रही थी। कुंची हर तरफ कांप उठा। उसे अपनी दाहिनी कलाई से ठंडक और सुंदरता महसूस हुई। अगला दूसरा, उसका दाहिना हाथ धीरे-धीरे उसकी कलाई पर साफ सुथरे कट के साथ नीचे फिसला और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी कलाई पर लगा चीरा जम गया था, इसलिए खून बाहर नहीं निकला। उसी समय घाव से उसके शरीर में काले धागे जैसी काली ऊर्जा की धारियां प्रवाहित हो रही थी। आह, मेरा हाथ! इस समय कुंची को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। उसने अपनी दाहिनी कलाई पकड़ ली और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अगले भाग के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।